हाँ मुझे पता है तुम लोग इसी बारे में सोच रहे हो कि मैं बोलूंगा हेलो दोस्तों, लेकिन नहीं, तुम लोग हेडफोन लगा लो पहले। ये जरूरी चीज है, नहीं तो मार पिटाई हो सकती है तुम्हारे घर के ऊपर। आगे जो बोला वो सोच के आया हूँ यहाँ पे बताने के लिए, पहले वार्निंग दे रहा हूँ। हाँ तो अब लो इंट्रो। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। जस्ट अभी सुप्रीम क्लास मास्टर की वीडियो खत्म करके आ रहा हूँ, बेसिकली उसका थर्ड पार्ट। तो मैंने सोचा क्यों ना एक न्यू मानवा की तैयारी कर ली जाए, तो इसीलिए मैंने इसे ढूंढा और मुझे सुनने दिया कुछ राइज ऑफ द मशरूम किंग। मैं समझ गया कि कुछ तो मैटर सीरियस है, इसे पढ़ना पड़ेगा। तो मैं इसे पढ़ते पढ़ते एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा। मेरा जो रिएक्शन रहेगा वो जेन्युइन रिएक्शन रहेगा और ऑनेस्ट। कि रात के 1:11 हो रहे हो, मेरे कमरे में कोई नहीं है। इसका मतलब तुम समझ रहे हो ना तया। इसलिए मैं यहाँ पे कुछ भी बोल सकता हूँ क्योंकि मैं कमरे में अकेले हूँ। एपिसोड की शुरुआत ही हमारा मेन कैरेक्टर मर्क्यूरी इनकार्नेट होता है डायरेक्ट। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। उसे अपना शरीर अजीब सा लग रहा है। उसकी यहाँ पे जो विजन है वो पूरी तरीके से ब्लैक हो चुकी है। वो मन के अंदर गाली देता है जानो किसको, बिजली विभाग को, ये कहते हुए कि सालों को मैंने 1 महीने का बिल एडवांस में पे किया था, मर गया, बताओ पैसे फालतू में दे दिए मैंने। मर गया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे फालतू में दे दिए ये इंपॉर्टेंट है। जेन्युइन टेंशन है भाई। उतने में मेन कैरेक्टर को महसूस होता है कि कुछ तो है जो कि उसकी आंखों को कवर करे हुए है। जिसके बाद ये अपना घूंघट उठाता है तो फिर इसकी 2 आंखें दिखाई देती हैं और तब जाके भाई साहब अपने पूरे शरीर को देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये बन चुके हैं कुकुरमुत्ता एके मशरूम। सर पे लाल टोपी है और दिल है हिंदुस्तानी। और इतना नहीं, भाई को पता चलता है कि ये एडवांस वर्जन में इवॉल्व हुए हैं, यानी कि इनके पैर भी है, ये जमीन पे गाड़े नहीं रहते। अब तो गाना भी फिट हो गया, मेरा जूता है जापानी, सर पे लाल टोपी है और दिल है हिंदुस्तानी। इसके बाद ये खुद को यहाँ पे रिफ्लेक्शन में देखते हुए कहता है ये क्या है भाई, क्या बन गया मैं। जिसके बाद ये सोचता है कि मेरे साथ क्या हुआ था, मैं कैसे टपक गया। जिसके बाद ये कुछ सोचता है और इसकी सोच है, क्या सोच रहा है रे तुम माइला कूतरिया, तू कह रहे गंदे विचार कर तो यस। गाना ना बोल नहीं पाया भाई, जुबान खसक गई मेरी मराठी में। और तो ये मत सोचो कि ये बिस्तर के ऊपर लगा पड़ा है, नहीं भाई, लगा तो पड़ा है, मेहनत कर तो रहा है, लेकिन कुर्सी पे बैठ के। इफ यू आर द गूनर नो द मिथ। और तब इसे याद आता है कि ये मुट्ठी मारते हुए मर गया और रिकार्नेट हो गया एक मॉन्स्टर मशरूम के अंदर। सॉरी यार, मैं तुम्हें बताना भूल गया, हेडफोन पहन लो, ये मनवा अजीब है, पता है, जल्दी वार्निंग नहीं दे रहा हूँ। इसके बाद ये ऊपर की तरफ चीखते हुए कहता है जैसे कि भगवान से कंप्लेन कर रहा हूँ कि भैया मैं ऐसे कैसे मर सकता हूँ यार, ऐसे हालातों में लड़कियों की तरफ देखूंगा कैसे दोबारा। और ये भगवान से जानते हो क्या मांगता है, मुझे दोबारा जिंदा करो, नहीं सुंदर चेहरा लौटा दो, साली और कोई काम नहीं तेरे पास। उतने में कोई पीछे से आवाज लगाता है इसको और से कहता है ब्रदर जियांग बाओ पीछे तो देखो। तो जब ये पीछे मुड़ के देखता है तो फिर उसे यहाँ पे एक लड़की दिखाई देती है और इसकी आंखें खड़ी की खड़ी रह जाती हैं। एकदम सुंदर लड़की जो कि उसे बुला रही थी एकदम प्यार से। इसकी आंखें भाई दिल शेप के अंदर बदल जाती है और वो आगे से कहती है देखो तो इस मशरूम डंजन के अंदर भी इतनी खूबसूरत लड़कियां हैं। लेकिन तभी से याद आता है 1 सेकंड, जिसके बाद ये अपनी आंखें साफ करता है। तब इसे रियलिटी हिट करती है कि सामने सिर्फ एक नॉर्मल सा मशरूम है जो कि कुपोषित है। वो मशरूम भी आगे से कहता है ब्रदर जियांगो आजकल कुछ ज्यादा ही अजीब बातें कर रहे हैं, इनसे दूर रहना पड़ेगा, इनके लक्षण ठीक नहीं है। तब जाके इसे होश आता है कि असल में ये हवसी हो रखा है, इसकी हवस इस पे कुछ ज्यादा ही उछाले मार रही है। इसके बाद वो फीमेल मशरूम से पूछता है तो फिर हम लोग यूजुअली क्या बात करते हैं, जिसपे वो फीमेल मशरूम आगे से बताती है कि वो लोग यहाँ पे मशरूम मैन है, तो वो नॉर्मली यही कहते हैं हमलावर आ गए उन्हें मार दो। हाँ भाई, यही आवाज निकाली इसने, ये मत सोचो कि मैं स्पेशल इफेक्ट मार रहा हूँ। कहता कि जियांग बॉबी आगे से कहता है 1 सेकंड, 2 तो ठीक थी, ये तीसरी कहाँ से आ गई भाई, ऐसी कौन आवाजें निकालता है। उतने में यहाँ पे जितने बाकी मशरूम मैन थे वो यहाँ पे इंट्रूडर्स यानी हमलावरों के पीछे दौड़ लगा देते हैं। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे हमलावरों को देखते हैं और ये हमलावर नहीं थे, ये साले दैत्य थे, उनकी बॉडी सॉडी देख रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे 1 लेवल का ऑर्क आर्चर आता है और साथ ही में 1 लेवल का ऑर्क वॉरियर भी। आर्चर यहाँ पे वॉरियर से कहता है कि क्या हम दोनों यहाँ पे काफी होंगे बिना किसी हीलर के। इस पे वॉरियर आगे से कहता है कि चिंता ना करो। बाय द वे आर्चर का नाम यहाँ पे लाबू है और वॉरियर का नाम यहाँ पे काबू है। लाबू काबू मार दो झाबू। खैर काबू यहाँ पे लाबू से कहता है कि चिंता ना करो, इस डंजन के अंदर जितने भी मॉन्स्टर हैं वो सभी लो लेवल के हैं और साथ में ये डंजन के जितने भी मॉन्स्टर हैं वो सब 1 नंबर के बेवकूफ हैं। इन लोगों की जितनी भी लाइन्स है उनकी मूवमेंट्स है वो सब यहाँ पे फिक्स्ड पैटर्न के अंदर है। बेसिकली यहाँ पे जो डेवलप हुआ है वो इसलिए होता नहीं, कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पे एक ही काम करते रहते हैं, सालों के पास यही काम है। जैसे GTA के अंदर बार टेंडर होता है तो वो दारू ही बनाता रहता है, कस्टमर हो या ना हो, और एग्जैक्ट वही लाइन बोलेगा, वी हैव टू गॉट यू सर, वी हैव टू गॉट यू सर, वी हैव टू गॉट यू सर, वी हैव टू गॉट यू सर। बस भाई समझ गया है, आगे बोलो। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1 लेवल का लिटिल मशरूम यहाँ पे काबू के ऊपर हमला कर देता है और काबू बल्ला बस एक ही बार में घुमाता है और यहाँ पे उस लिटिल मशरूम के चीथड़े उड़ा देता है। इसके बाद वो पीछे मुड़ के लाबू से कहता है कि देखा मैंने तुमसे बोला था ना। जिसपे लाबू आगे से कहती है फिर तो हम लोग यहाँ पे स्पीड रन कर सकते हैं, बेसिकली जल्दी जल्दी लेवल अप कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिटिल मशरूम्स को देखते हैं और वे तेजी के साथ आगे बढ़े थे और डायरेक्ट सीधा चार्ज कर रहे थे और सीधा चार्ज कर रहे तो सीधा मार भी खा रहे थे, सीधा एलिमिनेट होते ही जा
रहे थे। वहीं पे काबू इनको भाई गाजर मूली की तरीके काटे दे रहा था, एकदम सब्जियों की तरीके। तो इसको देख के यहाँ पे जियांग बाओ आगे से कहता है, ये क्या आतंक मचा रखा है भाई इन लोगों ने, ये लोग सीधा सर्च क्यों कर रहे हैं एकदम सीधा, जब इन्हें पता है कि सामने से हमला डायरेक्ट पावरफुल होगा। तुम लोग भागने के बारे में क्यों नहीं सोचते जब तुम उन्हें हरा नहीं सकते। जिस पे फीमेल मशरूम आगे से बताती है क्योंकि वो लोग मशरूम मैन है, एनपीसी, नॉन प्लेबल कैरेक्टर्स। वो लोग जो कुछ भी करते हैं उसे यहाँ पे प्रोग्राम किया गया है। वो लोग यहाँ पे प्लेयर्स की तरीके फ्री नहीं है कि मन में जो आए वो कर दे। जियांग बाओ आगे से कहता है कि वो दोनों प्लेयर्स हैं, मुझे तो लगा था कि यहाँ पे प्लेयर्स से ज्यादातर ह्यूमन ही होते हैं। फीमेल मशरूम आगे से बताती है कि वो बस एक नॉर्मल से यहाँ पे एनपीसी है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा लाइन्स के साथ में और थोड़े से एक्सपोजन के साथ में। बेसिकली ये एनपीसी अभी भी है, लेकिन इसके पास ज्यादा फ्रीडम है नॉर्मल एनपीसी के मुकाबले में, इसीलिए वो जियांग बाओ को ये सारी नॉलेज दे पा रही है। और इतना ही उसे सिर्फ पता है। उतने महिला वो इन लोगों को देख लेती है तो वो एरो से इनके ऊपर शूट करती है। हालांकि वो बस एक बित्ता से बच गए थे, लेकिन जियांग जैसे ही देखता है कि लाबो उनके ऊपर एक और आरो छोड़ने वाले, तो वो तुरंत अपनी जान बचा के भागता है और फीमेल मशरूम से भी कहता है भागो, लेकिन ये भागी नहीं रही थी क्योंकि ये इसकी प्रोग्रामिंग के अंदर नहीं है कि ये भागे। जियांग उससे कहता है कि तुम भाग काहे नहीं रही भाई, इंतजार किस बात का है तुमको। जिसपे फीमेल मशरूम आगे से बताती है कि भागने इन लोगों के ऑप्शन में है ही नहीं और ना इनकी प्रोग्रामिंग में। तो जियांग यहाँ पे उस फीमेल मशरूम का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है मेरे साथ भागो। और वो जैसे ही यहाँ पे फीमेल मशरूम को भगाने की कोशिश करता है तो फिर यहाँ पे डाटा करप्ट होने लगता है, एनॉमली होने लगती है डाटा के अंदर। एनॉमली को मैंने 1000 बार तुम लोगों को बताया है, कुछ भी अजीब हो रहा हो नॉर्मल से। इसीलिए यहाँ पे जैसे जैसे जियांग उसे खींचने की कोशिश करता है वैसे वैसे डाटा यहाँ पे एनॉमली के अंदर बदलते जाता है और जियांग उसको खींचते हुए कहता है मुझे घंटा तुम्हारी प्रोग्रामिंग के बारे में पता नहीं और ना ही मुझे फर्क पड़ता है, वैसे ये एनॉमली क्या चीज है भाई। फीमेल मशरूम भी अब यहाँ पे जियांग की मेहनत को देख और उसके एफर्ट्स को देखते हुए थोड़ा सा जोर लगाती है तो वो सक्सेसफुली यहाँ पे प्रोग्रामिंग को तोड़ देती है और जियांग आगे से कहता है कि सर्वाइवल फर्स्ट आता है। इसके बाद वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। इन दोनों प्लेयर्स को महसूस हो जाता है कि ये लोग भाग रहे हैं, जिसका मतलब है कि यहाँ पे एक बग है। काबू आगे से कहता है कि वो इसके बारे में यहाँ पे एडमिन को रिपोर्ट सबमिट कर देगा जैसे ही वो लोग बाहर जाएंगे। लाबू आगे से कहती है बग हो या ना हो, लेकिन हम उन दोनों मशरूम्स को यहाँ पे भागने नहीं दे सकते हैं। काबू से कहता है ठीक है, मैं यहाँ पे लॉग आउट करता हूँ और बग के बारे में सबमिट करके आता हूँ और तुम उनके पीछे जाओ लेकिन मरना नहीं। इस पे लाबू आगे से कहती है तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, मैं भला यहाँ पे कैसे मर सकती हूँ। इसके बाद हम इन दोनों को देखते हैं जो की अपने नन्हे नन्हे वायरों से टिटी करते हुए एक ऐसे जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे ट्रेजर बॉक्स था। वहीं पे जियांग वो फीमेल मशरूम से पूछता है कि यहाँ पे कोई वेपन है जिसका हम लोग इस्तेमाल कर सके। फीमेल मशरूम आगे से बताती है कि यहाँ पे मशरूम मैन वेपन इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे प्रोग्राम नहीं किए गए हैं। उतने में ही जियांग को ट्रेजर बॉक्स दिख जाता है तो वो उसकी तरफ आगे बढ़ता है। ये कहते हुए अगर यहाँ पे चेस्ट है तो फिर उन लोगों को कोई यहाँ पे वेपन मिल सकता अगर ये लकी हुए तो। फीमेल मशरूम आगे से बताती है कि ये चेस्ट यहाँ पे सिर्फ एक्सक्लूसिव प्लेयर्स के लिए डिजाइन किए गए हैं, मशरूम मैन इन्हें ओपन नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग जियांग को देखते हैं जो की अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो फिर दोबारा डेटा यहाँ पे करप्ट होने लगता है और एनोमली होने लगती है, जिसके बाद वो सक्सेसफुली बड़े आराम से यहाँ पे ट्रेजर चेस्ट को ओपन भी कर देता है। जिसको देखी फीमेल मशरूम काफी ज्यादा हैरान हुई थी और वो हमें बताती है कि पुराना वाला जियांग ऐसा सब कुछ भी नहीं करता था, लेकिन अचानक से जियांग यहाँ पे काफी ज्यादा बदल चुका है। जियांग यहाँ पे कह रहा था कि ट्रेजर के अंदर काफी ज्यादा अच्छा सामान भरा हुआ है। उतने में यहाँ पे लाबू आ जाती है जो कि डायरेक्ट जियांग के ऊपर एरो शूट करती है। फीमेल मशरूम ने एरो को आता हुआ देख लिया था तो उसके कदम आगे अपने आप ही बढ़ जाते हैं, जबकि उसे भी नहीं पता था कि उसने अपने कदम क्यों बढ़ा दिए, क्योंकि मशरूम मैन्स के अंदर ये यहाँ पे प्रोग्रामिंग नहीं की गई है कि वो लोग अपने टीममेट्स को यहाँ पे सेव करें। लेकिन फिर भी फीमेल मशरूम आगे बढ़ती है और वो जियांग के चोट को अपने ऊपर ले लेती है, ये कहते हुए वो किसी को भी अलाउ नहीं करेगी जियांग को चोट पहुंचाने को। वहीं पे जियांग की आंखों के सामने ही फीमेल मशरूम के अंदर तीर घुस जाता है और वो आर पार हो जाता है और उतने में हिला वो दूसरा शॉट भी चला देती है जो कि सीधा यहाँ पे जियांग की तरफ आगे बढ़ रहा था। लेकिन अचानक से जियांग के अंदर का हीरो जाग उठता है और उसके स्टिंग्स साथ देते हुए वो इजिली यहाँ पे ट्रेजर के अंदर से एक गड़सा बाहर निकालता है और उस एरो को डिफ्लेक्ट कर देता है, जिसको देख के तो यहाँ पे लाबू भी हैरान हो गई थी कि एक लो लेवल का मशरूम मॉन्स्टर यहाँ पे उसके एरो को कैसे डिफ्लेक्ट कर सकता है। यहाँ तक कि उसने एक ट्रेजर चेस्ट को भी ओपन किया जो कि सिर्फ प्लेयर ही कर सकते हैं और लाबू आगे से यही बोलते हैं ये वाला बग तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है। इसके बाद हम लोग काबू को देखते हैं जो कि आगे से एडमिन को इन सभी बग्स के बारे में बता देता है। तो एडमिन आगे से कहता है जिंदा न करो, मैं समझ गया। काबू उसे पूछता है कि इन सभी डंजन के अंदर कितना टाइम और ये कितनी देर तक चलती रहेंगी, क्या वे भी ऐसे बग आते जाएंगे। जिसपे एडमिन आगे से बताता है प्रिसाइजली बताऊं तो ये डंजन काफी लंबे टाइम से चलती हुई आ रही है और इनका जो मेंटेनेंस है वो यहाँ पे रुका हुआ है, इसलिए कोई सरप्राइज करने वाली बात नहीं कि यहाँ पे ऐसे छोटे मोटे बग्स आते रहते हैं। एडमिन आगे से बताता है ग्रेट लीच को इस बात का डर था कि जब इंसानों के साथ यहाँ पे गठबंधन हो जाएगा, बेसिकली हो गया है, तो फिर हीरो के पास जब करने को कुछ भी नहीं होगा तो वो साले यहाँ पे बेफालतू में कुछ न कुछ कांड करते रहेंगे। इसलिए यहाँ पे ग्रेट लीच वो ने जो खून चूसती है नाम ही है ये, इसीलिए ग्रेट लीच ने सोचा कि वो यहाँ पे इंसानों के मनोरंजन के लिए बेसिकली एंटरटेनमेंट के लिए एक डंजन बना दे जहाँ पे वो जा सके प्लेयर्स के तौर पे, वो वहाँ जाके मॉन्स्टर्स को हंट कर सके, रिसोर्स को फार्म कर सके और लेवल अप कर सके और अपनी बोरियत को वहाँ पे मिटा सके। इसलिए जब भी
किसी प्लेयर को यहाँ पे बग मिलता है तो वो लोग यहाँ पे नेक्रोमेंसर एडमिन को यहाँ पे रिपोर्ट कर देते हैं, जिसके बाद वो थोड़ा सा टाइम लेके उन्हें यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। इतना बताने के बाद सीन डायरेक्ट लाबो के ऊपर सेट हो जाता है और लाबो आगे से कहती है इंतजार करो, किस लिए, इस बार तो मैं खुद ही यहाँ पे इसे फिक्स कर दूंगी। जिसके बाद वो दोबारा यहाँ पे जियांग बाओ के ऊपर एरो से शूट करती है, लेकिन जियांग बाओ अगले ही पल यहाँ पे गड़से को घुमाते हुए इजिली उस एरो को भाई 20 से 2 हिस्सों में काट देता है और बाद में हम ही से कहता है कि इस मशरूम मैन की यहाँ पे जो बॉडी की एजाइल मूवमेंट है, बेसिकली जो रफ्तार है, फुर्ती, वो कुछ ज्यादा ही हाई है। मशरूम बॉडी के यहाँ पे जो बेस स्टैट्स हैं वो सच में काफी बढ़िया हैं। बेसिकली इनके जो बेस स्टैट्स हैं, नॉर्मल जो स्टैट्स रहते हैं, वो भी यहाँ पे काफी हाई हैं। जिसके बाद लाबो और भी यहाँ पे कई सारे एरो को शूट करती है, लेकिन यहाँ पे जियांग बाओ इजिली उन सभी को डिफ्लेक्ट कर देता है। इसके बाद वो पीछे ट्रेजर चेस्ट की तरफ देखते हुए सोचता है कि अगर वो यहाँ पे लाओ के पास जाएगा तभी वो उसे हरा पाएगा, लेकिन इन छोटी छोटी टांगों के साथ में इतनी दूर तक जाने में सदियों लग जाएंगी। इसीलिए जानते हो वो क्या करता है, वो ट्रेजर बॉक्स के ऊपर वाले ढक्कन को 20 से 2 हिस्सों में काटता और उसे शील्ड के तरीके इस्तेमाल करता है और काबो के जितने भी एरो थे उन्हें यहाँ पे ब्लॉक कर लेता है। इसे तो लाबो भी हैरान हो गए थे कि साला इस मशरूम रंगों को ऐसे पता कि वो यहाँ पे चेस्ट लीड को एक शील्ड के तौर पे इस्तेमाल कर सकता है। ये सारे एक्शन तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एक ह्यूमन करता है, एक प्लेयर करता है। इसके बाद जियांग बाओ आगे से ट्रेजर लीड को यहाँ पे शील्ड के तरीके इस्तेमाल करते हुए लगातार लाबो की तरफ आगे बढ़ते रहता है। वह भी ये बोल रहा था कि नन्हे नन्हे पैरों से सदियां लग जाएंगी, लेकिन पहुंच गया साला 2 सेकंड के अंदर ही। और वो जैसे यहाँ पे लाबो के पास पहुंचता है तैसे ही शील्ड को पीछे छोड़ता है और आगे से अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए लाबो के ऊपर हमला करता है और 20 से उसके 2 टुकड़े कर देता है। इसकी स्ट्रेंथ कितनी हाई है भी, इसने लाबो के 20 से 2 टुकड़े कर दिए। लाबो को नीचे बिछाने के बाद में जियांग बाओ का सिस्टम बाहर निकलता है, जो कि उसे यहाँ पे कांग्रेचुलेट करता है उसके फर्स्ट ब्लड के लिए, बेसिकली पहले किल के लिए। ये एक ऐसी अचीवमेंट होती है जो कि स्टीम ज्यादा देता है प्लेयर्स को। साथ ही में सिस्टम यहाँ पे जियांग बाओ को बताता है कि उसने यहाँ पे मशरूम एंड रेशियल टैलेंट को अनलॉक कर दिया है, जो कि है माइसेलियन नेटवर्क। बाय द वे अगर इसे मतलब हमारी रियलिटी में बोला जाए तो इसको माइसेलियम नेटवर्क बोला जाएगा। बेसिकली जो मशरूम स्पीसीज रहती हैं वो जड़ों के नीचे ही, बेसिकली जमीन के अंदर ही एक दूसरे मशरूम के साथ अपने न्यूट्रिएंट, बेसिकली जो पोषक तत्व होते रहते हैं, उन्हें यहाँ पे शेयर कर लेते हैं। इमेज में दिख रहा होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स ये मानवा है तो फिर इसके अंदर इसको यहाँ पे काफी ज्यादा एडजस्ट किया जाएगा और एकदम हाई लेवल पे दिखाया जाएगा। बाकी रियलिटी में बिल्कुल ऐसे काम करता है जैसे नॉर्मल करता है फंगस के तरीके। माइसेलियन नेटवर्क के चलिए यहाँ पे जो जियांग बाओ है वो यहाँ पे अपने मिनियंस के अंदर इन्फॉर्मेशन एंड स्पोर्ट्स को यहाँ पे शेयर कर सकता है और यहाँ पे बांट सकता है, भेज भी सकता है। इन्फॉर्मेशन के बारे में तुम्हें पता होगा, स्पोर्ट्स बेसिकली यहाँ पे स्पम, जैसे कि यहाँ पे फूल हो गया, सब्जियां हो गया, उनके जो कुछ देखा होगा ना जो हवा में उड़ते रहते हैं छोटे छोटे से, उनको स्पोर्स बोलते हैं। ये किसी दूसरे प्लांट पे जाके चिपक जाते हैं और वहीं से उनका रिप्रोडक्टिव शुरू हो जाता है। ऑफ कोर्स तुम्हें यहाँ पे इमेज दिखाई दे रहे होगे क्योंकि इसको मैं एडिट कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि इसको हाई लेवल पे लेके जाएंगे, इसीलिए जियांग बाओ अपने मिनियंस यानी टीममेट्स के साथ में स्किल, एक्सपीरियंस पॉइंट, ये सब कुछ भी शेयर कर सकता है। साथ ही में इसी के जरिए वो लेवल अप भी कर सकता है। इसके बाद वो एक और अपने रेशियल टैलेंट को यहाँ पे अनलॉक करता है। रेशियल मींस मतलब उसका जो खुद का टैलेंट है, स्पीसीज का टैलेंट। जैसे कि घोड़े हो तो फिर तेज दौड़ोगे ही ना, अगर सांप हो तो फिर जहर तुम्हारे पास होगा ही ना, उसको रेशियल टैलेंट बोल रहे हैं ये लोग। खैर ये वाला रेशियल टैलेंट यहाँ पे प्लांट मशरूम था। प्लांट मशरूम के अंदर यहाँ पे जियांग बाओ अपने आप को या फिर अपने टीममेट्स को किसी एनिमी क्रॉप्स यानी कि लाश के ऊपर प्लांट कर सकता है, या फिर किसी दूसरी जगह पे जहाँ पे न्यूट्रिएंट की एकदम भारी तादाद हो, बेसिकली जहाँ पे पोषक तत्व एकदम हाई हो, ताकि वो उस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके एचपी को रिस्टोर किया जा सके। और जब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन पूरा फुल हो जाएगा तब तुम अपने एनिमी की क्लास और स्किल्स को भी हासिल कर सकते हो। साथ ही में जियांग बाओ यहाँ पे अपनी फॉर्म्स को भी स्विच कर सकता है, या तो वो यहाँ पे मशरूम मैन के रूप में रह सकता है या फिर किसी दूसरी फॉर्म के अंदर। इसमें यहाँ पे रिसीव्ड फॉर्म लिखा हुआ है जो कि मुझे समझ में नहीं आया, गूगल पे किया तब भी। खैर जियांग बाओ यहाँ पे सिस्टम पाके बिल्कुल भी हैरान नहीं होता, क्योंकि वो पहले यहाँ पे एक मशरूम मैन के अंदर रिकार्नेट हुआ है, तो फिर सिस्टम पाने से उसे कौन सी हैरानी होगी। इसके बाद जियांग बाओ लाबो के ऊपर अपने प्लांट मशरूम स्किल को यहाँ पे एक्टिवेट करता है, तो फिर वो लाबो की बॉडी के अंदर से उसके जितने भी यहाँ पे न्यूट्रिएंट थे उनको एब्जॉर्ब करना शुरू करता है। और ये वाली फीलिंग पाके ये खुशी हो गया था, और ये वाली फीलिंग उसे यहाँ पे एकदम खचाखच आगे पीछे करने वाली पिचकारी वाली फीलिंग के बराबर लग रही। हवास देख रहे हो तुम लौंडे की। और तब जाके जियांग बाओ को यहाँ पे अपनी फीमेल दोस्त के बारे में याद आता है कि ये तो मेरे लिए अपनी जान दी थी। इसके बाद जियांग बाओ यहाँ पे अपने फीमेल मशरूम और साथ में यहाँ पे लाबो की बॉडी को एक साथ रखता है। इसके बाद वो दोबारा यहाँ पे अपने प्लांट मशरूम एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, और जैसा कि अभी सिस्टम ने बताया था कि यहाँ पे जियांग बाओ अपनी सारी स्किल्स का इस्तेमाल अपने ऊपर भी कर सकता है और साथ ही में अपने टीममेट्स के ऊपर भी। इसीलिए जियांग बाओ यहाँ पे अपने फीमेल मशरूम के साथ में और लाबो के साथ में प्लांट मशरूम स्किल का इस्तेमाल करता है और उन दोनों को आपस में एक साथ बांट देता है, जिससे यहाँ पे जो फीमेल मशरूम है वो लाबो की सभी न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेती है, साथ ही में उसकी क्लास को भी। इसीलिए जब अपनी फीमेल मशरूम यहाँ पे दोबारा रिवाइव होती है तब वो यहाँ पे एक मशरूम की तरीके रिवाइव नहीं होती, बल्कि वो यहाँ पे फॉर्म ले लेती है एक ऑर्क की। तो जब ये रिवाइव हो रही थी तो इसका एकदम जलवा हाई था। बेसिकली इतनी ज्यादा ये खूबसूरत लग रही थी कि इस बंदे की नाक से पिचकारी निकल जाती है। हवास कम कर ले भाई, और आई कांट ब्लेम हिम। फीमेल मशरूम सच में अच्छी लग रही है भाई। बाय द वे जो डिजाइनर है वो कुछ ज्यादा ही अच्छा है, कपड़े के साथ में ये रिवाइव हुई है। यहाँ पे फीमेल मशरूम की जो यहाँ पे क्लास थी वो सिर्फ चेंज हुई थी, जो कि आर्चर थी, बाकी भी इनकी रेस चेंज नहीं हुई थी, ये अभी भी मशरूम में आर्चर ही थे। इसकी रैंक गार्ड थी, इसका प्राइमरी स्टैट्स एजिलिटी था, बेसिकली फुर्ती। इसके पास भी रीसेल टैलेंट
टैलेंट वही था मशरूम मैन माइसेलियम। जैसा कि सिस्टम ने बताया था कि यहाँ पे तुम जिस भी किसी की बॉडी के ऊपर अपने मशरूम टैलेंट का इस्तेमाल करोगे उसकी स्किल और यहाँ पे क्लास को एब्जॉर्ब कर लोगे। तो फीमेल मशरूम के साथ में यही हुआ था, उसने यहाँ पे ऑर्क की क्लास को एब्जॉर्ब कर लिया था, इसलिए उसके पास यहाँ पे ऑर्क बजरकर एबिलिटी थी जिससे वो अपने डैमेज को यहाँ पे 30% से बढ़ा सकती थी, जो कि सिर्फ यहाँ पे 20 सेकंड के लिए ही चालू रहेगा। हालांकि इसका कूल डाउन सिर्फ 5 ही मिनट था। जिसके बाद दूसरी स्किल भी थी जो कि यहाँ पे रेंज टाइप थी, क्योंकि ये आर्चरर है, लेकिन ये एरो इस्तेमाल नहीं करेगी, ये इस्तेमाल करेगी पैरासिटिक स्पोर बुलेट्स, वही स्पम वाली बुलेट्स। कहने में गंदा लगता है इसलिए मैं इसे स्पोर ही बोलूंगा। खैर इस स्पोर बुलेट के अंदर वो यहाँ पे अपने स्पोर को अपने एनिमी के ऊपर लॉन्च कर सकती है, जिससे वो उनके न्यूट्रिएंट को धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब करता रहेगा और एनिमी को पता भी नहीं चलेगा, और वो जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेगा जिससे हील यहाँ पे अपनी खुद की बॉडी होगी। फीमेल मशरूम आगे बढ़ती है और वो यहाँ पे जियांगबाओ को आगे से ग्रीट करती है, कहते हुए ग्रीटिंग चीफ्स, मुझे एक नाम दीजिए। और मुझे ये बात बुरी लगी कि यहाँ पे ये फीमेल मशरूम पुरानी यादें सारी भूल गई। तो उसने यहाँ पे जियांगबाओ को बचाया था वो सब कुछ। सिस्टम बाहर निकलता है और वो जियांगबाओ को बताता है कि तुमने अपना पहला फर्स्ट मशरूम मैन कल्टीवेट किया है सबऑर्डिनेट के तौर पे, जल्दी से उसको नाम दो। जियांगबाओ काफी ज्यादा देर तक सोचता है, क्योंकि मशरूम के पास नेम नहीं रहता, तो ज्यादातर नेम लेस ही रहते हैं, इसीलिए वो थोड़ा बहुत सोचता है। जिसके बाद वो फीमेल मशरूम का नाम यहाँ पे साइफेंग रख देता है। साइफेंग को यह नाम पसंद आता है क्योंकि इसके पास इमोशन नहीं है, ये अपने नाम को रख लेती है। इसके बाद वो यहाँ पे जियांगबाओ से पूछती है कि अब वो लोग कौन से रियलम को यहाँ पे क्लियर करने के लिए जाने वाले हैं। जियांगबाओ उससे कहता है रियलम, इस बारे में बात कर रही हो भाई, हम लोग मॉन्स्टर हैं, एनपीसी, हमारी टॉप प्रायोरिटी यहाँ पे प्लेयर्स को मारना ही तो है, तो हम लोग वही करेंगे। इसके बाद हम बेचारी लाबो की हड्डियां देख पाते हैं और तभी उनकी हड्डियों के ऊपर पैर रखता है अपना काबू और उनकी धज्जियां उड़ा देता है, कम से कम विसर्जित ही कर देता साले। खैर काबू को समझ में आ जाता है कि एक ट्रेसिट मॉन्स्टर यानी कि 2 कौड़ी की मशरूम ने यहाँ पे काबू को खत्म कर दिया, लेकिन एक लो लेवल का मशरूम मैन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, जिसका मतलब यही है कि वो एक रेयर इलाइट है, बेसिकली एक खास तरीके का यहाँ पे मशरूम है, एनपीसी है, तो इसको मारने से वो यहाँ पे एकदम अच्छी लूट को ड्रॉप करेंगे। इसलिए काबू आगे से कहता है अगर वो लकी हुआ तो फिर वो यहाँ पे ब्लू गियर को भी पिकअप कर सकता है, जिससे वो एक बहुत बड़ा फॉर्चून बना लेगा। इसलिए वो तेजी के साथ आगे बढ़ जाता है यहाँ पे जियांगबाओ को खत्म करने के लिए, और ये अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है जो कि था ऑर्क चार्ज। और अगले ही पल इसको यहाँ पे जियांगबाओ मिल भी जाता है जो कि इसी के इंतजार में खड़ा हुआ था। हालांकि जियांगबाओ इजीली उसके ऑर्क चार्ज को यहाँ पे डॉज कर लेता है और काबू सीधा दीवार में जा घुसता अपनी मुंडी घुसा लेता है। वह पे जियांगबाओ तेजी के साथ भागने लगता है, और साथ ही में जब इसने यहाँ पे डॉज किया था तब इसने यहाँ पे काबू के ऊपर एक छोटा सा स्लैश भी मार दिया था। हालांकि उस स्लैश से काबू के सिर्फ थाई के ऊपर एक हल्का सा कटी लगा हुआ था। जियांगबाओ को समझ में आ जाता है कि ये वॉरियर यहाँ पे आर्चर से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक सिंगल स्लैश सिर्फ छोटा सा डैमेज ही दे पाया। वहीं पे काबू को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है, एक मशरूम मैन उसे बिल्कुल भी यहाँ पे डैमेज नहीं दे सकता है। वहीं पे लोग जियांगबाओ को देखते हैं और ये दुगनी रफ्तार से भाग लेता है, वो भी 2 सेंटीमीटर के पैरों के साथ में, वो भी इसकी स्पीड इतनी तेज थी कि ये भागता है दरवाजा भी बंद कर लेता है। काबू स्पीड को देख के हैरान हो जाता है कि साला मशरूम है या चूहा इतनी तेज कैसे भागा भी। इसके बाद हम लोग एक पुल को देखते हैं और तभी काबू दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुसता है। भाई खोल ले भाई, क्यों नुकसान करता है, डंजन ही तो है भाई, तोड़ो किसके बाप की है। फिर इसके बाद काबू अपने सामने यहाँ पे जियांगबाओ को देखता है जो कि पुल के उस तरफ खड़ा हुआ था। वह भी ये बिल्कुल एकदम चिल खड़ा हुआ है कि आओ तो जाने मन, तुम्हारे लिए तोहफा तैयार किया है। काबू को समझ में आ जाता है कि ये साला उस तरफ खड़ा हुआ है और एकदम घूरे जा रहा है, आंखों में आंखें डाल के सीधा सोसड़ ही कर देगा, और भाग भी नहीं रहा। और काबू को फील हो रहा था कि ये एक ट्रैप ही है, लेकिन ये फिर भी यहाँ पे इस बात को इग्नोर नहीं कर पाता कि यहाँ पे जियांगबाओ बस एक नॉर्मल एनपीसी ही तो है, वो क्या है उखाड़ लेगा। उतने में जियांगबाओ आगे से मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है ये लेगा ऊपर से नीचे तक। इसको देख के काबू का माथा गर्म हो जाता है, वो आगे से कहता है इसके बाप का बीड़ी का बंडल मारूं। जिसके बाद तो काबू बिना कुछ सोचे समझे सीधा यहाँ पे जियांगबाओ की तरफ चार्ज कर देता है, और होना वही था जो हमने सोचा था। जियांगबाओ ने पहले से ही ट्रैप बिछा के रखा था, क्योंकि जब ये फुल पावर के साथ में चार्ज करता है और जियांगबाओ के ऊपर अपनी कुल्हाड़ी के साथ में हमला करता है तो फिर नीचे का फ्लोर टूट जाता है, जिसके बाद ये धड़ाम से सीधा नदी में जा गिरता है। जिसके बाद काबू पानी से बाहर निकलता है और वो जियांगबाओ से कहता है तू 2 कौड़ी का मशरूम, क्या तुझे सच में लगता है कि तू मेरे ऊपर एम्बुश कर सकता है। जियांगबाओ उससे कहता है कि तू पहले ही पानी के नीचे गिर चुका और तू अपना वेपन खो चुका है पैनिक की वजह से, और पानी के अंदर तेरे जो मूवमेंट्स है वो भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड हो चुके हैं। इसके बाद वो अपनी नाइफ का इस्तेमाल करते हुए काबू के ऊपर हमला करता है, लेकिन काबू का सिर्फ कंधा ही कटता है और इससे ज्यादा कुछ होता भी नहीं है। इसलिए वो जियांगबाओ से कहता है कि भले ही मेरे पास वेपन नहीं है, पानी के अंदर मैं हिल डुल नहीं सकता, लेकिन इसके बावजूद तुम अपनी 2 कौड़ी की स्ट्रेंथ के साथ में मेरा क्या ही उखाड़ पाओगे। उतने में हम लोग देखते हैं कि साइफेंग साइड से अपने एरो को इसकी गर्दन के ऊपर शूट करती है और इसकी गर्दन के आर पार एरो निकल जाता है। इसके बाद हमें एरो का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जाता है कि जब ये गालियां दे रहा था तब एरो आता और इसकी गर्दन के आर पार हो जाता है। हमला खाने के
बाद में आगे से कहता है कि और कौन है भाई जो मेरे ऊपर स्नीक अटैक कर रहा है। उतने में ही साइफेंग दोबारा एक एरो मारती है जो इस बार इसके मत्थे के आर पार हो जाता है और इस बार इसका गेम बच जाता है। वहीं पे हम लोग साइफेंग को देखते हैं जिसने आगे से यहाँ पे ऑर्क बजर्ग इफेक्ट का इस्तेमाल किया था, जिससे स्ट्रेंथ कुछ टाइम के लिए बढ़ जाती है। काबू को खत्म करने के बाद में यहाँ पे जियांगबाओ को उसके पॉइंट मिल जाते हैं, जिसके बाद अब अगला नंबर यहाँ पे जियांगबाओ का था कि वो यहाँ पे ह्यूमन फॉर्म ले। और अब मैं इसकी एबिलिटी का नाम भूल गया कि ये कौन से भाई क्या इस्तेमाल करता है। मैं 2 दिन के बाद रिकॉर्डिंग करने के लिए आ रहा हूँ ना इसकी। खैर जो भी हो, अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे काबू की बॉडी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद ये यहाँ पे अपनी फॉर्म को रीसेप करके ह्यूमन फॉर्म ले लेता है। वहीं पे इसको उसकी पिछली लाइफ वाला चेहरा वापस मिल गया था, जो मेरे हिसाब से गंदी बात है। इसको कीड़ा ही बना के रखना चाहिए था। जैसे इसकी हरकतें हैं, मुझे नहीं लगता कि ये लड़कियों से दूर रह पाएगा। उतने में लोग साइफंग को देखते हैं जो कि यहाँ पे जियांगबाओ से कहती है नीचे कुछ लटक रहा है देखो, जिससे जियांगबाओ की फट जाती है। वो आगे से कहता है क्या लटक रहा है, क्या लटक रहा है। बाद में उसे दिखाई देता है कि कुल्हाड़ी है भाई। तो वो साइफंग से कहता है यार सही से बोला करो यार, कुल्हाड़ी लटक रही है। एक बार तो हलक तक मेरा आ गया थे 2 अखरोट, मुझे लगा कि मैं नीचे कुछ पहनना ही भूल गया। इसके बाद हमें यहाँ पे जियांगबाओ के सारे स्टेटस दिखाए जाते हैं जो कि यहाँ पे साइफंग के बराबर के ही थे, कुछ खास नहीं। ठीक है, इसके बाद इसे एक और एबिलिटी मिलती है कि सोललेस मशरूम सोल्जर से यहाँ पे बना सकता है, उनका काउंट 2 हो जाता है, वगैरह वगैरह वाली लूट। इसके बाद जियांगबाओ साइफंग से पूछता है कि हम लोग आगे क्या करें। और हाँ बाय द वे, मैंने बोला था कि साइफंग ने अपनी पुरानी मेमोरीज खो दी है, ऐसा नहीं है भाई, सॉरी मेरी गलती थी। इसके पास अभी भी इसकी सारी मेमोरीज हैं। इसलिए साइफंग यहाँ पे जियांगबाओ को बताती है कि ये वाला जो फ्लोर है वो यहाँ पे सबसे लोवेस्ट फ्लोर है। अगर वो लोग इस जगह से जाना चाहते हैं तो फिर उन्हें यहाँ पे फ्लोर बाय फ्लोर फाइट करनी पड़ेगी उन फ्लोर्स के मॉन्स्टर के साथ में। जियांगबाओ आगे से पूछता है कि ये 1 लेवल के ऑर्क प्लेयर्स के बारे में क्या, ये तो डायरेक्ट इसी जगह पे आ गए। इस पे साइफंग आगे से बताती है कि प्लेयर्स के पास में स्पेशल परमिशन होती है कि वो लोग किसी भी फ्लोर पे यहाँ पे डायरेक्टली टेलीपोर्ट हो सकते हैं। जियांगबाओ उसे पूछता है कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता। तो साइफंग आगे से कहती है कि जब मैं पहले एनपीसी हुआ करती थी तो फिर मैंने यहाँ पे कुछ प्लेयर्स को इस बारे में बात करते हुए सुना था। जियांगबाओ ऊपर वाले फ्लोर की तरफ देखते हुए कहता है कि तो फिर तो उन्हें यहाँ पे एक एक फ्लोर करके आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसी तरीके से वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद वो दोनों आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तो फिर यहाँ पे 2 रास्ते थे। जियांगबाओ आगे से पूछता है ये वाला किस तरफ जाता है और ये वाला किस तरफ। साइफंग बताती है कि जिस तरफ मैं खड़ी हूँ ये वाला यहाँ पे 1 लेवल के स्लाइम फ्लोर की तरफ जाता है और दूसरा वाला ग्रेवयार्ड की तरफ। जियांगबाओ उसे कहता है कि तुम स्लाइम फ्लोर की तरफ आगे बढ़ो और थोड़ी सी एक्सपी लेके आओ, मैं थोड़ा सा ग्रेवयार्ड की तरफ देख आता हूँ, शायद से मुझे कुछ काम का मिल जाए। साइफंग उससे पूछती है कि ग्रेवयार्ड के अंदर क्या मिलेगा, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। तो जियांगबाओ आगे से बताता है कि अभी के लिए वो भले ही ग्रेवयार्ड हो, लेकिन बहुत ही जल्द वो उन लोगों का यहाँ पे घर बनने वाला है जहाँ पे वो लोग स्टे करेंगे। इसके बाद हम लोग जियांगबाओ को देखते हैं जो कि यहाँ पे ग्रेवयार्ड की तरफ आगे बढ़ता रहता है। तो फिर उसको यहाँ पे थोड़े मोटे आइटम मिलते रहते हैं, जैसे कि क्लोथ का कपड़ा जो कि यहाँ पे आग वाली बॉटल बनाने के काम में किया जाता है। गेम के अंदर होता नहीं मोलोटॉव, वही। साथ ही में थोड़ा आगे जाने के बाद में उसे वही बदबू आने लगती है जो कि दिल्ली के कचड़े से आती है। थोड़ा सा आगे जाने के बाद में उसे एकदम गहरा गड्ढा दिखाई दिया जाता है। जियांगबाओ को तुरंत ही समझ में आ जाता है कि जितने भी मॉन्स्टर की बॉडीज होती है उन्हें यहीं पे ही डंप किया जाता है, जो कि ऊपर के सभी फ्लोर से ढहते ढहते यहाँ पे नीचे इकट्ठा हो जाती है। जियांगबाओ आगे से कहता है कि यहाँ पे जितना भी माल पड़ा हुआ है वो काफी ज्यादा लंबे टाइम से है, लेकिन अभी भी उसके यहाँ पे कुछ काम का बचा हुआ हो सकता है, जैसे कि मुंडाझा फटाके जिनका इस्तेमाल पता नहीं है क्या करेगा। मैं तो इनको कुछ गंदी तरीके से इस्तेमाल करता था भाई, सच में बहुत ही गंदी तरीके से। पुनीत सुपरस्टार को जानते हो, मैं अपनी हरकतें बता दूं तुम उसे यार, तुम भगवान समझने लगोगे मेरे सामने। खैर यहाँ पे जितना भी मटेरियल था, जैसे कि गन पाउडर हो गया, टायर हो गया, टाइटन मैजिक बुक हो गई, वो सब कुछ यहाँ पे ह्यूमस मिक्सचर के साथ में मिला हुआ था। बेसिकली जब डेड बॉडी सड़ती है तो फिर से कुछ लिक्विड टाइप में नहीं निकलता, उसी को यहाँ पे ह्यूमस मिक्सचर बोल रहे हैं। जियांगबाओ आगे बढ़ता है और वो इजीली यहाँ पे उन सभी को एब्जॉर्ब कर लेता है जो यहाँ पे मटेरियल दिखाई दे रहा था। साइफंग के अलावा अब वो यहाँ पे एक और श्रूम सोल्जर बना सकता है, जिसके बाद वो उन सभी मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे एक और श्रूम सोल्जर बना लेता है। श्रूम बोलो या मशरूम, मतलब एक ही है। हम लोगों को इस मशरूम सोल्जर के स्टैट्स के बारे में बताया जाता है, जो कि होता है फायर स्किल, फ्लेम बस्ट शॉट, एक्सप्लोसिव फ्लेम वगैरह वगैरह, प्रोजेक्टाइल डैमेज और डेटोनेट, सबका साथ सबका विनाश। और साथ ही में इसके पास जो मूवमेंट स्पीड है वो भी 50% से बढ़ जाती है जब भी अपनी फायर स्किल का यूज करता है। तो जिलोंग उससे कहता है बुरा नहीं है, छोटे पैकेट बड़े धमाके हो तुम, क्योंकि इसका साइज छोटा था। उतने में जिलोंग को 2 आंखें दिखाई देती है, तो हटाक से उसके ऊपर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के साथ में हमला होता है। तो जिलोंग जल्दी से सॉरी दोस्तों, आई एम रियली सॉरी, अभी वो मानवा खत्म करके आ रहा हूँ। तो फिर उसकी मेन कैरेक्टर का नाम मेरे दिमाग में चढ़ा हुआ है। खैर जियांगबाओ उस इलेक्ट्रिसिटी वाले अटैक को इजीली डॉज करता है और ऊपर हट जाता है। तो फिर उसे दिखाई देता है कि ये और कोई नहीं, यहाँ पे ग्रेवयार्ड वार्डन थंडर स्नेल है। बाय द वे इसका लेवल 2 है। जिलोंग आगे से कहता है कि ये हमारी तरीके ही इकोलॉजिकल नीस है, जो कि जगह पे हमारे साथ ही कम्पीट करते हैं और ह्यूमंस के ऊपर फीड करते हैं। इसके बाद वो ब्रांड न्यू ब्लास्ट मशरूम से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, जलवा दिखा दो अपना। तो फिर हम लोग फ्लेम मशरूम को देखते हैं, जो कि आगे से यहाँ पे अपने मुंह के ऊपर पहले तो गोला इकट्ठा करता है, जिसके बाद उसे प्रोजेक्टाइल डैमेज के तरीके स्नेल के ऊपर दे मारता है। स्नेल भी आगे से जवाबी हमला करता है, जिससे वहाँ पे तगड़ा धमाका होता है और धमाके के अंदर से हम लोग स्नेल को देखते हैं जो कि तेजी के साथ में वहाँ से बाहर निकलती है, जिसके बाद वो दोबारा फ्लेम मशरूम के ऊपर अपनी
इलेक्ट्रिसिटी के साथ में अटैक करती है। तो फिर जैसा कि मैंने बोला था कि ये जब भी अपनी फायर स्किल इस्तेमाल करेगा इसकी स्पीड दुगनी हो जाएगी। तो बंदा यहाँ पे कुछ ज्यादा ही तेजी के साथ में भाग रहा था, वो भी पैरों को एकदम गोल घुमाते हुए। साले चक्का नहीं है तू, मशरूम है, टू 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 करके भाग। जियांगबो आगे से कहता है स्नेल मोटर के पास सिर्फ एक ही कमजोरी है कि ये धीरे चलता है, इसी का ही हम लोग फायदा उठा सकते हैं। धीरे चलता है, देखा नहीं साले 12 फीट की लंबी छलांग मारी वो, जितने में तू भागेगा उतने में वो 2 छलांग मार के तेरे पास आ जाएगा। खैर हम लोग फ्लेम मशरूम को देखते हैं जो कि आगे से गोल गोल घूमते हुए दोबारा यहाँ पे स्नेल के पीछे आता है और उसके ऊपर दोबारा अपने ब्लास्टर के साथ में हमला करता है, जिससे वहाँ पे तगड़ा धमाका होता है और इस बार स्नेल की धज्जियां उड़ गई थी, इसके सेल के यहाँ पे चिथड़े उड़ चुके थे। और पे फ्लेम मशरूम आगे से यहाँ पे हाई फाई दे रहा था, ये कहते हुए हो गया ना। तो जियांगबो उसे बताता है कि इस तरीके से खड़े न रहो, जाओ और जाके चेक करो कि एनिमी यहाँ पे सच में मरा है या नहीं। और फ्लेम मशरूम को उसका लेसन तुरंत ही मिल जाता है, क्योंकि उतने में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को दोबारा जनरेट होता हुआ देखते हैं और अगले ही पल कोई फ्लेम मशरूम की गर्दन धड़ से उड़ा देता है। और ये और कोई नहीं, हमारा स्नेली भाई था। भाई का सल छूटा नहीं कि ये फ्लैश का भी बाप बन गया। और बाय द वे स्पंज बॉब की विलन की तरीके मुझे क्यों लग रहा है, उसका नाम भूल गया, सॉरी यार। उतने में जियांगबो पीछे से बाहर निकलता और इसके ऊपर हल्के की तरीके कोहनी मारने की कोशिश करता है, जस्ट लाइक माय फादर। और कि स्नेली भाई यहाँ पे सुपुत्र होने का धर्म तो निभा नहीं रहे, इसलिए वो कोहनी को इजीली डॉज कर लेते हैं और जियांगबो से कहते हैं कि तुम यहाँ पे मुझे मार नहीं सकते। जिसके बाद वो यहाँ पे जियांगबो के ऊपर पीछे से हमला करता है। तो जियांगबो तेजी के साथ में अपने वेपन को घुमाते हुए उसको कड़ी टक्कर देता है, लेकिन इसके बावजूद जियांगबो यहाँ पे उसकी स्पीड का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। वहीं पे ये कुपुत्र आगे से जानते हो जियांगबो से क्या कहता है, स्लो एज स्नेल। तू क्या भाई साले हवा है क्या, या फिर चीते की छठिया औलाद जो यहाँ पे उसको स्नेल बोल रहा है। खैर जियांगबो उसके ऊपर यहाँ पे अटैक करता है, लेकिन ये दोबारा यहाँ पे बिजली की रफ्तार से उसे डॉज कर लेता है। इसको देख के मुझे जानते हो लार्वा वाला कार्टून याद आ रहा है, होता नहीं उसमें पहले एपिसोड के अंदर जब वो एंट्री मारता है एकदम धीरे धीरे चलता है, जैसे ही उसने अपना सेल छोड़ा तैसे ही वो फ्लैश का बप्पा बन गया। फिर तो उनकी जो कुटाई करता है पूछो नहीं। खैर इसके बाद ये स्नेल वाला यहाँ पे जियांगबो के सामने शो ऑफ कर रहा था अपनी स्पीड का, ये जो टेलीपोर्ट मार रहा था दीवारों से पूछो नहीं। जियांगबो आगे से एक्सेप्ट कर लेता है कि सच में तेज है साला, अब तो तेल ही डालना पड़ेगा तभी इसकी टांग टूटेगी। होता नहीं कार्टून के अंदर कोई बंदा ज्यादा तेज दौड़ता है तो तेल ही डाल देते हैं, जमीन पे फिसल के घुसमुड़ा जाता है। जियांगबो उसके साथ वही करता है। जब ये सामने से डायरेक्ट हमला करने को आगे बढ़ता है तो यहाँ पे जियांगबो साइड में हट जाता है, क्योंकि तभी फ्लेम मशरूम आगे से अपनी फायरबॉल का इस्तेमाल करता है और डायरेक्ट इसके ऊपर हमला करता है। लेकिन ये भी साला फ्लैश का पप्पा हो रखा था, ये इजीली यहाँ पे हमले को आता हुआ देखता है तो फिर डॉज करते हुए साइड में हट जाता है और हंसते हुए कहता है कि तुम लोग मुझे कभी भी छू नहीं सकते। जिसके बाद ये इनके सामने आता है और हंसने लगता है, ये कहते हुए तुम्हारी स्पीड तो मुझसे भी तेज नहीं है, हम दोनों तो सेम ही लेवल पे हैं, लेकिन इसके बावजूद तू साले एकदम कचुआ है कचुआ। जिसपे जियांगबो आगे से कहता है लोमड़ी की औलाद, मैं तो तेरे ऊपर निशाना लगा ही नहीं रहा था। तभी ऊपर से कई सारे चट्टानें सीधा नीचे आके गिरती हैं जो कि स्नेली भाई की तरफ ही गिर रही थी। स्नेली भाई अपने एंटेना को दोबारा एक्टिवेट करता है, ये कहते हुए फिर भी तुम मेरा कुछ भी उखाड़ नहीं सकते। जिसके बाद वो इजिली गिरते हुए चट्टानों को भी इजिली डॉज कर लेता है, ये कहते हुए कि तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते, लिख के दो क्या। उतने में हम लोग जियांगबो को देखते हैं जो कि आगे से ऑर्क बजर एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और चार्ज का यूज करते हुए स्नेली भाई के ऊपर हमला करता है। स्नेली भाई को पता था कि स्नेक अटैक होने वाला है, इसीलिए वो इजीली डॉज कर लेता है, ये कहते हुए कि स्मोक का इस्तेमाल करते हुए तुम मेरे ऊपर एम्बुश नहीं कर सकते। इसके बाद डायलॉग मार ही रहा था कि मैं तो आंख बंद करके डॉज कर लूं, तभी इसके सामने यहाँ पे फ्लेम मशरूम आ जाता है और ये सिर्फ नहला था, दहले पे तो जियांगबो मारता है, क्योंकि वो चार्ज का इस्तेमाल करते हुए साइड से निकलता है और डायरेक्ट इसके ऊपर टक्कर मारता है और ये था सेकंड एम्बुश। इसके बाद स्नेली भाई सीधा जाके दीवार से टकराते हैं और गुब्बारे की तरीके फूट जाते हैं। स्नेली भाई की आत्मा को शांति मिले, उम्मीद करता हूँ इसी स्पीड से स्वर्ग जाओगे। मतलब नर्क जाके करेगा ही क्या, जितने में यमराज जी तेल गरम करेंगे उतने में ये भाग जाएगा। हाँ वो बात अलग है कि यमराज इसको हड्डियों के एस्केलेटर के ऊपर चढ़ा दे और पीछे से कोड़े मारते हुए गए भाग बसंतो भाग। तो इसके बाद यहाँ पे थंडर स्नेल तो एलिमिनेट हो जाता है, तो फिर इनकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू थी वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। जिसके बाद जियांगबो आगे से यहाँ पे अपने स्पोर्ट्स का इस्तेमाल करते हुए थंडर स्नेल का जो ब्लड था उसके ऊपर यहाँ पे जितने भी न्यूट्रिएंट थे उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे ये तो लेवल 3 पे आ जाता है और इसकी यहाँ पे सोल्जर कैपेसिटी भी अब यहाँ पे 3 हो जाती है। साथ ही में उसको यहाँ पे एक न्यू स्किल भी मिलती है जो कि था स्प्रिट श्रूमिंग। श्रूमिंग मींस मशरूम ही होता है, बस श्रूमिंग बोला जा रहा है यहाँ पे। इस स्किल के अंदर जियांगबो अपने जो यहाँ पे सोल्जर श्रूम है उनको यहाँ पे अपने माइसीलियम के अंदर कंट्रोल कर सकता है, उन्हें नेटवर्क के अंदर जोड़ सकता है स्पिरिट फॉर्म के रूप में, जिससे वो और भी जल्दी यहाँ पे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेंगे और फाइट और भी ज्यादा एफिशिएंटली करेंगे। जिसके बाद जियांगबो समय वेस्ट न करते हुए अपना एक न्यू श्रूम सोल्जर भी बना लेता है जो कि वोल्ट श्रूम था, जिसका मेन एट्रीब्यूट यहाँ पे लाइटनिंग ही था। बेसिकली स्नेल की सस्ती कॉपी है, लेकिन दिखने में क्यूट है। बाय द वे आई लाइक दैट। बाय द वे लेवल 3 पे था और वहीं पे अपना ब्लास्टर्स रूम लेवल 2 पे था। जियांगबो उन दोनों से कहता है जल्दी से इस जगह को साफ कर डालो, अब से ये हम लोगों का एकदम मेन बेस होने वाला है। और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि पता नहीं साइफेंग की साइड पे क्या चल रहा होगा, जल्दी से जाके चेक कराता हूँ। अभी तक मुझे कोई यहाँ पे एक्सपीरियंस पॉइंट तो नहीं मिला, कहीं वो किसी ट्रिकी एनिमी के चक्कर में तो नहीं फंस गई। जिसके बाद अगला सीन साइफेंग का होता है जिसने कई सारे यहाँ पे स्लाइम मॉन्स्टर्स को ढेर कर दिया था। जिसके बाद वो यहाँ पे सीधा बॉस से भिड़ने के लिए चली गई थी। यहाँ पे जो बॉस
बॉस था वो साइफेंग से कहता है कि तुमने काफी अच्छी टारगेट प्रैक्टिस की है मेरे अंडरलिंग्स के ऊपर। वहीं पे इसका भी लेवल 2 था और ये था स्लाइम किंग। वहीं पे स्लाइम किंग साइफेंग से कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं भी देखा है। उतने में ही साइफेंग इसके ऊपर एरो से शूट करती है तो इसे बिल्कुल भी लॉस वॉस नहीं होता क्योंकि भाई ये स्लाइम है यार, पानी से बना हुआ है, कहाँ इसे कुछ होगा। तो ये उल्टा यहाँ पे साइफेंग के ऊपर हमला कर देता है ये कहते हुए कि मैंने अभी बात भी खत्म नहीं की, तुमने पहले ही हमला कर दिया। हालांकि इसके हमले का कुछ भी नहीं होता, साइफेंग इजिली उसे डॉज करती है और हवा में आके इसके ऊपर दोबारा यहाँ पे अपने एरो से शूट करती है और 3-4 एरो शूट करने के बावजूद इसके अंदर लंबे लंबे छेद तो हो जाते हैं लेकिन तब इसे कुछ भी नहीं होता। ये खुद अपनी कमजोरी बताने लगता है ये कहते हुए कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे अंदर तुम कितने ही छेद पेल दो तो मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। जिसके बाद ये अपना एक पंच बनाता और साइफेंग के ऊपर दे मारता है जिससे साइफेंग दूर जाके गिरती है और गिट्टी की तरीके 3 बार उछल के कोने में गिर जाती है। ये साइफेंग से कहता है कि मैं अपने मिनियंस के तरीके नहीं हूँ, मेरी बॉडी यहाँ पे फुल्ली इलास्टिक है, बेसिकली खिंचावदार, और तुम्हारे अटैक्स मेरी बॉडी से यहाँ पे बस थोड़ा बहुत फ्लूइड ही बाहर निकालेंगे, बेसिकली पानी तरल। और जब तक मैं लगातार यहाँ पे इस अंडरग्राउंड वाटर से पानी खींचता रहता हूँ तुम्हारे फिजिकल अटैक मुझे कितने ही लग जाए वो पूरी तरीके से वेस्ट ही रहेंगे। इसके बाद ये साइफेंग के ऊपर हमला करता है ये कहते हुए मर जाओ और इसकी पीठ के पीछे हम लोग यहाँ पे कई सारे मशरूम्स को देख पाते हैं। और जब ये साइफेंग के ओर अपना एकदम जोरदार बड़ी वाली मुट्ठी वाला पंच मारने ही वाला था उतने में इसका पंच बीच में ही ब्लास्ट कर जाता है। स्लाइम किंग भी हैरान था कि अचानक से उसकी बॉडी यहाँ पे फट कैसे गई। उतने में उसकी आंख के पास भी छोटे छोटे मशरूम्स आ जाते हैं और धीरे धीरे करके इसकी पूरी बॉडी के ऊपर यहाँ पे मशरूम आ जाते हैं और मशरूम इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर पानी था वो भी यहाँ पे खत्म हो जाता है क्योंकि उसको भी मशरूम ने पूरा सूख लिया था। स्लाइम किंग को धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाता है कि ये सभी पैरासिटिक मशरूम है जो उसकी बॉडी के ऊपर उगाए हैं और साइफेंग ने अपने स्पोर्स को पहले अपने एरो के ऊपर लगा दिया था। पहला वाला जो एरो था उसके ऊपर यहाँ पे स्पोर्स थे जो कि डायरेक्ट इसकी बॉडी के अंदर चले गए और वहीं से ये छोटे छोटे मशरूम फैल गए। जिसके बाद स्लाइम किंग को यहाँ पे साइफेंग याद भी आ जाती है कि वो पिंक कैप मशरूम थी जो छोटी हुआ करती थी लेकिन अब बड़का हो गई है तो उसी को ही ढीलने चली आई। जिसके बाद साइफेंग उसको भी निपटा देती है और इसका यहाँ पे जो मीनाटोन हॉर्न था बेसिकली ये स्लाइम का नहीं था, स्लाइम ने अपने माथे के ऊपर लगा लिया था। ये किसी प्लेयर का है और इसका इस्तेमाल यहाँ पे वेपन्स क्राफ्ट करने के लिए किया जा सकता है। जिसके बाद साइफेंग वहाँ पे जितना भी स्लाइम पड़ा हुआ था उसको अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे यहाँ पे एचपी जो थी एचपी ने एक्सपीरियंस पॉइंट जो थे वो यहाँ पे जियांगबो और उन दोनों के बीच में शेयर हो जाते हैं क्योंकि ये एक ही माइसेलियम से जुड़े हुए हैं जिससे ये दोनों दोबारा यहाँ पे लेवल अप कर जाते हैं और ये लेवल 4 पे आ जाते हैं। साइफेंग को यहाँ पे एक न्यू एबिलिटी मिलती है जो कि यहाँ पे ये है कि वो अपने माइसेलियम से जो एरो है उनके ऊपर यहाँ पे फायर स्पेल ऐड कर सकती है जो कि यहाँ पे धमाके की तरीके काम करेंगे। तो फिर जियांगबाओ का नाम हमें यहाँ बताया जा रहा है जो कि है यांग गाओ और मैं इसे जियांगबाओ ही बुलाने वाला हूँ क्योंकि बीच में बदलना ठीक नहीं लगता। खैर जियांगबाओ को भी एक न्यू एबिलिटी मिलती है जो कि होता है पीक्स रूम। बेसिकली वो अपने माइसेलियम का यूज करते हुए यहाँ पे एक पीक्स रूम बना सकता है। पबजी वाले पीक का मतलब समझ गए होंगे जिसके जरिए वो यहाँ पे मॉनिटर कर सकता है, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकता है और साथ ही में सोललेस रूम सोल्जर्स को वहाँ पे ट्रांसफर भी कर सकता है। जिसके बाद साइफेंग अपनी होम वाली जगह पे आती है जहाँ पे इनका मेन बेस है और वो जियांगबाओ से कहती है वो तो यहाँ पे सब कुछ खत्म करने के बाद में मदद करना चाहती थी लेकिन इन दोनों रूम सोल्जर्स ने सब कुछ अकेले ही कर डाला। जियांगबाओ उसे कहता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो काफी ज्यादा मेहनती है। जिसके बाद जियांगबाओ आगे से मीनाटोर हॉर्न को देखते हुए कहता है ये काफी ज्यादा बढ़िया है, ये उस किचन नाइफ से तो काफी ज्यादा बढ़िया है जो कि यहाँ पे हल्का सा ही डैमेज कर पाती है। लेकिन समस्या यही है कि इन लोगों के पास कोई भी क्राफ्टमैन नहीं है जो इन लोगों के लिए वेपन बना सके। साइफेंग जियांगबाओ से कहती है कैसा रहेगा कि हम लोग एक को पकड़ ले। जिसपे जियांगबाओ आगे से कहता है कि बढ़िया है, मेरे पास अभी एक स्किल न्यू आई है, मैं उसी को इस्तेमाल करता हूँ। जिसके बाद वो आगे से यहाँ पे अपने माइसेलियम नेटवर्क को फैलाना शुरू करता है और इसी के जरिए वो यहाँ पे पीक्स रूम को बाहर निकालता है जो कि ये छोटा छोटा गुलाबी गुलाबी सा है। देखने में मुझे किसी और चीज की याद दिला रहा है लेकिन गंदे दिमाग को शट डाउन करते हैं। पीक्स रूम के जरिए यहाँ पे जियांगबाओ को पता चल जाता है कि कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पे किसी क्राफ्टमैन को मजबूर कर रहे हैं ये कहते हुए कि चुपचाप सरेंडर करो, हमारे साथ चलो और हमारे लिए वेपन बनाओ। लेकिन जो क्राफ्टमैन है वो आगे से मना कर देता है ये कहते हुए कि मैं तुम्हारा गुलाम कभी भी नहीं बनूंगा, मेरी पूरी ट्राइब तुम लोगों के लिए काम करती रही और इतना ज्यादा काम किया कि वो साला थक के मर गए लेकिन तुम लोगों ने कभी भी उन्हें छुट्टी नहीं दी। इसमें जो प्लेयर था वो आगे से अपना स्पेयर निकाल लेता है ये कहते हुए तो फिर तुम भी मर सकते हो, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। इसके बाद वो प्लेयर्स उस क्राफ्टमैन को यहाँ पे मार गिराते हैं और उसी के पास हम लोग पीक्स रूम को देख पाते हैं। जियांगबाओ आगे से कहता है कि बस कुछ देर के लिए हम लोग लेट हो गए, नहीं तो मदद कर सकते थे। साइफेंग को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था तो वो पूछती है कि मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा। जियांगबाओ उसे कहता है कि अपने माइसेलियम नेटवर्क को थोड़ा सा बढ़ाओ और मेरे नेटवर्क के साथ जोड़ दो जिसके बाद तुम्हें सब कुछ दिखाई देगा। जिसके बाद साइफेंग भी बिल्कुल वैसा ही करती है और उसे भी यहाँ पे सब कुछ दिखाई दे रहा था। ये दूसरा वाला साइफेंग का पीक मशरूम है। इसके बाद जियांगबाओ उस क्राफ्टमैन को यहाँ पे जिंदा करते हुए कहता है कि वो लोग यहाँ पे मुर्दा को तो जिंदा नहीं कर सकते लेकिन मुर्दा को जिंदा जरूर कर सकते हैं। अभी सीमी वाक्य तो है, मतलब कैसे बदल गया इसका। खैर जियांगबाओ आगे से अपने माइसेलियम नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए जो अपना फ्लेम मशरूम था उसके अंदर सारा डाटा ट्रांसफर कर देता है जिसके बाद ये गोचे मार जाता है। वार्ड मशरूम कह रहा होगा कि साला कहाँ गायब हो गया, अभी तो खेल रहा था। खैर इसके बाद जो अपना फ्लेम मशरूम था वो यहाँ पे क्राफ्टमैन के साथ में जुड़ जाता है और यहाँ पे लेवल 4 का ब्लास्ट श्रूम ड्वार्फ क्राफ्टमैन जिंदा होता है।
इसका मेन एट्रीब्यूट यहाँ पे स्ट्रेंथ है, मैजिक एट्रीब्यूट है, फायर और एक्सट्रीमली हीट रेजिस्टेंट है, तो ये फायर से। इसके बाद हमें इसके रेशियल ट्रेड्स बताए जाते हैं। पहला तो ये मशरूम है, तो फिर इसके पास जो बेसिक मशरूम वाली चीजें हैं वो तो है ही है, साथ में ये टॉक्सिन और फिजिकल अटैक से पूरी तरीके से इम्यून है। बेसिकली हाई रेजिस्टेंस है इसके पास में। और क्राफ्टमैन स्किल के बारे में क्या ही कहना, एकदम स्किल्ड है ये बंदा, किसी भी तरीके का वेपन फोर्ज कर सकता है। शायद में फायर एफिनिटी और इसकी स्मिथिंग स्किल और वगैरह वगैरह मिला के जो फोर्जिंग लेवल है वो एकदम उच्चतम सीमा पे है। इसके पास स्पेशल स्किल भी है जो कि माइसेलियम फायर हैमर। जो माइसेलियम फायर हैमर है वो भी यहाँ पे माइसेलियम निडोरा के साथ में जुड़ सकता है। विजन वगैरह वगैरह सब कुछ इसे से ही होगा। क्राफ्टमैन के पास में उसकी यहाँ पे सारी मेमोरी थी जो कि यहाँ पे हुआ करती थी। जियांगबा उसके कंधे के ऊपर आता है और उससे कहता है, हाँ मैंने तुम्हें पे रिवाइव किया है, अब तुम मेरे यहाँ पे श्रूम सोल्जर्स में से एक हो और इसीलिए अब से तुम्हारा नाम यहाँ पे फायर हैमर है। फायर मशरूम आगे से कहता है, लेकिन वो अभी भी यहाँ पे जियांगबा को पहले से ही पता था कि फायर मशरूम क्या सोच रहा है, तो वो उससे कहता है कि वो अभी भी यहाँ पे उन प्लेयर्स का पीछा कर रहा है, इसलिए वो कभी भी यहाँ पे उनकी नजर से दूर गए ही नहीं। जिसके बाद हम उन प्लेयर्स को देखते हैं जिन्होंने क्राफ्टमैन को मारा था। ये आपस में बात करते हुए कहते हैं, बॉस अगर यहाँ पे जितने भी ड्वार्फ स्लेव्स हैं अगर वो सभी इसी तरीके से मारे गए तो फिर हम लोगों के लिए सारा काम कौन करेगा। इस पे इनका बॉस आगे से कहता है, पहले ये बताओ तुम पागल हो या फिर सी। वहीं पे यहाँ पे जो पीक्स रूम था वो भी इनका पीछा करे जा रहा था। इनका बॉस आगे से कहता है कि जब सबके सब मर जाएंगे तो फिर हम लोग डंजन से 3-4 और उठा लाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इन सभी का लेवल 2 और 3 है, बॉस का 3 है और जो इसके चेले हैं उनका यहाँ पे 2 है। ऐसा तो है नहीं कि जितने भी डुआर है वो सभी जा चुके हैं, अभी भी यहाँ पे कई सारे सर्वाइवर्स हैं जो कि यहाँ पे डंजन के अंदर छुपे हुए होंगे। उतने में यहाँ पे प्लेयर की नजर डुआर के ऊपर पड़ती है जो कि आगे से कहता है, ये तो मशरूम है ना, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको तो अगले वाले दरवाजे पे होना चाहिए था ना, जो कि इनका फ्लोर है। तो उनके लीडर को लगता है कि ये शायद से इलाइट बॉस होगा, इसलिए बाहर भटक रहा है। जिसके बाद वो डायरेक्ट उसके ऊपर अपने स्पीयर से हमला कर देता है, ये कहते हुए कि उन लोगों का आज लकी डे है। हम लोग स्पीयर को देखते हैं चूंकि डुवार्व मशरूम की तरफ आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन स्पीयर जैसे यहाँ पे फायर मशरूम के पास में पहुंचता है तो वो अपने हैमर को बाहर निकालता है और इजिली उसको यहाँ पे डिफ्लेक्ट कर देता है। इसके बाद वो अपने हैमर को पूरी ताकत के साथ में यहाँ पे प्लेयर की तरफ फेंकता है, तो वो हैमर उड़ते हुए सीधा प्लेयर के पास में जाता है। तो प्लेयर जल्दी से साइड में हट के उसे डॉज कर लेता है, ये कहते हुए कि बाल बाल बच गया भाई। लेकिन उतने में हम लोग देखते हैं कि ये हैमर थॉर के हैमर के तरीके था, यानी कि फायर मशरूम इसको यहाँ पे अपनी विल के जरिए भी कंट्रोल कर सकता था, टेलीकिनेसिस मान लो तुम। इसके बाद वो अपने हैमर को कंट्रोल करते हुए यहाँ पे प्लेयर के मुंह के ऊपर दे मारता है और उस प्लेयर को यहाँ पे खत्म कर देता है। दूसरा प्लेयर आगे से कहता है, इस हैमर के पास तो ऑटोलैक टेक्निक है भाई, ये तो हमारे पास भी नहीं है। एक 3 लेवल के मूव के पास यहाँ पे इतना ज्यादा एडवांस वेपन कैसे हो सकता है। इसके बाद वो हैमर दूसरे प्लेयर को निपटाने के लिए तेजी के साथ में उनकी तरफ आगे बढ़ता है, तो वो अपने वेपन को आगे कर लेता है और यहाँ पे हैमर को ब्लॉक कर लेता है। इसके बाद वो हैमर को ऊपर की तरीके यहाँ पे झटका देता है, तो हैमर आगे से जाके यहाँ पे हड्डियों वाले एक पसली के अंदर फंस जाता है। तो फायर मशरूम आगे से अपने माइसिलियम का इस्तेमाल करते हुए हैमर को एकदम हुक की तरीके इस्तेमाल करता है और माइसिलियम की रस्सी के तरीके तेजी के साथ यहाँ पे उन दोनों प्लेयर के पास पहुंच जाता है और वहीं से छलांग लगा के उनके ऊपर से हमला करता है। प्लेयर आगे से अपने वेपन का इस्तेमाल करने ही वाला था, उतने में ही फायर मशरूम अपने माइसिलियम का इस्तेमाल करते हुए उसके हाथ को बांध देता है, जिसके बाद उस माइसिलियम को यहाँ पे ब्लास्ट भी कर देता है, जिससे उसका पूरा हाथ ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसके बाद फायर मशरूम पीछे से बाहर निकलता है और दूसरे वाले प्लेयर के ऊपर सीधा यहाँ पे टक्कर मारता है और उसे जमीन के अंदर ही घुसा देता है। और उसी टाइम पे दूसरा प्लेयर यहाँ पे फायर मशरूम के ऊपर अपने गंडासे के साथ में हमला करता है, तो फायर मशरूम जल्दी से नीचे झुक के उसे डॉज करता है और प्लेयर के मुंह के ऊपर एक जोरदार किक मारता है, जिससे प्लेयर धड़ाम से सीधा दीवार में जा घुसता है। इसके बाद फायर मशरूम दोबारा अपने माइसेलियम रोप का इस्तेमाल करते हुए हैमर को नीचे बुलाता है, जिससे जो लकड़ी का टुकड़ा या फिर पसली थी वो यहाँ पे टूट जाती है, जो कि डायरेक्ट प्लेयर की तरफ गिर रही थी, लेकिन प्लेयर उसको इजिली डॉज कर लेता है, ये कहते हुए कि भले मैंने 4-5 घुसे खाए हैं लेकिन इसको डॉज करना काफी ज्यादा इजी है। लेकिन उतने में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे फायर मशरूम दोबारा से अपने हैमर का इस्तेमाल करता है और जो लकड़ी का कट्ठा नीचे गिरा हुआ था वो उसके ऊपर यहाँ पे हैमर एक नाइट से हमला करता है, जिससे वो पूरा का पूरा टूट जाता है और जो कट्ठे थे उनके ऊपर आग लग जाती है। इसके बाद वो अपनी नई एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, जिसका नाम फ्लाइंग हैमर फायर स्टॉर्म था, जिससे जितने भी लकड़ी के कट्ठे थे वो सभी डायरेक्ट प्लेयर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और प्लेयर को समझ में आ जाता है कि इसे डॉज करने का कोई भी रास्ता नहीं है। इसके बाद वो सभी लकड़ी के कट्ठे डायरेक्ट प्लेयर से टकराते हैं और हम इसका पैर आके देखते हैं तो ये दूर जाके गिरता है और इसी के साथ ये भी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। जिसके बाद फायर मशरूम, जियांगबा और साथ ही में साइफन ये तीनों ही लेवल 5 पे आ जाते हैं और उनको नई नई एबिलिटीज मिलती हैं। अब मैं वो इकट्ठा नहीं बताने वाला, सीरीज लंबी हो जाती है, मैंने एडिट करके देखा है, फट जाती है भाई बार बार एडिट करने में। और हाँ, इन लोगों ने दोबारा नाम बदल दिया, इनकी माँ की चरणों की सेवा करूं भाई, इतना नाम बदलना इन लोगों ने, मैं रो दिया भाई, ये तीसरी बार नाम बदला इन लोगों ने। साइफन का किनफेंग कर दिया और जियांगबा का चेंचेंग। इसके बाद जियांगबा फायर मशरूम से कहता है कि मैंने तुमको कोऑर्डिनेट्स भेज दिए हैं, उस जगह पे आ जाना। जिसके
बाद फायर मशरूम जब उस जगह पे पहुंचता है तो वो जियांगबाओ को देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि वो एक ह्यूमन था। जिसपे जियांगबाओ उसे बताता है कि देखो भाई, रिसेप्ड मशरूम फॉर्म ऐसे ही काम करती है। मैं पहले इंसान हुआ करता था, इसलिए मेरा जो रिमोल्ड है वो यहाँ पे ह्यूमन शेप में ही है और मैं ह्यूमन हूँ। साइफन के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है, इसलिए वो भी यहाँ पे ह्यूमन है और इसी लॉजिक के हिसाब से तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है। यानी कि ये डवार्व था तो फिर इसने डवार्व फॉर्म ले ली। इसके बाद जियांगबाओ फायर मशरूम से कहता है, क्या तुम हमारे लिए कुछ वेपन क्राफ्ट कर सकते हो? फायर मशरूम आगे से बताता है कि ये हॉर्न मटेरियल काफी ज्यादा बढ़िया है, लेकिन अभी भी यहाँ पे बाकी कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी, यानी कि बाकी चीजों की। जियांगबाओ उसे कहता है कि बहुत ही जल्द जायंट ग्रेवयार्ड से मटेरियल यहाँ पे आने ही वाले होंगे। और तभी फायर मशरूम अपने ऊपर देखता है तो फिर ऊपर से कई सारे मटेरियल नीचे गिरते जा रहे थे, जो कि यहाँ पे बाकी श्रूम सोल्जर्स ने किए होंगे। जिसके बाद हम लोग एक खराब मागी स्टील ब्रेसलेट को देखते हैं। फायर मशरूम जैसे ही उसके ऊपर अपनी रिसाइकलिंग हैमर का इस्तेमाल करता है तो वो ब्रेसलेट ओर के अंदर बदल जाता है। बेसिकली अब इसे पिघला के यहाँ पे लोहा बना लिया जाएगा, फिर वो किसी भी शेप के अंदर जा सकता है। वो अपन एक 5 लेवल की फोर्ज मशरूम को देखते हैं, जो कि यहाँ पे फायर मशरूम की मदद करता है। जिसके बाद फायर मशरूम आगे से स्मिथिंग हैमर का इस्तेमाल करता है और वेपन बना देता है और जियांगबाओ से बताता है कि वेपन रेडी है। जिसके बाद वो जियांगबाओ को एक शॉट देता है, ये कहते हुए कि तुम इस शॉट का इस्तेमाल कर सकते हो। जियांगबाओ शॉट को चेक करता है तो ये फाइन ट्विन ब्लेड थी, जो कि यहाँ पे ऑर्क की गुलाड़ी से तो काफी ज्यादा बढ़िया थी। जियांगबाओ इसका वेपन के तरीके इस्तेमाल तो कर ही सकता है और साथ ही में इसके अंदर से वो यहाँ पे स्पेल भी कास्ट कर सकता है। हालांकि ज्यादा ये पावरफुल है नहीं, तो ज्यादा पावरफुल अगर यहाँ पे स्पेल हुआ तो शॉर्ट ही डैमेज हो जाएगी। साइफन को भी उसका यहाँ पे हंटर बो मिल गया था, जो कि नॉर्मल ही था भाई, ज्यादा नहीं बताने वाला। बस इतना जान लो कि साइफन यहाँ पे अपने माइसिलियम का इस्तेमाल एरो के साथ में कर सकती है, उन्हें यहाँ पे बाउंड करके। फायर मशरूम उन दोनों को बताता है कि मैंने तुम लोगों के पास मैजिक पाउच भी लगा दिया है, जिससे तुम लोग अपने वेपन को वहीं पे रख सकते हो और वहां से अपने वेपन को बाहर निकाल सकते हो, जो कि काफी ज्यादा कन्वीनियंट था। जिसके बाद साइफन जियांगबाओ से पूछती है कि अब वो लोग कहाँ पे जाने वाले हैं। जिसपे जियांगबाओ आगे से बताता है कि वो लोग इस पूरे फ्लोर को यहाँ पे क्लियर करेंगे। पिछले कुछ दिनों से जियांगबाओ यहाँ पे अपने माइसिलियम नेटवर्क को फैलाते हुए जा रहा था और वो आसपास की जगहों को यहाँ पे चेक कर रहा था और वो एक एक करके हर एक फ्लोर पे गया हुआ था, ये चेक करते हुए कि कहाँ पे कौन सा है। और तब जियांगबाओ को पता चला था कि यहाँ पे जितने भी फ्लोर है वो सभी आपस में कनेक्टेड हैं, जैसे कि एक लिफ्ट नहीं होती, बिल्कुल वैसे ही एक रास्ता है जो कि ऊपर की तरफ जाते जा रहा है। इसीलिए अगर वो लोग सबसे ऊपर जाना चाहते हैं तो फिर उन्हें यहाँ पे हर एक फ्लोर को क्लियर करते हुए ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। अब इससे ये लोग स्ट्रॉन्ग भी होते जाएंगे, क्योंकि नीचे वाले तो कमजोर रहेंगे लेकिन ऊपर वाले फ्लोर में तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर रहेंगे ना, वैसे ही वाली चीज। इस काम के लिए साइफंग और जियांगबाओ अकेले जाने वाले थे, तो वो पूछती है कि तुम फायर मशरूम को हमारे साथ क्यों नहीं लेके चलते? वो भी काफी ज्यादा अच्छा फाइटर है, ना ही वो सिर्फ अपने हथौड़े का इस्तेमाल करके मेटल को सीधा कर सकता है, बल्कि कुछ लोगों के ऊपर भी। इसमें जियांगबाओ आगे से बताता है कि उन्हें यहाँ पे किसी की जरूरत है जो कि घर पे रुके और यहाँ पे घर को गार्ड करे। अगर वो लोग बाकी फ्लोर्स को क्लियर करके आते हैं और उनका घर ही चला जाता है तो क्या फायदा? माइसिलियम नेटवर्क के जरिए वो यहाँ पे जुड़ा हुआ है और वो लोग एक्सपीरियंस शेयर करते रहेंगे, इसलिए जितने वो क्रिएचर मारेंगे यहाँ पे फायर मशरूम भी लेवल अप होता रहेगा। लेकिन तभी जियांगबाओ का पैर एक मैकेनिज्म वाले ट्रैप के ऊपर पड़ जाता है, जिससे यहाँ पे साइफंग और उसके बीच में एक बहुत बड़ी दीवार आ जाती है और इसी कारण की वजह से यहाँ पे जो पीक मशरूम था वो खो गया था। जियांगबाओ को ये भी पता चल जाता है कि एक सिजल ट्रैप है, बेसिकली ये किसी मैजिक से बाउंड है। इसलिए जब जियांगबाओ आगे से यहाँ पे फायर मशरूम की एबिलिटी का यूज करते हुए उस चट्टान के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है तो धमाका तो कड़ा होता है। यहाँ तक कि फोर्स की वजह से जियांगबाओ पीछे भी आ जाता है, लेकिन यहाँ पे उस दीवार को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ये किसी सिजिल और मैजिक से यहाँ पे बाउंड थी। जियांगबाओ साइफंग से कहता है कि अब उन लोगों को यहाँ पे अलग होना पड़ेगा और देखते रहना कि शायद से कोई दूसरा रास्ता मिल जाए, जिससे वो लोग यहाँ पे एक साथ आ जाए दोबारा। और तभी जियांगबाओ की नजर एक सीक्रेट रियलम के ऊपर पड़ती है, जिसका नाम सिल्परी गैलरी था। जब जियांगबाओ उस जगह को देखता है तो फिर वहाँ पे कई सारी रोशनी आ जाती है और कई सारी आंखें उसे देख रही थी और कुतने में ही उसे पता चलता है कि ये कोई और जगह नहीं बल्कि हमारे स्नेली भाई का नेस्ट है, जहाँ पर से कई सारे लेवल 3 के थंडर स्नेल बाहर निकल रहे थे। वहीं पे ये लोग ये भी जानते थे कि जियांगबाओ ही वो बंदा है जिसने यहाँ पे उनके भाई को मारा था ग्रेट ग्रेवयार्ड के अंदर, इसलिए वो लोग जियांगबाओ के ऊपर एक साथ यहाँ पे हमला करते हैं। जियांगबाओ आगे से वोल्ड रूम की एबिलिटी को अपने अंदर यहाँ पे ट्रांसफर करता है, माइसिलियम के जरिए ये लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए जब वो लोग हमला करते हैं तो जियांगबाओ उसे इजीली डॉज करता है। हालांकि स्नेली भाई को यह लग रहा था कि यहाँ पे जियांगबाओ का खेल खत्म हुआ, उतने में ही जियांगबाओ एक बंदे के ऊपर हमला करता है और बीच से उसके 2 टुकड़े कर देता है, जिसके बाद वो इसी तरीके से अपने सामने आने वाले जितने भी स्नेल आ रहे थे उनको बीच से काटते हुए जा रहा था। ये लोग जैसे जियांगबाओ की स्पीड को देखते हैं तो आगे से अपने मोड को स्विच कर लेते हैं और सेल ऑफ मोड के अंदर आ जाते हैं। बेसिकली वही 2 टांगों पे भारेंगे, अब ये लोग रेंगेंगे नहीं। इसके बाद इनकी भी स्पीड यहाँ पे बढ़ जाती है और आगे से कहते हैं कि देखते हैं कि किसकी स्पीड कितनी ज्यादा है। लेकिन इसी के बाद जियांगबाओ आगे से माइसिलियम स्ट्रिंग का इस्तेमाल करता है और उन सभी को यहाँ पे अपने माइसिलियम स्ट्रिंग यानी कि धागे के अंदर पकड़ लेता है, जिसके बाद फायर मशरूम की तरीके ही माइसिलियम डेटोनेट का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को यहाँ पे ब्लास्ट कर देता है, जिससे वो सभी एक बार के अंदर यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। जिसके बाद जियांगबाओ बॉस रूम वाले दरवाजे को भी तोड़ता है और अंदर आ जाता है बॉस को ढूंढते हुए। हालांकि ये जगह पूरी तरीके से खाली थी और उतने में हम लोग जियांगबाओ के ऊपर यहाँ पे बॉस को देखते हैं। जियांगबाओ भी उसकी रिफ्लेक्शन पानी के अंदर देख लेता है, इसलिए जब बॉस उसके ऊपर हमला करता है तो जियांगबाओ इजिली उसे डॉज कर लेता है। एक
क्योंकि ये स्नेल हब थी इसलिए यहाँ पे जो बॉस था वो भी स्नेल ही था। हालांकि इसका सेल काफी ज्यादा बड़ा था और ये नॉर्मल सेल से भी काफी ज्यादा बड़ा था। वो भी ये बेंटन वन कैलन बोल्ट नहीं था जो कि यहाँ पे गोल गोल घूमता था पीला पीला, उसी की तरीके ये अपने सेल को गोल गोल घुमा रहा था और जियांग बाओ के तरीके एकदम योयो की जैसे एकदम माफिक हमला कर रहा था। जियांग बाओ अपनी शॉट का इस्तेमाल करता है उसके अटैक को ब्लॉक करने के लिए, लेकिन फोर्स की वजह से वो लगातार पीछे की तरफ खिसकते जा रहा था। इसके बाद जियांग बाओ को साइड की तरफ जंप करना पड़ता, नहीं तो वो दीवार से ही टकरा जाता। तो इसके बाद वो दोबारा अपने माइसिलियम स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन सेल के ऊपर इसका कुछ भी असर नहीं हो रहा था। इसीलिए जियांग बाओ आगे से उसके ऊपर यहाँ पे थंडर वेन से हमला करता है, बेसिकली बिजली का झटका, जिससे शायद से इस बार स्नेल बॉस के ऊपर यहाँ पे असर पड़ता है और सामने से धमाका होता है। जिसके बाद ये अपने असली रूप में आता है। तो ये मुझे स्नेल तो नहीं लग रहा भाई किसी एंगल से, और ये भी जो गोल गोल नाच रहा था योयो की तरीके फिजेट स्पिनर समझो, ये गुड़िया के बैठा था क्या घुटने उठने दबा के। बाय द वे इसका लेवल यहाँ पे 5 था और ये था यहाँ पे स्नेल किंग। जियांग बाओ उसे कहता है अच्छा तो ये तुम्हारी सेकंड फेज है जहाँ पे तुम इंसानों की तरीके दो पैरों पे चलने लगते हो। सेकंड फेज का मतलब गेम में अंदर कुछ बॉस रहते हैं जो कि यहाँ पे अपने सेफ वेव को चेंज नहीं कर लेते हैं। अगर गेम वीडियोस देखते होगे तो फिर तुम्हें पता होगा, उसी को भी सेकंड फेज बोलते हैं। जिसके बाद हम लोग साइफन को देखते हैं जो कि मस्त यहाँ पे अपने एरो की मदद से अपने पुराने वाले फॉर्म को यहाँ पे ड्रॉ करके खेल रही थी। साथ ही में इसको लगातार यहाँ पे जियांग बाओ की तरफ से एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहे थे, जिससे इसे भी पता था कि जियांग बाओ फाइट कर रही है और ये वहां पे जाके मदद करना चाहती थी। जिसके बाद हम लोग फाइट पे दोबारा आ जाते हैं और अब ये दोनों मर्दों की तरीके लड़े थे, बेसिकली स्वॉर्ड फाइट कर रहे थे। और मुझे ये बताओ इस बंदे को स्वॉर्ड चलाना आई कहाँ से भाई, बहुत मुश्किल होता है चलाना, थोड़ी सी गलती नहीं और स्वॉर्ड तुम्हारे सीने के आर पार पिचकारी की तरीके खून निकलेगा। फिर जियांग बाओ आगे से एकदम तगड़ा स्लैश मारता है स्विंग मारते हुए, लेकिन स्नेल किंग स्नेल वाला काम करता है, अपनी मुंडी को अपने कवच के अंदर ही ले लेता है जिससे वो इजिली अटैक को डॉज कर लेता है। जिसके बाद वो दोबारा अपनी फर्स्ट फेज के अंदर आता है और गोल गोल नाचते हुए जियांग बाओ के ऊपर हमला करता है। और इस बार यहाँ पे जानते हो उसने पोकेमोन की एबिलिटी कॉपी की थी, इसने की थी स्कॉटल की हाइड्रो पंप एबिलिटी। ये अपने सेल के मुंह के अंदर से यहाँ पे पानी बाहर निकालना शुरू करता है। इसको देख के जियांग बाओ आगे से कहता है वाटर टाइप है क्या बे। तो फिर जियांग बाओ आगे से अपने माइसिलियम को अपने दीवार के साथ अटैच करता है, जिसके बाद उनकी मदद से ऊपर चला जाता है, जिससे वो वाटर वाले अटैक को इजिली डॉज कर लेता है। और फिर जियांग को नहीं पता कि ये पानी है या फिर कोई और पदार्थ, इसलिए वो चुपचाप दीवार से चिपक जाता है। एक ही डॉज करना ये बढ़िया है, पता चले एसिड निकल जाए तो। उतने में पानी के जो छींटे थे वो यहाँ पे जो स्टिंग ऊपर चिपके हुए थे उनके भी पड़ते हैं। तो फिर जियांग को जो माइसिलियम था वो वहां से टूट जाता है, इसलिए जियांग बाओ दोबारा पानी के नीचे आ जाता है और तभी यहाँ पे स्नेल किंग उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन जियांग बाओ इजिली उसे यहाँ पे ब्लॉक कर लेता है। लेकिन इस बार यहाँ पे पावर कुछ ज्यादा ही थी, इसलिए जियांग बाओ उड़ते हुए दूर जाके खिसकता है। सॉरी फोर्स से ज्यादा नहीं थी, बेसिकली यहाँ पे जो फ्लोर था वो पानी की वजह से कुछ ज्यादा ही स्लिपरी हो गया था, इसलिए फोर्स की वजह से नहीं फ्रिक्शन की वजह से वो पीछे खिसक गया था। और साथ में ये जो पानी है वो यहाँ पे पूरी तरीके से दीवारों पे कोट हो चुका है, इसलिए जियांग बाओ अब अपने माइसिलियम का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। होता नहीं जब तुम्हारा बाथरूम कुछ ज्यादा गंदा हो जाता है तो फिर उसके ऊपर तुम एसिड डाल देते हो तो एकदम चिकना चिकना साफ हो जाता है, वही वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था। बस स्नेल का जो फ्लूइड है वो यहाँ पे जियांग बाओ के माइसिलियम के लिए कुछ ज्यादा ही घातक था। जिसके बाद स्नेल किंग अपनी बतीसी दिखाते हुए हमला करता है। ये कहते हो ये मेरा इलाका बाड़ू, यहाँ पे तुम कुछ नहीं कर सकते, जीतने का तुम्हारा चांस ही नहीं है। जिसके बाद वो जियांग बाओ के ऊपर हमला करता है और उसकी शॉट टकराने की वजह से दूर जाके गिरती है। जिसके बाद ये दोबारा अपनी फॉर्म को स्विच करता है और एकदम कैनन के अंदर बदल के जियांग बाओ के मुंह के ऊपर दे मारता है और जियांग बाओ धड़ाम से दीवार से जा टकराता है और वहीं पे ही घुस जाता है। स्नेल किंग जियांग बाओ से कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे माइसिलियम यूज करते हुए देखा, तुम एक मशरूम हो ना, तुम्हें सच में लगा कि तुम हम जैसे स्नेल के साथ में यहाँ पे कम्पीट कर सकते हो, तुम बस एक बॉटम टायर की नीज के बराबर और कुछ भी नहीं। नीज का मतलब सबसे अच्छा भाई यही समझ लो यूट्यूबर टाइप में। ऐसे कुछ एंटरटेनर होते हैं जैसे कि कैरी मिनाटी लोग, तो उनकी नीज यहाँ पे एंटरटेनमेंट हुई और जो पढ़ाते हैं उनकी एजुकेशन, इस तरीके से नीज बदलती जाती है। उतने में जियांग बाओ आगे से दोबारा यहाँ पे अपनी थंडर एबिलिटी का यूज करते हुए स्नेल किंग के ऊपर हमला करता है, लेकिन स्नेल किंग तुरंत ही पीछे हट जाता है। तो जियांग बाओ आगे से पानी का यूज करता है कंडक्टर की तरीके और वो दोबारा यहाँ पे स्नेल किंग के ऊपर हमला करता है, लेकिन स्नेल किंग को इस हमले से कुछ भी नहीं होता। जियांग बाओ से हैरान होता है तो स्नेल किंग उसे बताता है कि तुमने काफी अच्छा ट्राई किया, लेकिन मैं इसके अंदर फंसने नहीं वाला। तुम्हें पानी का इस्तेमाल कंडक्टर की तरीके कर रहे हो मुझे झटका देने के लिए, लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि ये मेरा इलाका है, मैं यहाँ पे पानी को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता हूँ, उसका सरफेस कितना होगा, यहाँ तक कि उसका शॉक से रेजिस्टेंस भी, जो कि तुम्हारे सॉकेटों को काफी ज्यादा कमजोर कर देगा। जियांग बाओ उसे कहता है कि पानी के बारे में तुम्हें काफी कुछ पता है, लेकिन मैं भी यहाँ पे सिर्फ नचनिया के तरीके नाच नहीं रहा था जब तुमसे हमले ले रहा था और जब तुम मुझे मार रहे थे। और तभी स्नेल किंग अपने पैरों के नीचे देखता है तो फिर उसे दिखाई देता है कि जियांग बाओ ने यहाँ पे अपने माइसिलियम का इस्तेमाल करते हुए एक कारपेट बना दी थी। बेसिकली जियांग बाओ ने अपने माइसिलियम की एक लेयर बना दी, इसीलिए वो लोग पानी पे नहीं है, जियांग बाओ की माइसिलियम लेयर पे हैं। स्नेल किंग को जियांग बाओ की सारी एबिलिटीज के बारे में नहीं पता है, तो उसको ये लगता है कि जियांग बाओ सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रिक अटैक ही कर सकता है, तो वो उसे कहता है कि फिर भी मैं यहाँ पे पानी का इस्तेमाल करते हुए तुम्हारे लाइटिंग अटैक को कमजोर कर दूंगा। जियांग बाओ उसे कहता है लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे हमला करूंगा। जिसके बाद वो यहाँ पे जब हमला करता है तो स्नेल किंग उसे पहले तो यहाँ पे मिडिल फिंगर दिखा रहा था, ये कहते हुए कि तू तो मरेगा बेटे, लेकिन जब
जब बिजली की जगह के आग निकलती है उस जगह से, तब स्नेल किंग की फट जाती है, जिसके बाद यहाँ पे वो मारा जाता है। जियांगबाओ स्नेल किंग की तरफ आता है ताकि वो खत्म कर सके, तो स्नेल किंग जियांगबाओ से पूछता है कि वो अचानक से बिजली की जगह पे फायर अटैक में कैसे बदल गया। इसके बाद उसे समझ में आ जाता है कि जियांगबाओ शुरुआत से ही खेल रहा था और वो उसे कहता है कि इस तरीके से नहीं खेलते हैं। इसके बाद जियांगबाओ यहाँ पे अपना लेवल अप कर लेता है और साथ ही में उसके जितने भी अंडरलिग्स थे वो भी यहाँ पे लेवल अप कर लेते हैं एक एक पॉइंट से। जियांगबाओ यहाँ पे 5 पे था, तो अब वो 6 पे आ गया और सभी अंडरलिग्स इसी तरीके से एक पॉइंट पे ऊपर बढ़ जाएंगे। इसके बाद जियांगबाओ यहाँ पे कुछ नई एबिलिटीज मिलती है जिनके बारे में मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। अब जियांगबाओ और उसके जितने भी अंडरलिंग्स है वो सब यहाँ पे पोर्टेबल हब की तरीके काम कर सकते हैं। बेसिकली वो किसी भी एनिमी को हराएंगे तो फिर उनको वो कॉपी कर सकते हैं खुद, और उसका जो डाटा होगा वो अपने अंदर रख लेंगे जियांगबाओ, जिसके बाद में उनसे डाटा ले लेगा। आसान शब्दों में समझ लो तो डिलीवरी सिस्टम की तरीके, तुम्हारा सामान पहले हब के पास में आएगा, जिसके बाद डिलीवरी भाई, जिसके बाद तुम्हारे पास। साथ ही में जियांगबाओ को यहाँ पे 2 एकदम श्रूम सोल्जर्स मिलते हैं जो कि एकदम भारी भरकम वाले हैं, बेसिकली इलाइट सोल्जर्स, जिनको जियांगबाओ यहाँ पे खुद से कंट्रोल कर पाएगा। वो यहाँ पे अपने आप मूव नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास खुद की सोचने समझने की शक्ति नहीं है, बेसिकली पपेट। साथ ही में जियांगबाओ को कुछ पावरफुल स्किल्स मिलती हैं, बेसिकली थंडर अटैक, जो पहले वालों से कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। वहीं पे जियांगबाओ को बॉस वाले रूम के अंदर से बहुत ही ज्यादा ह्यूमस स्मेल आ रही थी, बेसिकली वही ना सड़ने वाली स्मेल, जो कि कई सारे पत्थरों के पीछे से आ रहे थे। इसलिए वो फायर मशरूम को यहीं पे ही बुला लेता है। जिसके बाद फायर मशरूम यहाँ पे आता है और जगह को हटाता है, तो फिर वहां से कई सारा काला काला पत्थर निकलता है। जियांगबाओ फायर मशरूम से पूछता है कि अब ये कौन सी बला है भाई, तो फायर मशरूम उसको बताता है कि ये रॉड स्टोन है। रॉड का मतलब होता है सड़ना या फिर सड़ा हुआ, और स्टोन का मतलब तुम्हें पता ही है। फायर मशरूम जियांगबाओ बताता है कि ये तुम्हें तब मिलता है जब बहुत ज्यादा मैजिकल कचड़ा और ह्यूमस एक साथ यहाँ पे फ्यूज हो जाए, वो भी सालों तक, जैसे कि बाकी समय मटेरियल बनते हैं धरती के नीचे। जियांगबाओ आगे से कहता है वो तो ठीक है, लेकिन सुनने में नहीं लगता है कि ये किसी काम का है। जिस पर फायर मशरूम आगे से कहता है सही बात है, कचड़ा प्लस कचड़ा यानी कि सबसे बड़ा कचड़ा। कोई भी अल्केमिस्ट या फिर ब्लैक स्मिथ इस कचड़े की तरफ देखेगा ही नहीं। जियांगबाओ आगे से कहता है तो फिर इसका इतना लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन काहे दिया जब ये कचड़ा ही है। जिस पे फायर मशरूम आगे से बताता है कि तब वो पहले था, अब मैं यहाँ पे फायर मशरूम बन चुका हूँ, तो फिर अब ये हमारे लिए खजाने से कम नहीं है। फायर मशरूम आगे से बताता है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा मैजिकल पावर है, लेकिन उसे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बेसिकली अगर एक गेहूं का दाना किसी मिट्टी के अंदर गिर जाए तो फिर उसे साफ करना कितना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, वही वाली बात है यहाँ पे। लेकिन फायर मशरूम के लिए अब ये काफी ज्यादा इजी है क्योंकि वो माइसिलियम एक्सट्रैक्शन का इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद वो इसी तरीके से यहाँ पे रेसिड्यू एक्सट्रैक्शन कंप्लीट करता है, तो फिर उसके अंदर से यहाँ पे आर्किन सिल्वर सार्ड बाहर निकलता है, जो कि शायद से मटेरियल होगा। फायर मशरूम आगे से कहता है देखा, अगर तुम यहाँ पे लकी हुए तो फिर तुम इस कचड़े के अंदर से भी यहाँ पे कई सारे एपिक ग्रेड के माना सार्ड्स बाहर निकाल सकते हो। इस तरीके के मटेरियल यहाँ पे काफी ज्यादा हाई क्वालिटी के रहते हैं और प्लेयर्स इनके लिए यहाँ पे जान देने तक को रेडी होते हैं। जियांगबाओ उसे कहता है एकदम बढ़िया तो है, लेकिन इतना छोटा का लिया है भाई, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, मैग्नीफाइंग ग्लास बाहर निकालना पड़ रहा है, अगर ये नीचे गिर गया तो फिर इसे ढूंढ ही नहीं पाओगे। जिसपे फायर मशरूम आगे से कहता है वो अलग चीज है, लेकिन तुम इस तरफ देखो यहाँ पे कितना ज्यादा ढेर लगा हुआ है, अगर हम सभी को एक्सट्रैक्ट कर ले तो फिर हमें कई सारे यहाँ पे शार्ड्स मिल सकते हैं। जियांगबाओ उसे कहता है तो फिर अब से ये इलाका तुम्हारा हुआ। जिसके बाद फायर मशरूम उन सभी यहाँ पे रोड स्टोन को एक्सट्रैक्ट करना शुरू करता है और उनके अंदर से यहाँ पे थोड़ी देर में आर्किन सिल्वर शार्ड्स बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, जो कि कई सारे थे। लेकिन अचानक से यहाँ पे पूरी की पूरी गुफा ही हिलने लगती है। जियांगबाओ फायर मशरूम से कहता है कि इतना भी तबाही नहीं मचाना था भाई, तुम तो पूरी की गुफा ही गिरा दोगे। फायर मशरूम आगे से कहता है मैं नहीं कर रहा लाला, ये कोई और है। तो फिर हम लोग थोड़ा ऊपर हम लोग यहाँ पे एक वॉर्म को देखते हैं जो कि लगातार नीचे की तरफ आते जा रहा था, और इसको देख के मुझे एक गेम की याद आ गई, डेथ वॉर्म करके नाम था उसका। जिसके बाद हम लोग फॉर्ज मशरूम को देखते हैं, ये अपना वेपन उठा लेता है और आगे से फाइट करने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी कोई इसे ऊपर पकड़ के उठा लेता है, जो कि जियांगबाओ था। वो उसे कहता है कहाँ चले तुम, ये लड़ाई धड़ाई तुम्हारे लायक की नहीं है, तुम यहीं पे हीरो को फायर मशरूम की मदद करो बाकी सारे छोटे छोटे कामों में। इसके बाद वो साइफंग से कहता है कि तुम मेरे साथ चलोगी, नए शुरू मशरूम यहाँ पे मेरे साथ माइसिलियम नेटवर्क के अंदर जुड़ चुके हैं, तुम उन्हें किसी भी टाइम यहाँ पे डिप्लॉय कर सकती हो। इसके बाद हम लोग स्काउट मशरूम को देखते हैं, और ये वाला यहाँ पे पीक मशरूम से थोड़ा सा अलग था। बेसिकली एक कैमरा के तरीके काम करता है और वो भी एआई के साथ में, यानी कि ये सारी जानकारी खुद ही बदल सकता है। जियांगबाओ को यहाँ पे खुद से कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। जियांगबाओ को बताता है कि एनिमी यहाँ पे कीव के अंदर आ चुका है जहाँ पे रोड स्टोन थे। जियांगबाओ से कहता है कि उसको डिस्ट्रैक्ट करके कोने में लेके जाओ, वहीं पे वो लोग अच्छे से फाइट कर सकते हैं। इस पे स्काउट मशरूम आगे से कहता है ठीक है। जिसके बाद वो जानबूझ के यहाँ पे उस वॉर्म के सामने अपना गंदा नाच करता है, तो वॉर्म उसके पीछे पड़ जाता है, तो ये तुरंत वहां से भाग लेता है। जियांगबाओ यहाँ पे फायर मशरूम से पूछता है कि ये किस तरीके का कीड़ा है, ऐसा लगता है कि इसके पास किलर टारगेट है, इसलिए लगातार आगे बढ़ते जा रहा है। इस पे फायर मशरूम आगे से कहता है सुनने में लगता है कि ये कैरियर ब्लैक बग होगा, जो कि नेचुरली यहाँ पे ह्यूमस के साथ में ऑब्सेस रहते हैं। ह्यूमस भाई वही लिक्विड जो कि यहाँ पे बॉडी गलने के बाद में निकलता है। इनके इकोलॉजिकल नीड्स यहाँ पे स्नेल के बराबर ही रहती है, लेकिन स्नेल के मुकाबले में ये कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और फिर फायर मशरूम इसलिए यहाँ पे खास तरीके का वेपन बना रहा था जिससे फाइट इजी हो जाएगी, लेकिन उसे बनने में थोड़ा सा और टाइम लगेगा, इसलिए वो जियांगबाओ से कहता है कि थोड़ी देर के लिए यहीं पे ही रुको। वहीं पे हम लोग साइफन को देखते हैं जो कि उस ब्लैक वॉर्म के
साथ में फाइट कर रही थी वो अपनी शॉट के साथ में लगातार ब्लैक वॉर्म के ऊपर यहाँ पे स्लैशेस मारते हुए जाती है, लेकिन ब्लैक वॉर्म को कुछ भी नहीं हो रहा था। जिसके बाद साइफंग थोड़ा सा दूर आते हैं और जब यहाँ पे चोटो को देखती है तो यहाँ पे ब्लैक वॉर्म को कुछ भी नहीं हुआ था, उसका पूरा का सेल यहाँ पे टफ था, यहाँ तक कि उसकी शॉट खुद में ही खराब हो गई थी। उतने में स्काउट मशरूम यहाँ पे साइफंग को बताता है कि यहाँ पे जो न्यू गियर था फायर मशरूम ने उसे रेडी कर दिया है, माइसिलियम नेटवर्क से उसे डाउनलोड कर लो, यही वो पोर्टल था जो मैं तुम्हें बता रहा था। इसके बाद साइफंग यहाँ पे उस पोर्टल के जरिए उस वेपन को डाउनलोड करना शुरू करती है और थोड़ी देर के अंदर वो पूरा का पूरा वेपन ही डाउनलोड होने लगता है। वहीं पे हम लोग उस वॉर्म को देखते हैं जो कि आगे बढ़ते जा रहा था, लेकिन तब तक यहाँ पे डाउनलोडिंग खत्म हो जाती है और यहाँ पे साइफंग को उसका नया वेपन मिल जाता है जो कि मैजिक सिल्वर एरो था। इसके बाद साइफंग आगे से यहाँ पे उसी एरो का इस्तेमाल करते हैं और डायरेक्ट वॉर्म के मुंह के अंदर ही घुसा देती है, जिसके बाद वो यहाँ पे अपने माइसिलियम का इस्तेमाल करते हुए जो पोर्स थे उनको वो सीधा वो वॉर्म के पेट के अंदर ही फैला देती है। जिसके बाद वॉर्म उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन साइफंग इजीली उसे डॉज कर लेती है। वहीं पे उसके पेट के अंदर हम लोग देखते हैं कि एरो लगातार जाते ही जा रहा था, ये रुक ही नहीं रहा था और साथ ही में पोर्स के जो मशरूम थे वो भी यहाँ पे खेलने लगे थे और बाय द वे ये मशरूम फटने वाले थे। जिसके बाद अंदर से ही यहाँ पे वॉर्म की बॉडी के अंदर धमाके होने लगते हैं और कुछ ही पल के अंदर ही वॉर्म की बॉडी अंदर से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है और ऊपर बचता है तो सिर्फ उसका मुंह और उसकी भी धज्जियां उड़ जाती हैं। इसके बाद साइफंग उसको भी इजीली यहाँ पे एलिमिनेट कर देती है। उसी टाइम पे स्काउट मशरूम वहाँ पे आता है और उससे कहता है कि आराम ना करो, अभी भी यहाँ पे और भी कई सारे हैं। जिसके बाद वो गेट की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वो इस तरफ से आएगा, लेकिन साइफंग का यहाँ पे स्टेमिना खत्म हो गया था तो जियांग बाओ उसे कहता है कि जल्दी से यहाँ पे ह्यूमस का इस्तेमाल करो मॉन्स्टर क्रॉप्स का यहाँ पे खुद को रिकवर करने के लिए, और उसी बीच यहाँ पे न्यूली कल्टिवेटेड श्रूम सोल्जर्स का इस्तेमाल करो यहाँ पे दूसरे वाले वॉर्म को यहाँ पे होल्ड बैक करने के लिए। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि साइफंग आगे से यहाँ पे श्रूम सोल्जर को बाहर निकालती है तो ये वाला बाहर निकलता है जो कि यहाँ पे लेवल 6 पे था और इसका नाम था बूम श्रूम गार्ड। साइफंग उससे पूछती है कि हम लोग सिर्फ 2 ही निकाल सकते हैं क्या, तो जियांग बाओ आगे से बताता है कि इस समय यही पे मैक्सिमम कैपेसिटी है, वो लोग इससे ज्यादा बाहर नहीं निकाल सकते हैं। साइफंग आगे से कहती है कि यहाँ पे जो कैटेगरी थी वो तो 6 की थी ना, यहाँ पे इलेक्ट्रोस रूम हो गया, फायर रूम हो गया, इसके बाद वो भी एक्टिव है और साथ में यहाँ पे फायर हैमर है और वर्कर्स रूम भी, और जिसके बाद ये दोनों वो ये तो हमारे यहाँ पे कैपेसिटी से ज्यादा हुआ ना, ये तो हम लोग 7 हो गए। तो इस पे जियांग बाओ आगे से बताता है कि मैंने इस समय यहाँ पे कोई भी स्लॉट नहीं लिया हुआ है, बेसिकली मैं माइसिलियम का इस समय नेटवर्क हूँ, इसलिए तुम मुझको यहाँ पे एक अनऑफिशियल इस रूम कह सकती हो। बेसिकली जियांग बाओ ने अभी तक कोई भी फॉर्म नहीं ली है, वो माइसिलियम नेटवर्क के अंदर ही है। इसके बाद यहाँ पे दूसरा वाला वॉर्म आ जाता है और इसने अपना मुंह बंद करके रखा हुआ था। जियांग बाओ को समझ में आ जाता है कि इसे डर लगता है कि कहीं दूसरा एक्सप्लोजिव एरो इसके मुंह के अंदर न घुस जाए। इसके बाद हम लोग बूम सोल्जर्स को देखते हैं जो कि आगे से फायर एरो का इस्तेमाल करते हुए वॉर्म के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन इस बार वॉर्म का मुंह यहाँ पे बंद था तो उसे कुछ भी नहीं होता। हालांकि हल्का सा झटका लगता है तो उसका मुंह जरूर यहाँ पे ऊपर की तरफ उछल जाता है। इसके बाद दूसरा वाला सोल्जर तेजी के साथ में आगे बढ़ता है, वो भी अपने वेपन के साथ में। इसके बाद वो फुल फोर्स के साथ में यहाँ पे वॉर्म के ऊपर एक तगड़ी स्ट्राइक मारता है और स्ट्राइक इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि पूरा का पूरा वॉर्म ही पीछे की तरफ उड़ते हुए जाके गिरता है और दीवार से जा टकराता है। साइफंग उन्हें देख के अपने मन के अंदर सोचती है कि ये सोल्जर्स यहाँ पे स्टंट टाइप के हैं क्या। एक स्ट्राइक के अंदर ही उसने यहाँ पे ब्लैक बक को उड़ाते हुए दूर फेंक दिया। इसके बाद हम लोग स्ट्रूम सोल्जर को देखते हैं जो कि डायरेक्ट उस स्पीयर के ऊपर ही जंप मारता है जो कि ब्लैक बक के वॉर्म के मुंह के अंदर फंसा हुआ था, दोनों का नाम एक ही है ना। वहीं पे स्ट्रूम सोल्जर ने इतनी जोर से यहाँ पे जंप मारी थी कि जो भाला फंसा हुआ था वो उसके दांत के अंदर घुस जाता है और वॉर्म का मुंह यहाँ पे ओपन आ जाता है। जिसके बाद दूसरा वाला स्ट्रूम सोल्जर आगे से यहाँ पे सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग फ्लाइंग शॉट का इस्तेमाल करते हुए उसके मुंह के अंदर अपनी फ्लाइंग शॉट डाल देता है, जिससे वो फ्लाइंग शॉट अंदर जाते ही यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो फिर ये वाला वॉर्म भी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है, जिससे यहाँ पे पूरी ट्राइब का ही लेवल 7 हो जाता है। और साथ ही में यहाँ पे ज़ीबॉन्ग को एक बॉस एक्सक्लूसिव स्किल भी मिलती है जो कि था लोन सॉवरन। बेसिकली यहाँ पे जियांग बाओ जब भी अकेला होगा उसकी साइड पे यहाँ पे जो उसके अंडरलिंग्स होंगे या तो मर चुके होंगे या फिर उसके पास नहीं होंगे, तो फिर उसके जितने भी स्टार्ट्स हैं वो यहाँ पे 10 से कम 100 तक बढ़ सकते हैं, यानी कि या तो 10% बढ़ेगा या फिर पूरा 100%, डिपेंड ऑन दी सिचुएशन। साथ ही में स्काउट सोल्जर को अब यहाँ पे अपने पंख ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं है, यानी कि अपनी कैप को अब वो इजिली हवा में उड़ सकता है, लेविटेट कर सकता है। साथ ही में जियांग बाओ यहाँ पे एक और अब श्रूम सोल्जर बना सकता है जो कि है आर्चर श्रूम। क्लोज रेंज के अंदर वो शॉट के साथ में फाइट करेगी और लॉन्ग रेंज के अंदर वो यहाँ पे एरो शूट कर सकती है वगैरह वगैरह। साथ ही में जियांग बाओ को एक और यहाँ पे सोल्जर मिलता है जो कि था रॉट थोरेक्स श्रूम। बेसिकली यहाँ पे ये जो वॉर्म है उसकी ही कार्बन कॉपी है, ये दीवारों के अंदर छेद कर सकता है, पूरी केप को नहीं बना सकता है वगैरह वगैरह। साइफंग आगे से उन दोनों सोल्जर्स के बारे में बात करती है जो कि अभी ही वॉर्म को निपटा के आए हैं। कहती है कि वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है और साथ ही में इनका जो टीम वर्क है वो बहुत ही ज्यादा हाई है। इस पे स्काउट मशरूम आगे से कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये अपने आप ही यहाँ पे कर रहे हो। साइफंग पूछती है कि इसका क्या मतलब है, जिसपे स्काउट मशरूम आगे से कहता है कि पक्का यहाँ पे बॉस माइसिलियम नेटवर्क के जरिए उन्हें यहाँ पे कंट्रोल कर रहा होगा। तो फिर हम देखते हैं कि स्काउट मशरूम का अंदाजा पूरा ठीक था, जियांग बाओ ने यहाँ पे सच में माइसिलियम नेटवर्क के जरिए कंट्रोल कर रहा था। वो कहता है कि इन्हें कंट्रोल करना तो बिल्कुल वीडियो गेम खेलने जैसा ही है, वो भी यहाँ पे पूरी तरीके से VR सेट में। जियांग बाओ यहाँ पे साइफंग से कहता है कि पूरे इलाके को सफा चट कर दो, कुछ भी काम का मिले तो फिर ले आना, शायद से फायर मशरूम उनसे कुछ इक्विपमेंट बना दे हमारे लिए। इसके बाद हम लोग साइफंग को देखते हैं जो कि यहाँ पे वॉर्म को पूरी तरीके
तरीके से डिकम्पोज कर लेती है अपने माइसेलियम नेटवर्क के जरिए। इसी साइफन को यहाँ पे टफ स्किन नाम की एक एबिलिटी मिलती है। बेसिकली यहाँ पे जो ब्लैक वॉर्म की टफ स्किन थी वही वाली है, हालांकि ये लिमिटेड है। वहीं पे साइफन को यहाँ पे वो सब वॉर्म के तीत मिलते हैं जो कि यहाँ पे इतने बड़े धमाकों के बावजूद सर्वाइव कर गए थे, जिसका मतलब यही है कि फायर मशरूम इनसे यहाँ पे काफी अच्छे वेपन बना सकता है। जिसके के बाद हम लोग उस छेद को देखते हैं जो कि यहाँ पे वॉर्म ने बनाया था। उसी के जरिए हम लोग यहाँ पे होते होते सीधा एडमिन से मुलाकात कर लेते हैं और इसी ने यहाँ पे उन वॉर्म्स को भेजा था जो कि यहाँ पे सिर्फ बग को क्लियर करने के लिए गए हुए थे, यानी उन्हें खास तौर पे जियांग बाओ को ही खत्म करने के लिए भेजा गया था। हमें इसके बारे में बताया जाता है जो कि बॉटम फ्लोर एडमिनिस्ट्रेटर था और इसका नाम था ग्रीम रीपर नंबर 10। इसने 2 ब्लैक बग्स को भेजा था जो कि यहाँ पे काफी ज्यादा हाई लेवल के थे बॉटम टायर लेवल के मुकाबले में, लेकिन इसके बावजूद वो इतनी जल्दी मर कैसे गए इसको यही बात समझ में नहीं आ रही थी। सबसे बेकार सिचुएशन यही हो सकती है कि इसे खुद ही नीचे जाना पड़ेगा और बग को यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा। लेकिन तभी एडमिन को याद आता है कि पहली बात तो ये उसकी सैलरी बहुत ही लो है, इस महीने के पैसे मुश्किल से उसे मिले हैं, तो वो अपनी जान खतरे में क्यों डाले भाई जब नीचे कोई बाहुबली बैठा हो। जिसके बाद वो साइड में यहाँ पे डिकम्पोज हो रहे मीट की तरफ देखता है और सोचता है कि बलि के बकरे कब काम आएंगे। जिसके बाद वो उन जवे से कहता है कि तुम में से कौन यहाँ पे प्लेयर बनना चाहता है। तो फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे कई सारे बैक्टीरिया थे जो कि यहाँ पे उसे डिकम्पोज कर रहे थे। बैक्टीरिया आपस में बात करते हुए कहते हैं कि हम जैसे बैक्टीरिया भी यहाँ पे प्लेयर बन सकते हैं। मुझे तो यही लगता रहा कि मैं हमेशा भी यहीं पे ही सड़ूंगा इस कचड़े के अंदर। जिसके बाद एडमिन उन लोगों को यहाँ पे स्टेटस चेंज कर देता है और उनको यहाँ पे उनके स्टैट्स देता है जो इसके मन के अंदर थे। स्टैट्स के अंदर यह है कि अब ये प्लेयर्स यहाँ पे पूरी तरीके से आजाद हैं, कहीं भी जा सकते हैं, ट्रेजर चेस्ट ओपन कर सकते हैं और मॉन्स्टर्स के साथ में फाइट कर सकते हैं। एडमिन उन लोगों से कहता है नीचे जाओ और वहाँ पे जितने भी बग हैं उनको पूरी तरीके से यहाँ पे निपटा दो। जिसके बाद नीचे का फ्लोर हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा और साथ ही में जो ब्लैक और स्टोन पड़े हुए हैं वो भी तुम्हारे हो जाएंगे। इस पे ये सारे बैक्टीरिया नीचे जाते हुए कहते हैं कि अब सब कुछ इसी बात के ऊपर डिपेंड करता है विकास होगा या ना कि हम लोग इस टास्क को कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं। तो इसके बाद ये सारे बग इधर उधर घूमने लगते हैं ये कहते हुए कि हमें तो यहाँ पे एक भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा भाई, कुछ भी नहीं दिख रहा हमें। उसी टाइम पे एक छोटे बैक्टीरिया की नजर किसी ट्रेजर चेस्ट के ऊपर पड़ती है तो वो भागते हुए उस तरफ चला जाता है ये कहते हुए खजाना इतने सालों तक सड़ने के बाद में आखिरकार मुझे यहाँ पे ट्रेजर चेस्ट ओपन करने का मौका मिल ही गया। इसके अंदर से जो भी माल मिलेगा वो सारा मेरा होगा, बाकियों के साथ में बांटने नहीं वाला। इसके बाद ट्रेजर चेस्ट को जैसे ही ओपन करता है तो अंदर से एक हाथ बाहर निकलता है जो से अंदर ही धर लेता है और ना बाहर दूसरे लोगों के साथ में। इसके बाद हम लोग एक और बैक्टीरिया को देखते हैं जिसके चारों तरफ मैसेलेंट नेटवर्क फैल जाता है। जिसके बाद जियांग वो उसको भी ऊपर घसीट लेता है, एक और को नपीट लिया। दूसरे वाले बैक्टीरिया को समझ में आता नहीं कि उसके सभी साथी यहाँ पे गायब कैसे हो गए। उतने में जियांग वो इसको भी लपेट लेता है और इसी तरीके से जियांग वो एक एक करके यहाँ पे जितने भी छोटे मोटे बैक्टीरिया थे उनको लपेटते जा रहा था। और तब जाके कभी लीडर को महसूस होता है कि कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है क्योंकि सिर्फ यहाँ पे 3 ही बचे हुए थे। वो पूछता है कि बाकी कहाँ गए भाई। इस पे वाला बैक्टीरिया आगे से कहता है मुझे नहीं पता और उतने में ही कोई उसके ऊपर यहाँ पे एरो से शूट करता है और वो उसके सर के आर पार हो जाता है। तो इसके बाद इनके बैक्टीरिया का जो लीडर था जिसके ऊपर बाल है वो उस तरफ देखता है तो फिर हमें यहाँ पे न्यूली आर्चर्स रूम को देख पाते हैं और इसका नाम यहाँ पे मिलन था। मिलन उन्हें ठोकने के बाद में उनसे कहती है सॉरी और इसके पास यहाँ पे एक स्टैट्स एबिलिटी थी बेसिकली कैप्टन इंस्पिरेशन, जिससे यहाँ पे इसके जो स्टैट्स हैं वो 10% से बढ़ जाते हैं जब यहाँ पे इसका कैप्टन इसको यहाँ पे ऑर्डर या फिर इसकी तारीफ करता है जो कि साइफेंगी है, जो कि यहाँ पे मिलन से कहती है माफी काहे लिए मांग रही हो अपने एनिमी से, उन्हें ठोकने के बाद में वो भी। तो ये दोबारा आगे से घबराते हुए माफी मांगती है तो साइफेंग आगे से कुछ भी नहीं बोल पाती और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि ये आर्चर्स रूम यहाँ पे ब्लैक बग एक ही वॉर्म के अंदर से निकली है, वहीं से ही कल्टीवेटेड हुई है। लेकिन किसने सोचा था कि पर्सनालिटी इतनी ज्यादा यहाँ पे कोमल और बलखाई हुई होगी कि छोटी छोटी चीजों से घबरा जाए। जिसके बाद मिलन दोबारा यहाँ पे अपने एरो को लोड करती है और ये सॉरी ही बोले जा रही थी। जिसके बाद हम लोग वो एरो को देखते हैं जो कि सीधा यहाँ पे बैक्टीरिया लीडर की तरफ जाता है, लेकिन बैक्टीरिया लीडर इजिली उसको यहाँ पे अपने हाथों से ही रोक लेता है। ये कहते हुए तुम्हें क्या लगा कि मैं कोई पुशओवर हूँ क्या, मैंने तो अभी तक अपनी असली ताकत ही नहीं दिखाई है। और जब अपनी बत्ती से दिखा के हंसी रहा था उतने में ही जो एरो उसने पकड़ा हुआ था वो 20 से 2 हिस्सों में बढ़ जाता है क्योंकि ये स्प्लिट एरो था और जो 2 एरो यहाँ पे स्प्लिट हुए थे वो सीधा इसके चेलों पे जा लगते हैं। जिसके बाद उनका तो ठंडन गोपाल हो जाता है और ये भी आगे से कहता है शिट लग गए। हालांकि वो बैक्टीरिया अभी भी जिंदा थे, उन्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ था, वो दोनों दोबारा खड़े हो जाते हैं। तो बैक्टीरिया लीडर यहाँ पे मिलन से कहता है तुम्हें क्या लगा कि हम लोग बैक्टीरिया क्लैन को हल्के में लेती हो क्या, साला हम लोग हजारों सालों तक एकदम घटिया से घटिया कंडीशन में भी सर्वाइव करते हुए आए हैं, तुम्हारे छोटे मोटे फिजिकल अटैक हमारा कुछ भी नहीं उखाड़ने वाले। तो मिलन आगे से घबराते हुए कहती है कि बैक्टीरिया को मारने के लिए तुम्हें हीट की जरूरत होती है। जिसके बाद चुटकी बजाती है और माइसेलियम नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों एरो को यहाँ पे एक्सप्लोजिव एरो के अंदर बदल देती है या फिर पहले से ही थे। इसके बाद वो दोनों एरो यहाँ पे फूटते हैं तो वो दोनों बैक्टीरिया यहाँ पे निपट जाते हैं। जिसमें ये खुश हो जाते हो तो उछलते हुए कहती है कि इसने अपना पहला बैटल अपनी पहली लाइफ के अंदर जीत लिया। पीछे से साइफेंग आगे से कहती है खुश ना हो बेवकूफ, पहले जाके यहाँ पे किल को कंफर्म तो करो कि वो मरे हैं या नहीं, जिसके बाद में तुम यहाँ पे सेलिब्रेट करना। तो ये घबराते हुए जाने ही वाली थी, उतने में ही साइफेंग को कुछ महसूस होता है और तभी हम लोग देखते हैं कि मिलन के ऊपर एक तगड़ा हमला होता है
जिससे वहाँ पे पूरी तरीके से तबाही मच जाती है। इसके बाद जब धुआं हटता है तो फिर हम लोग देखते हैं कि वो कुछ और नहीं बल्कि यहाँ पे बैक्टीरिया ही था, जो कि यहाँ पे खुद को अब ट्रांसफॉर्म कर लिया था। बेसिकली अब ये छोटा बच्चा नहीं रहा था, अब ये बन चुका था बड़ा बालक। और इसे पता चलता है कि ये सभी यहाँ पे फायदे प्लेयर्स को मिलते हैं कि वो अपनी बॉडी को यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं उनका जब लेवल अप होता है। इसका लेवल यहाँ पे 8 था। ना ही ये लोग अपने इलाके को छोड़ के बाकी इलाके को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बेसिकली ये लोग अपनी लिमिट्स को तोड़ के अपने आप को इवॉल्व करके अपनी नई फॉर्म को भी हासिल कर सकते हैं, जैसे कि ये वाली फॉर्म। हम लोग साइफंग को देखते हैं जिसने अटैक को डॉज कर लिया था, और साथ ही में मीलैंड ने भी। साइफंग मीलैंड से कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, ये तुम्हारे लेवल का नहीं है, दूर से रह के मुझे यहाँ पे सपोर्ट करना। जिसमें मीलैंड यहाँ से चली जाती है और उतने में ही बैक्टीरिया दोबारा यहाँ पे साइफंग के ऊपर हमला करता है छलांग मार के। तो साइफंग जल्दी से दूर हट के यहाँ पे डॉज करती है और लगातार उसके ऊपर यहाँ पे एरो शूट करती है, लेकिन बैक्टीरिया इजीली यहाँ पे उनको डिफ्लेक्ट कर लेता है और उनसे कहता है कि ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ने वाले। उतने में ही साइफंग आगे से यहाँ पे एक्सप्लोसिव एरो का इस्तेमाल करती है, तो बैक्टीरिया उसको भी डिफ्लेक्ट कर लेता है और इजीली उसे साइड में फेंक देता है। बाय द वे ये एक्सप्लोसिव एरो यहाँ पे मीलैंड ने चलाया था। बैक्टीरिया उससे कहता है काफी ज्यादा कमजोर हो, तो फिर मीलैंड भी हैरान हो जाती है कि इसने तो यहाँ पे सीधा एक्सप्लोसिव एरो को ही डिफ्लेक्ट कर दिया। मीलैंड उससे कहती है कि जब तक तुम उसका हल्का सा ही ध्यान भटका दो तब तक काफी है। क्योंकि बैक्टीरिया ने मीलैंड की तरफ देखा था, उतने में ही साइफंग उसके ऊपर यहाँ पे अपने एरो से शूट करती है और ये तीनों एरो साइड में गए हुए थे, जिसको देख के यहाँ पे बैक्टीरिया आगे से कहता है कि मेरे किंगली ऑरा ने तुम्हें इतना डरा दिया कि तुम एम भी नहीं कर पा रही, तुम्हारे तीनों के तीनों शॉट्स यहाँ पे मिस हो गए। लेकिन तभी जब वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो वो बढ़ ही नहीं पा रहा था। बेसिकली तीनों एरो यहाँ पे माइसेलियम स्ट्रिंग के साथ में कनेक्टेड थे, जो कि यहाँ पे बैक्टीरिया को पकड़ लेते हैं और उसे आगे बढ़ने नहीं देते। तो ये आगे से यहाँ पे इस स्ट्रिंग्स को खींचने की कोशिश करता है, ये कहते हुए माइसेलियम नेटवर्क ही तो है, अभी क्या अभी तोड़ दूंगा, बस थोड़ा सा और जोर लगाना है। लेकिन तभी यहाँ पे उस माइसेलियम नेटवर्क के अंदर से बिजली के झटके लगते हैं, जिसके बाद ये कांपने लगता है दौरे टाइप में। जिसके बाद ये धड़ाम से नीचे जाके गिर जाता है और साइफंग ने सब कुछ पहले ही प्लान कर लिया था। जिसके बाद वो पीछे मुड़ के स्टॉर्म सोल्जर से कहती है जाओ जाके इसकी मुंडी उड़ा दो। जिसके बाद स्टॉर्म सोल्जर आगे बढ़ता है, जो कि अपनी शॉट को घुमाता है और उसका सर धड़ से अलग करने ही वाला था और स्विंग मारता भी है। लेकिन मीलैंड और साइफंग दोनों ही ये देख के हैरान हो जाते हैं कि स्टॉर्म सोल्जर बीच में हीरो किया, उसने अभी बैक्टीरिया के सर के ऊपर वार किया ही नहीं, इसलिए वो भी हैरान थे कि ये एक जगह पे जम क्यों गया। तो फिर हम लोग बैक्टीरिया को देखते हैं, जो कि आगे से पागलों की तरीके हंसने लगता है और उन लोगों से कहता है कि जब तुम लोगों ने अपने दागों का इस्तेमाल मेरे ऊपर किया था और मुझे बिजली के झटके दे रहे थे, तब मैंने यहाँ पे तुम लोगों के माइसेलियम नेटवर्क को पूरी तरीके से इन्फेक्टेड कर दिया था। तुम सभी लोग एक ही नेटवर्क से जुड़े हुए हो, इसलिए ये तुम्हारे ऑर्डर नहीं ले रहा है, क्योंकि ये इन्फेक्ट हो चुका है। और हम लोग यहाँ पे स्टॉर्म सोल्जर की आंखों में देख भी पाते हैं कि इन्फेक्शन हो चुका था। तो इसके बाद बैक्टीरिया उन सभी लोगों से कहता है कि तुम लोगों को ऑनलाइन है ना इतना ही ज्यादा पसंद है ना, तो फिर मैं पूरा का पूरा नेटवर्क ही यहाँ पे इन्फेक्ट कर दूंगा। जिसके बाद वो यहाँ पे पूरे नेटवर्क को ही इन्फेक्ट करने लगता है और यहाँ पे जितने भी बैक्टीरिया थे वो सभी यहाँ पे माइसेलियम को फॉलो करते हुए स्टॉर्म सोल्जर्स की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। जियांगमो को जैसे इस बारे में पता चलता है तो वो जितने भी यहाँ पे स्टॉर्म सोल्जर्स थे उनसे कहता है कि नेटवर्क को काट दो और सभी लोग ऑफलाइन रहो। इसके बाद साइफंग अपने नेटवर्क को यहाँ पे हटा देती है, साथ ही में मीलैंड भी और जितने भी लोग थे वो सभी लोग भी। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे जो साइफंग थी वो इन्फेक्ट हो चुकी थी, जो कि काफी ज्यादा हाई लेवल का था, इसलिए साइफंग के मुंह के अंदर से खून निकलता है, जिसके बाद वो नीचे ही गिर जाती है और साथ ही में मीलैंड भी यहाँ पे इन्फेक्ट हो चुकी थी। इसके बाद बैक्टीरिया साइफंग के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि तुम मूव नहीं कर सकती ना, तुम्हें क्या लगा कि इन्फेक्शन सिर्फ यहाँ पे माइसेलियम के जरिए फैलेगा? बैक्टीरिया हवा के जरिए भी फैल सकता है और तुम सभी लोग उसी से इन्फेक्टेड हो। इसके बाद वो साइफंग के ऊपर हमला करने को आगे बढ़ ही रहा था, उतने में ही कोई साइड से बाहर निकलता है और उसके मुंह के ऊपर जोरदार लात मारता है, जो कि यहाँ पे जियांगबाओ ही था। और एक लात के अंदर ही बैक्टीरिया उड़ते हुए दूर जाके गिरता और सीधा दीवार की ऊपर वाली छत में घुस जाता है। साइफंग जियांगबाओ से माफी मांगती है कि वो हार गई, जिसपे जियांगबाओ उसे कहता है कि ये उसकी गलती है कि उसने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ज्यादा अच्छे से इकट्ठा नहीं की। वो उनसे कहता है कि तुम सभी लोगों को लो और पीछे हट जाओ, ये मैं हैंडल कर लूंगा। बैक्टीरिया अपना सर दीवार से बाहर निकालता और ऊपर ही लटक जाता है, ये कहते हुए कि तुम उनके लीडर हो ना। इसके बाद वो पलक झपकता है, वहीं से ही लॉन्च करता है और जियांगबाओ के ऊपर किक मारता है। जियांगबाओ अपनी एक्स को बाहर निकालता और वो इजीली यहाँ पे उसको रोक लेता है। इसके बाद जियांग की एक्सप्लोसिव स्किल लोन सॉवरन यहाँ पे एक्टिवेट होती है। इसके जितने भी साथी हैं वो सभी बैटलफील्ड छोड़ के जा रहे हैं ना, तो फिर इसके स्टैट्स अब यहाँ पे बढ़ने लगते हैं। तो इसके बाद वो थोड़ा सा अपनी पावर को बढ़ाता है और कुल्हाड़ी से यहाँ पे बैक्टीरिया के ऊपर हमला करता है, लेकिन बैक्टीरिया इजीली उसकी कुल्हाड़ी को रोक लेता है और आगे से अपनी बत्ती सी दिखाने लगता है। और तब इसके स्टैट्स दोबारा यहाँ पे 20% से बढ़ जाते हैं, तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। जिसके बाद ये बैक्टीरिया के मुंह के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन बैक्टीरिया उसको भी ब्लॉक कर लेता है। लेकिन फोर्स ज्यादा होने की वजह से ये सीधा लॉन्च होता है और दीवार में जा घुसता है। बैक्टीरिया को भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसके पंचेस लगातार यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैसे होते जा रहे हैं। उतने में जियांगबाओ दोबारा हमला करने को आगे बढ़ता है और बैक्टीरिया के बीच में जो खुजली होती है वो उसको यहाँ पे निपटा देता है अपनी कुल्हाड़ी की मदद से लगातार स्लाइसेस मार के। फिर जियांगबाओ लगातार यहाँ पे ब्लोज मारते रहता है खटाखट, क्योंकि वो यहाँ पे किसी सिस्टम की नोटिफिकेशन के इंतजार कर रहा था कि एनिमी मारा गया, क्योंकि अगर उसने यहाँ पे बैक्टीरिया को हल्का सा भी मौका दिया तो पलड़ा भारी पड़ सकता है।
लेकिन तभी जियांगबो की बॉडी यहाँ पे जवाब दे जाती है कि उसके ऊपर यहाँ पे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो चुका था। बैक्टीरिया हंसते हुए कहता है कि तुम लोग अभी सीखते नहीं ना, जितना ज्यादा क्लोज क्वार्टर कम्बैट तुम मेरे साथ करोगे उतनी जल्दी जल्दी तुम लोग यहाँ पे इन्फेक्टेड होते जाओगे। तुम तो बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं कर रहे थे, एक पल को तो मुझे भी लग गया कि मैं मरने ही वाला हूँ, लेकिन बदकिस्मती से मेरे जितने भी पैरासिटिक बैक्टीरिया है वो तुम्हारी बॉडी के अंदर घुस गए और अब तुम्हें यहाँ पे एक सर्दी जुकाम होने वाला है, जिसके बाद ये अपने पैरासिटिक बैक्टीरिया हील का इस्तेमाल करते हुए इसकी जितनी भी इंजरी थी उनको यहाँ पे हील कर लेता है। इसके बाद अब बैक्टीरिया की बारी थी उसकी शुरू होने की, जिसके बाद वो जियांगबो के मुंह के ऊपर लात मारता है तो जियांगबो उड़ते हुए दूर जाके गिरता है। हालांकि 2-3 झटके खाने के बाद में वो कुल्हाड़ी की मदद से खुद को यहाँ पे स्टेबल कर लेता है, लेकिन उतने में बैक्टीरिया वहां से टेलीपोर्ट होता है और सीधा जियांगबो के पीछे जाता है और आगे से टेटनस ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए जियांगबो के ऊपर एक तगड़ी स्लैश मारता है जिससे उसकी पीठ कट जाती है। जिसके बाद वो आगे से साइक्लोकॉक्यूअस ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए लगातार जियांगबो के ऊपर यहाँ पे स्लैशेस मारने लगता है। ये सभी बीमारियां के नाम है जितने इंजेक्शन लगते हैं, जैसे कि टिटनेस हो गया वगैरह वगैरह। इसके बाद वो जियांगबो की अच्छी खासी सर्विस कर देता है और मरम्मत करने के बाद में वो फाइनल स्ट्राइक मारने को आगे बढ़ ही रहा था, उतने में ही जियांगबो अपनी कुल्हाड़ी को सामने ले आता है और उसके फाइनल ब्लो को इजीली यहाँ पे ब्लॉक कर लेता है। इससे बैक्टीरिया दोबारा हैरान वो से कहता है कि अब तक तो तुम्हें मर जाना चाहिए था मेरे बैक्टीरिया से, तुम तो उनसे टॉर्चर हो रहे थे। जियांगबो आगे से कहता है कौन से बैक्टीरिया रे। इसके बाद जियांगबो की बॉडी आगे से यहाँ पे हील होने लगती है। बेसिकली जो बैक्टीरिया थे अब वो यहाँ पे खत्म हो गए थे। इससे बैक्टीरिया काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि जितने भी बॉडी के अंदर तुम्हारे प्लेग थे वो सभी कहाँ चले गए। इसके बाद वो जियांगबो के ऊपर दोबारा यहाँ पे हमला करता है, वो भी पूरी ताकत के साथ में, कि ये बात कोई सेंस नहीं बनाती। जियांगबो के जितने भी सबऑर्डिनेट थे वो सभी अब बैटल से पूरी तरीके से जा चुके थे, इसलिए अब इसके स्टैट्स यहाँ पे 60% से बढ़ जाते हैं। साथ ही में साइफेंग को यहाँ पे जो एबिलिटी मिली थी वही ब्लैक वॉर्म वाली, जैसे यहाँ पे स्किन हार्डर हो जाती है, डिफेंस बढ़ जाता है। जियांगबो उसी स्किल का इस्तेमाल करता है और अपनी बॉडी को यहाँ पे हार्ड बना लेता है, इसलिए जब बैक्टीरिया उसके ऊपर हमला करता है तो जियांगबो इजिली अपने हाथ की मदद से उसे ब्लॉक कर लेता है। इसके बाद वो कुल्हाड़ी का यूज करते हुए उसके ऊपर स्ट्राइक मारते हैं, जिससे बैक्टीरिया दूर जाके गिरता है और जियांगबो उसके सवाल का जवाब देता है कि तुम अभी तक यहाँ पे इन्फेक्टेड क्यों नहीं हुए। जवाब था एंटीबायोटिक्स। होता नहीं जब हमें इन्फेक्शन हो जाता है तो डॉक्टर हम लोगों को कुछ एंटीबायोटिक्स पिल्स लिख के देता है, वो पूरी खाया करो, 6 बोली है तो 6 खाओ भले ही ठीक हो जाओ। खैर बैक्टीरिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये एंटीबायोटिक्स क्या चीज है, उतने में ही जियांगबो कुल्हाड़ी से दोबारा उसके ऊपर हमला करता है जो उसके पूरे कंधे के अंदर ही घुस जाती है। इसके बाद जियांगबो आगे से माइसेलियम स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हुए अपनी कुल्हाड़ी को पीछे खींचता है तो बैक्टीरिया उसके साथ ही खींचते हुए चला आता है। वहीं पे बैक्टीरिया का चेहरा बता रहा है कि उसके लगने वाले हैं, जिसके बाद हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। फायर मशरूम ने जियांगबो को बताया था कि उन लोगों को यहाँ पे एंटीबायोटिक्स मिले हैं। बेसिकली जो ब्लैक रोड स्टोन थे उनके अंदर थोड़ा बहुत यहाँ पे एंटीबायोटिक था जो कि बैक्टीरिया के खिलाफ में फाइट करने में काम आता है। ये सारा यहाँ पे एल्केमी बॉटल्स के अंदर बचा हुआ था जो कि बाद में यहाँ पे ब्लैक रोड स्टोन के साथ ही मिल गया और धीरे धीरे करके मिक्स हो गया। जियांगबो यहाँ पे शुरू मशरूम से कहता है ये सब कुछ तुम्हारे लिए यहाँ पे यूजलेस होगा, लेकिन मेरे लिए प्राइसलेस है, जल्दी से थोड़ा बहुत एक्सट्रैक्ट कर लो, ये हमारे काफी ज्यादा काम आएगा, भले ही बाद में आएगा लेकिन आएगा जरूर, जो कि काम आया भी। तो इसके बाद अगला सीन अभी का होता है जहाँ पे जियांगबो आगे से पूरे एंटीबायोटिक को अपनी फिस्ट के अंदर यहाँ पे फ्यूज करता है, जिसके बाद वो बैक्टीरिया के मुंह के ऊपर उसे दे मारता है, जिससे बैक्टीरिया दोबारा आसमान में उड़ते हुए जाता है और ऊपर वाली दीवार से जा चिपकता है। वहीं पे जियांगबो ने इसको छेती छेती कर दिया था, हाथ पैर टूट चुके थे और सीने में छेद हो गया था। जिसके बाद ये दोबारा अपने बैक्टीरिया की मदद से खुद को यहाँ पे रिजनरेट करने लगता है। हवा में बैक्टीरिया फैला रहता है लेकिन हमारी इम्यूनिटी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि वो उसे हैंडल कर लेती है। हालांकि जो बैक्टीरिया खुद को यहाँ पे रिजनरेट करने की कोशिश कर रहा था वो धीरे धीरे करके यहाँ पे सप्रेस होने लगता है, उसकी बॉडी यहाँ पे रिप्रोड्यूस नहीं हो पा रही थी क्योंकि जियांगबो ने यहाँ पे एंटीबायोटिक इस्तेमाल किया था वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसके बाद यहाँ पे बैक्टीरिया पूरी तरीके से ब्लास्ट कर जाता है और वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। जियांगबो का लेवल दोबारा यहाँ पे 8 हो जाता है बैक्टीरिया को खत्म करने के बदले में, और साथ ही में उसको यहाँ पे एक न्यू रेसियल स्किल मिलती है जो कि बैक्टीरिया रेजिस्टेंट था, यानी कि अभी नेचुरली बैक्टीरिया से थोड़ा बहुत फाइट कर पाएगा अपने आप ही, और पूरी मशरूम रेस को भी इसका 30% का इफेक्ट मिलता है और बाद में ये बढ़ता जाएगा। साथ ही में जियांगबो को एक न्यू सोल्जर मिलता है जिसका नाम था यहाँ पे माइको क्लोन श्रूम। बेसिकली यहाँ पे जियांगबो और उसके जितने भी सबऑर्डिनेट है वो अपना एक क्लोन बना सकते हैं जो कि यहाँ पे स्पोर्ट्स को फैलाते हुए जाएगा और अपनी कॉम्बैट एबिलिटी की मदद से अपने एनिमी का ध्यान भटका सकता है, लेकिन जो इलाइट एनिमीज होंगे वो उसे पहचान जाएंगे और उसे खत्म कर सकते हैं। इसके बाद जियांगबो की बाकी स्किल्स भी यहाँ पे अपग्रेड हो जाती हैं वगैरह वगैरह। तो इसके बाद हम लोगों के घर पे आ जाते हैं जहाँ पे लोगों ने ब्लैक स्टोन का इस्तेमाल करते हुए उन पे कुछ मशरूम उगाए थे जो काफी बढ़िया तरीके से उग रहे थे। ये मशरूम है और खुद मशरूम उगा रहे हैं। जियांगबो आगे से कहता है कि सबसे पहले उन लोगों ने रॉट स्टोन के अंदर से जो भी मैजिकल पावर थी उसे यहाँ पे निकाल लिया था, तो इसके बाद उन्हीं के ऊपर यहाँ पे मशरूम्स उगा दिए जो की ह्यूमस की मदद से लगातार उगते ही जा रहे हैं। जिसके बाद हम लोग फायर हैमर को देखते हैं जो की इन लोगों के लिए खाना पानी लेके आता है। जियांगबो उन लोगों से कहता है कि हर किसी ने यहाँ पे इस बैटल के अंदर काफी अच्छी मेहनत की है, इसलिए वो उन सभी लोगों को एम्प्लॉय मील
ऑफर कर रहा है। मिलन को पता ही नहीं था कि ये एम्प्लॉय मील होता क्या है। जियांगबाओ इस चीज के बारे में भूल गया था, इसलिए यहाँ पे मिलन को समझ में नहीं आया कि एम्प्लॉय मील का मतलब क्या होता है। इसलिए वो उसे बताता है कि एम्प्लॉय मील उसे बोलते हैं कि जब खाना यहाँ पे यूनिट द्वारा दिया जाता है, वो भी मुफ्त में। फायर हैमर भी आगे से बात को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी बात पे कोई भी तर्क नहीं था। ये आगे से कहता है कि खाने के अंदर मशरूम है और मशरूम ही एम्प्लॉय है, इसीलिए हुआ ना ये एम्प्लॉय मील। मिलन आगे से कहती ओह ऐसा क्या। जियांगबाओ भी आगे से हैरान हो जाता है कि क्या ही सोच है रे तेरी। मुंह पे साफेंग की हंसी निकल जाती है, जिसके बाद हम लोग एडमिन को देखते हैं और इसका जीवन यहाँ पे उजड़ चुका था। ये बेचारा बड़े परेशान था। ये आगे से कहता है जिनको भी नीचे भेजता हूँ साले वो खुद ही मार खा के वापस आ जाते हैं। बैक्टीरिया को भेजा, वो भी लोग फेल हो गए। अब अगला बलि का बकरा किसको बनाऊं यार। उतने में नीचे से पूरी जगह यहाँ पे हिलने लगती है, तो एडमिन आगे से कहता है ये सब कुछ यहाँ पे बिल्कुल ब्लैक वॉर्म की तरीके क्यों लग रहा है, मैंने एक बार में सारे भेज दिए थे। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि जमीन को चीरते हुए यहाँ पे एक बहुत बड़ा मशरूम बाहर निकलता है, जो कि ब्लैक वॉर्म की तरीके ही था। ये वही वाला मशरूम है थोरेक्स, यहाँ पे टनल और गुफाएं खोद सकता है। हालांकि इसका नाम अब यहाँ पे अपग्रेड कर दिया गया था, जो कि था सील्ड टनलिंग मशरूम स्टार। एडमिन उसको देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि ये उसका भेजा हुआ जाइंट बग नहीं था। वो सोचता है कि अब ये क्या भला है। उतने में ही जियांगबाओ उसके पीछे से बाहर निकलता है। ये कहते हुए कि तुम्हें वो हरामी हो ना जो लगातार फालतू के प्लेयर्स मेरे टेरिटरी के अंदर भेज रहे हो। एडमिन उससे कहता है कि अच्छा तुम वो बग हो जो कि बार बार यहाँ पे चीजों को खराब कर रहा है। परफेक्ट टाइमिंग है तुम्हारी, अभी मैं तुम्हें पर्सनली यहाँ पे डिलीट कर दूंगा। जिसके बाद वो अपनी एबिलिटी यूज करते हुए जियांगबाओ के ऊपर हमला करता है, जिसका नाम यहाँ पे एडमिन बीम रेज डिलीट था। लेकिन उसी टाइम में हम लोग सील्ड टनलिंग मशरूम को देखते हैं, जो कि आगे से गोल गोल घूमना शुरू करता है और वो इजीली यहाँ पे बीम को सप्रेस कर देता है। जिससे एडमिन में काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि इसने बीम को इतनी आसानी के साथ में सप्रेस कैसे कर दिया। जिसके बाद टनलिंग मशरूम सीधा यहाँ पे एडमिन के ऊपर हमला करता है, तो एडमिन साइड में हट के उसे डॉज करता है। वहीं पे वो अपनी एबिलिटी यूज करते हुए कहता है कि कुछ दिनों के अंदर ये बग काफी ज्यादा बड़ा हो गया है। ऐसा लगता है कि चीजें मेरे हाथ से बाहर निकल चुकी हैं। अब मुझे यहाँ पे हायर अप से उसके बारे में बताना पड़ेगा और उन्हीं से मदद लेनी पड़ेगी। उतने में हम लोग जियांगबाओ को देखते हैं, जो कि आगे से इसकी किताबें से छीन लेता है। तो अब ये किसी काम का नहीं रहा। जैसे कि इंस्टाग्राम वालों से उनका अकाउंट छीन लो तो वो किसी काम के नहीं रहते। इसके बाद एडमिन आगे से यहाँ पे अपनी किताब वापस लेने की कोशिश करता है। ये कहते हुए वापस दो मुझे। जियांग वापस देता है, लेकिन एक लात जो डायरेक्ट इसके मुंह के ऊपर पड़ती है और ये जमीन के अंदर घुस जाता है और इसके चारों खाने चित। जियांग उसे कहता है देखने से तो लगता है कि बुक तुम्हारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है, इसके अंदर है क्या चीज। एडमिन उससे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला जब तक तुम मुझसे वादा नहीं करते कि तुम मुझे नहीं मारोगे। जियांग उसे कहता है किताब में पहले ही लिखा हुआ है, किसे जरूरत है रे तेरी बताने के लिए। कर उस बुक के ऊपर लिखा हुआ था एडमिन प्रिविलेज बुक पोर्टेबल एडिशन। अब एडमिन को समझ में आ जाता है कि अब उसके पास कोई भी पॉइंट नहीं है कि वो यहाँ पे सर्वाइव कर सके, इसीलिए वो तुरंत यहाँ से भाग लेता है। जिसको देख के जियांग आगे से कहता है तो सच में भाग लिया यार। और फिर भागते हुए अपने मन के अंदर सोचता है क्या फर्क पड़ता है अगर मैंने यहाँ पे प्रिविलेज बुक को फेंक दिया या फिर खो गई। जब तुम मैं जिंदा बचता हूँ मैं एक आर्मी लेके आऊंगा, जिसके बाद तुम्हारी पूरी काइंड को ही यहाँ पे खत्म कर दूंगा। लेकिन जब ये अपनी जान बचा के भाग रहा था, उतने में कोई इसके ऊपर हमला करता है, जिसके बाद जमीन में जा घुसता है। हम लोग देखते हैं कि इसके ऊपर यहाँ पे मीलैंड ने हमला किया था, वो भी अपने इग्नाइट एरो के साथ में। जिसके बाद वो अपने एरो को यहाँ पे डिटोनेट कर देती है। तो फिर हम लोग देखते हैं कि नीचे की तरफ आग जा रही थी धमाका होने के लिए। एडविन कहता है कि हम लोग यहाँ पे नेगोशिएट कर सकते हैं, लेकिन तब तक देरी हो चुकी थी और धमाका हो चुका था और एडमिन चल बसा था। मीलैंड नीचे उतरती है और मन के अंदर सोचती है इसने कुछ बोला क्या नेगोशिएट जैसा। जिसके बाद वो जियांग से माफी मांगती है कि उसने कुछ जल्दी ही यहाँ पे एरो को डिटोनेट कर दिया। जियांग उसे कहता है कोई बात नहीं है, वैसे भी ये लो लेवल का एडमिन था, ये कुछ भी बोले वो हमारे काम का नहीं था। सबसे जरूरी यही बात है कि हम लोगों के पास ये प्रिविलेज बुक आ चुकी है। सैफेंग पूछती है कि ये बुक असल में करती क्या है। जियांग आगे से बुक को पढ़ते हुए बताता है कि ये तुम्हें यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर है प्लेयर हो उन सभी को लिमिटेड एरिया के अंदर ट्रैक करने की एबिलिटी देता है। साथ ही में ये तुम्हें ये भी एबिलिटी देता है कि अगर कोई भी प्लेयर यहाँ पे रूल्स को तोड़ता है तुम उनके ऊपर लात मार के उन्हें डंजन से बाहर फेंक सकते हो। लेकिन सबसे जरूरी ये हिस्सा है कि ये साथ ही में कुछ यहाँ पे एनपीसीज को यानी कि मॉन्स्टर्स को जो कि यहाँ पे एनपीसी हैं उनको ये स्टेटस देता है कि तुम प्लेयर बन सकते हो, जैसा कि इसने बैक्टीरिया के साथ में किया था। जैसे उनके पास यहाँ पे प्लेयर का स्टेटस आ जाता है तो वो लोग यहाँ पे अपने रिस्ट्रिक्टेड जोन से बाहर जा सकते हैं, चेस्ट को ओपन कर सकते हैं और साथ ही में रिसोर्स को भी माइन कर सकते हैं। सैफंग आगे से कहती है जिसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये स्टेटस होता तो फिर हम लोग काफी लंबे टाइम पहले ही अपने फ्लोर को आगे बढ़ सकते थे। वैसे वो काम तुम लोग अभी भी कर रहे हैं तो फिर हम लोग प्लेयर नहीं हुए क्या? अभी तुम लोग अपने फ्लोर के एकदम ऊपर वाली जगह पे हैं। जियांग आगे से बताता है कि हम लोग प्लेयर्स नहीं हैं, हम लोग यहाँ पे इसके अंदर बग के तौर पे रजिस्टर किए गए हैं। सैफंग आगे से कहती है दूसरे शब्दों में जब तक हम लोग यहाँ पे बग रहेंगे तब तक यहाँ पे दूसरे एडमिन प्लेयर्स को भेजते रहेंगे इसे ठीक करने के लिए। उतने में ये बुक आगे से सेलफोन का भी काम करने लगती है और सामने से किसी दूसरे एडमिन की कॉल आने लगती है। सैफंग पूछती है कि हम लोग क्या करेंगे अगर हम लोगों ने जवाब नहीं दिया तो फिर हमने जो अभी तक अपने आप को छुपा के रखा है वो भी बाहर आ जाएगा। जियांग आगे से कहता है चिंता क्यों करते हो यार, हम लोग जवाब देंगे। इसके बाद जियांग यहाँ पे कॉल को पिकअप करता है तो ये जो वाला एडमिन आया है ये जियांग का रूप है। जो एडमिन कॉल कर रहा था वो आगे से कहता है कि तुम, जिसके बाद वो थोड़ी
थोड़ी देर उसे घूरता है और कहता है, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी बे फोन उठाने में। जिसपे जियांगबो वाला एडमिन आगे से कहता है कि मैं एक बग के साथ में निपट रहा था, इसलिए थोड़ी सी देर लग गई। जिसपे दूसरा वाला एडमिन उसे कहता है कि साले तुम्हारी जिंदगी ऐसी ही है, यहीं पे ही सड़ो एकदम नीचे पे, तुम जिंदगी भर के लिए ऐसे ही सड़ोगे, छोटे छोटे बग ठीक करो और ऐसे ही जियो। बस इतना ध्यान रखना कि जो बग ठीक किया है उसके स्टेटस को यहाँ पे रिजॉल्व के अंदर सेट कर देना। जिसपे जियांगबो वाला एडमिन आगे से कहता है ठीक है कर दूंगा, वैसे क्या तुम्हें और किसी चीज की जरूरत है। जिसपे दूसरा वाला एडमिन आगे से कहता है, ओहो देखो तो ये पहली बार है भाई कि तुम यहाँ पे काम के लिए कुछ बोल रहे हो, पहले तो तुम एकदम निठल्ले हुआ करते थे कि काम दिया जाए तो साफ मना कर देते थे और घोड़े बेच के सोते थे। चलो काम मांगा है तो दे रहा हूँ। थर्ड फ्लोर पे यहाँ पे कई सारे एनोमली डेटा देखे गए हैं, जाओ जाके उन्हें देखो कि वो क्या है और उन्हें फिक्स कर दो। बाय द वे ये वही फ्लोर है जहाँ पे जियांगबो रहता था पहले, बेसिकली जब इसने यहाँ पे डेटा एनोमली किया था, जस्ट खोली थी तब। वहीं पे जिसके बाद वो एडमिन जाता है तो हम लोगों को पता चलता है कि जो एडमिन बन के बात कर रहा था वो यहाँ पे जियांगबो ही था। वहीं पे साफिंग आगे से कहती है कि उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि माइसीलियम यहाँ पे एडमिन का भी रूप ले पाया और दूसरे वाले एडमिन को बेवकूफ भी बना दिया। और वो पूछती है कि अब हम लोग सीधा थर्ड फ्लोर पे जा रहे हैं। जियांगबो आगे से कहता है कि नहीं वो बस हम लोगों को यहाँ पे चारी की तरीके इस्तेमाल कर रहा है। बेसिकली होता नहीं कि काम दूसरे पे टाल देना अपना वाला, वही चीज। इसलिए वो कहता है कि अभी के लिए हम लोग अपने माइसीलियम नेटवर्क को और भी ज्यादा एक्सपैंड करेंगे बस, जिसके बाद देखेंगे कि आगे क्या करना है। लेकिन तभी सैफिंग को याद आता है कि यहाँ पे मीलन कहाँ चली गई। जिसके बाद जब वो लोग आसपास देखते हैं तो फिर उन्हें मीलन कहीं भी नहीं दिखाई दे रही थी। कहता कि जियांगबो जब माइसीलियम नेटवर्क का भी यूज करता है तब भी वो उसे सेंसर नहीं कर पा रही थी, जैसे कि वो ऑफलाइन चली गई हो। इसके बाद जियांगबो बाकी सभी मशरूम सोल्जर से पूछता है कि तुमने मीलन को देखा। जिसपे स्काउट मशरूम आगे से कहता है कि वो एकदम फ्लोर के कोने पे है और जियांगबो को यहाँ पे आके खुद चेक करना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। इसके बाद जियांगबो उस जगह पे पहुंचता है जहाँ पे स्काउट मशरूम ने बुलाया था और वो पूछता है कि तुमने मीलन को देखा कि वो कहाँ पे गई। जिसपे स्काउट मशरूम बताता है कि जब वो मीलन के स्पोर्ट्स को ट्रैक कर रहा था तब वो इस जगह पे आके पूरी तरीके से कट गए। उसने दोबारा कोशिश की लेकिन वो जितनी भी बार यहाँ पे माइसीलियम नेटवर्क के स्ट्रिंग्स को आगे भेजने की कोशिश करता वो उतनी बार कट जाते। बेसिकली किसी पेड़ की जड़ थी जो की बहुत ज्यादा बड़ी थी और इसी के अंदर से यहाँ पे जो माइसीलियम नेटवर्क जा रहे थे वो कट जा रहे थे। जियांगबो इस चीज को चेक करता और वो समझ आता है कि ये क्या चीज है। ये थे टर्माइट्स, एक ये अपने प्यारे दीमक जो लकड़ी को खाते हैं साले। और ये वाली जगह थर्ड फ्लोर ही थी जहाँ पे इन्हें जाना था। जियांगबो आगे से कहता है कि वो जा रहा है मीलन को रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन साइफेंग उसे मना कर देती है। जियांगबो पूछता है क्यों। इस पे साइफेंग आगे से बताती है ये वाला पहले वालों से अलग है। वो जब भी लोग यहाँ पे आगे बढ़ते थे तो सबसे पहले अपने नेटवर्क को भेजते थे और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते थे, लेकिन इस बार माइसीलियम नेटवर्क आगे नहीं बढ़ सकता है तो इनके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है टर्माइट्स के खिलाफ में, बेसिकली दीमक के खिलाफ में। इसलिए सीधे शब्द में वो लोग आंखें बंद करके दुश्मन की गुफा के अंदर घुसने वाले हैं। जियांगबो उनका लीडर और साथ ही में उनका ट्रम्प कार्ड भी, इसलिए अगर वो एनिमी के हाथे चढ़ जाता है तो फिर उनके पास कोई भी यहाँ पे ट्रम्प कार्ड नहीं रहेंगे खेलने के लिए, यानी कि इनकी हार पूरी तरीके से सही है, इनका पूरा क्लैन ही खत्म हो जाएगा। इसलिए मीलन आगे जाएगी और उसे जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो यहाँ पे जियांगबो के साथ शेयर करेगी। जियांगबो को ये प्लान बढ़िया लगता है तो वो साइफेंग से कहता है सावधान रहना और किसी भी टाइम जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। तो साइफेंग सबसे पहले तो अपने एरो को चलाने वाली थी माइसीलियम डैश का इस्तेमाल करते हुए, तो वो कहती है कि इससे यहाँ पे टर्माइट्स को पता नहीं चल जाएगा। तो जियांगबो आगे से कहता है साले अंधे होते हैं वो, लेकिन उनके जो बाकी सेंसरी ऑर्गन्स रहते हैं, उनकी जो बाकी एबिलिटीज रहती है सेंस करने वाली, वो एकदम हाई रहती हैं। जाहिर सी बात है अंधे हो तो तुम्हारी बाकी सेंसर्स तेज हो ही जाएंगी ना। इसलिए जियांगबो उसे एक प्लान बताता है कि जब तुम ऊपर जाना तो ये करना। जिसके बाद हम लोग एक दीमक को देखते हैं जो कि मस्त इधर उधर ढूंढ रहा था, तभी उसके हत्थे को चढ़ जाता है तो उसे एकदम मस्त लगता है क्योंकि ये था मशरूम। इसके बाद वो तुरंत उस मशरूम को उठाता है और आगे की तरफ बढ़ने लगता है। साथ ही में यहाँ पे मशरूम्स का जो फेरोमोन था वो भी एक्टिवेट हो जाता है। स्काउट मशरूम आगे से बताता है कि ये फेरोमोन तुम्हें यहाँ पे ट्रांसमिट करेगा टर्माइट्स के बीच में, जिससे तुम्हारे पास सब कुछ ऑटो ट्रांसलेट हो जाएगा। खैर वही पे जो अपना वाला दिमाग था जो कि श्रूम लेके जा रहा था, तो बाकी जो दिमाग थे वो सभी जल रहे थे। ये कहते हुए कि साले को हर बार यहाँ पे अच्छी चीजें मिल जाती है और क्रेडिट यही लेके जाता है और हम लोग इसी तरीके से यहाँ पे घूमते रहते हैं। वही पे अपनी साइफेंगी थी जिसने यहाँ पे अपने रूप को चेंज कर लिया था पहले वाले के रूप में, और यहाँ पे टर्माइट उसे खुद ही लेके जा रहा था अंदर की तरफ। इसे कुछ करना ही नहीं पड़ रहा था। जियांगबो ने यही प्लान दिया था कि जब अंदर जाना तो खुद को एक नॉर्मल मशरूम के अंदर बदल लेना, वो तुम्हें खुद ही यहाँ पे अंदर लेके चले जाएंगे। इसके बाद अपने माइसीलियम स्टेट को यहाँ पे फैलाने की कोशिश करती है, लेकिन जब ये माइसीलियम को फैला रही थी तो फिर जो कुछ दिमाग थे उन्हें ये चीज काफी ज्यादा फैसिनेटिंग लगती है, बेसिकली खाने के तौर पे लगती है, वो भी एकदम लजीज। तो जितने भी टर्माइट्स थे वो सभी उस माइसीलियम को खाने लगते हैं और तब जाके साइफेंग को भी समझ में आ जाता है कि इसीलिए माइसीलियम नेटवर्क बार बार कट जा रहा था क्योंकि ये इनके पेट के अंदर जा रहा था। इसके बाद हम लोग यहाँ पे कॉमन सोल्जर टर्माइट्स को देखते हैं। बेसिकली ये लोग यहाँ पे लड़ने वाले दिमाग थे। तुमने देखा होगा कुछ चींटियों में से तो छोटे रहते हैं लेकिन कुछ बड़े रहते हैं, तो वो
वो यहाँ पे सोल्जर्स रहते हैं और जो वर्कर रहते हैं वो छोटे रहते हैं। जैसे कि ये वाला वर्कर है जो कि यहाँ पे मिलान को साइफन को खाना पीटी के अंदर डाल देता है। बेसिकली जैसे छोटे छोटे कीड़े रहते हैं वो अपने खाने को स्टोर करते हैं, तो ये वही था। खैर वो जो वर्कर टर्माइट था वो यहाँ पे सोल्जर टर्माइट से कहता है कि देखो भैया, मैंने आपके लिए एक न्यू मशरूम स्पीसीज लेके आई है, इसके ऊपर अच्छे से नजर रखना, जब ये ग्रो हो जाएगा तो मैं पर्सनली आऊंगा आपको खिलाने के लिए। तो सोल्जर टर्माइट आगे से कहता है ठीक है तुम जाओ। जिसके बाद हम लोग साइफन को देखते हैं जो कि बाहर निकलती है और उसे पता चलता है कि यहाँ पे लकड़ी की एक बुरादा है जिसके ऊपर यहाँ पे स्पोर बॉल्स को फैलाया गया है। इससे फंगस यहाँ पे ग्रो हो रहा है, जिसके बाद वो मशरूम के अंदर बदल जाएगा और इसी तरीके से टर्माइट्स यहाँ पे मशरूम को उगाते हैं और उन्हें खाते हैं। उतने में कोई साइफंग से कहता है कि ज्यादा चिंता ना करो। जिसके बाद साइफंग अपने सामने देखती है तो फिर उसे एक छोटा सा मशरूम दिखाई देता है और वो बताता है कि जो वर्का टर्माइट्स है वो सिर्फ स्पोर बॉल्स को ही खाते हैं। उन्हें यहाँ पे उन जैसे यानी कि साइफंग और इस मशरूम जैसे स्पिरिट मशरूम्स के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और ये अपना नाम सॉकोंग बताता है। साइफंग उससे कहती है हेलो, वैसे क्या तुम मुझे एक मशरूम के बारे में बता सकते हो? वो दिखने में छोटी है, बिल्कुल तुम्हारी तरीके है, सर के ऊपर रेड कैप है, ब्लैक स्पॉट्स है और साथ ही में उसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हैं और एक पिंक स्कर्ट। सॉकोंग आगे से बताता है कि उसने यहाँ पे इस तरीके के मशरूम को नहीं देखा है। साइफंग आगे से थोड़ा सा और डिटेल में बताती है, ये कहते हुए कि वो बहुत ही ज्यादा माफी मांगती है और इसके एक्सप्रेशन मेरी तरीके ही होंगे और उसे सॉरी बोलना बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो फिर कॉन्ग को याद आ जाता है कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, इसलिए वो यहाँ पे साइफंग को बताता है कि वो यहाँ पे उसे लेके चले गए हैं क्योंकि वो स्पिरिट मशरूम थी। तो फिर वो लोग उसे यहाँ पे टर्माइट किंग और टर्माइट क्वीन को ऑफर करने वाले हैं। बेसिकली अच्छा खाना यहाँ पे क्वीन और किंग को ही दिया जाता है ताकि कॉलोनी मेंटेन रहे। साइफंग को जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू कर देती है। कॉन्ग उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो? साइफंग आगे से बताती है कि वो यहाँ पे वो छोटी मशरूम को बचाने के लिए जा रही है। तुम बाहर नहीं चलोगे क्या? तुमने अभी तो बोला कि यहाँ पे जो स्पिरिट मशरूम रहते हैं उनको यहाँ पे टर्माइट क्वीन या फिर टर्माइट किंग को खाने के लिए दे दिया जाता है। अगर तुम बाहर नहीं चलोगे तो फिर किसी न किसी दिन खा लिए जाओगे। लेकिन कॉन्ग आगे से मना कर देता है बाहर जाने से, ये कहते हुए कि मैं यहीं पे ही रुकूंगा तो फिर थोड़ा सा और जी लूंगा, अगर बाहर भागूंगा तो फिर टर्माइट सोल्जर मुझे मार डालेंगे। और ये जैसे ही बोलता है तो फिर ऊपर की तरफ से बहुत ही ज्यादा आवाज आने लगती है और जब कॉन्ग ऊपर देखता है तो ऊपर यहाँ पे महायुद्ध चल रहा था। जिसके बाद वो भी चढ़ना शुरू करता है और जब बाहर आके देखता है तो ये बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि कुछ ही देर के अंदर ही साइफंग ने यहाँ पे जितने भी कॉमन सोल्जर्स थे उनको यहाँ पे मौत के घाट उतार दिया था और हर तरफ लाशें बिछा दी थी। इसीलिए कॉन्ग पूरा हक्का बक्का हो गया था और वो इसी बारे में सोच रहा था कि वो साला किस टाइप की मशरूम है। जिसके बाद हम लोग इलाइट सोल्जर टर्माइट्स को देखते हैं और ये वाले यहाँ पे कॉमन से ज्यादा थोड़े स्ट्रॉन्ग होंगे और इन लोगों ने खास तरीके का पोर्टल बना रखा था जहाँ पे इन लोगों ने मिलन को रखा हुआ था। इलाइट सोल्जर मिलन से कहता है कि तुम्हारा समय खत्म हुआ, अब तुम्हें खाने के लिए टर्माइट किंग को दे दिया जाएगा। लेकिन तभी उस इलाइट सोल्जर को कुछ आवाज आती है और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो फिर दूसरे वाले इलाइट सोल्जर को किसी ने मार गिराया था। उतने में ही साइफंग इसके एकदम करीब आ जाती है। जिसके बाद वो इसके ऊपर भी यहाँ पे हमला करती है और इजिली इसको भी बिछा देती है और इसकी मुंडी धड़ से अलग हो जाती है। और मेरा एक सवाल है, क्या इन लोगों का साइज यहाँ पे बड़ा हो रहा, मतलब ह्यूमन साइज के हैं या फिर तो पिद्दी पिद्दी भर के हैं? मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज है, लेकिन किससे फर्क पड़ता है जब तक अच्छी फाइट मिलती है। मिलन यहाँ पे साइफंग से कहती है कैप्टन आप मुझे रेस्क्यू करने के लिए आए हुए हैं क्या? मिलन जल्दी से उसे खोलती है तो ये काफी ज्यादा खुश हो रही थी कहते हुए कैप्टन। लेकिन तभी साइफंग इसके सर के ऊपर दे मारती है, ये कहते हुए बेवकूफ, तुमने एनिमी को खुद को इतनी आसानी के साथ में कैसे पकड़ने दिया? तुम्हारी तो क्लास बेटा बाद में लगेगी, अभी हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं। मिलन यहाँ पे साइफंग से पूछती है कि वो लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे, जिसमें मिलन आगे से बताती है कि उन लोगों को बस थोड़ा सा आगे जाना है, कुछ ही देर में यहाँ पे जियांगबो उन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए आ जाएगा। लेकिन तभी मिलन को आगे कुछ दिखाई देता है तो वो एक ही जगह पे रुक जाती है और बेचारी मिलन उससे ही जा टकरा जाती है जिससे इसका सर घूम जाता है और वो पूछती है कि रुक क्यों गई। जिसपे साइफंग आगे से बताती है कि सामने से किलिंग इंटेंट कुछ ज्यादा ही हैवी है और ये एक एम्बुश है, अगर वो लोग आगे जाएंगे तो मारे जाएंगे। और हम लोग देखते हैं कि जिस टनल से इन लोगों को होके गुजरना था वहाँ पे कई सारे इलाइट टर्माइट्स थे जो कि यहाँ पे इनके आने का ही इंतजार कर रहे थे। एक टर्माइट सोल्जर आगे से कहता है कि ये जैसे ही सर अपना अंदर घुसाएगी तो ऐसे हम इसका सर धड़ से उड़ा देंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि साइफंग अंदर एंट्री तो मारती है लेकिन अपने छोटे वाले रूप के अंदर, जैसे तो वो टर्माइट भी हैरान हो जाता है और आगे से कहता है ये तो न्यू फंगल था ना जिसको यहाँ पे वो वर्कर एंट लेके आया था, ये बाहर कैसे आ गई, कहीं हमारी जानकारी गलत तो नहीं थी? इसके बाद साइफंग आगे से एक पत्थर उठाती है और आगे से अल्टीमेट श्योर किल फ्लाइंग स्टोन का इस्तेमाल करते हुए टर्माइट के ऊपर हमला करती है। लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता क्योंकि इसका सेल पॉलिश कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था, जिससे तो टर्माइट भी आगे से हैरान था और साथ ही में साइफंग भी कि कुछ हुआ क्यों नहीं भाई। लेकिन टर्माइट को कुछ हुआ था और वो था आग बबूला वाला गुस्सा। जिसके बाद वो उसके ऊपर हमला कर देता है कहते हुए तुम्हारी ऐसी हिम्मत साला मेरे ऊपर पत्थर मारती हो, वो भी 2 कौड़ी का। तो साइफंग अपनी जान बचा के वहां से एकदम तेजी के साथ में भागती है और बाकी जितने भी टर्माइट थे वो सभी भी उसके पीछे पड़ जाते हैं, ये कहते हुए कि चीर फाड़ डालो इसे, बिल्कुल भी बचनी नहीं चाहिए ये। खैर में बाद में पता चलता है कि साइफंग ने वो यहाँ पे डिको रूम का इस्तेमाल किया था जो कि यहाँ पे सोल्जर्स को भटकाने के लिए किया जाता है, जिससे इनका रास्ता साफ हो जाता है। जिसके बाद ये लोग उस टनल को पार कर जाते हैं। मिलन उससे पूछती है कि वो लोग कुछ ज्यादा ही दूर नहीं जा रहे हैं, जिसपे साइफंग उसको बताती है कि जियांगबो यहाँ पे टनलिंग मशरूम का इस्तेमाल कर रहा है लोगों के लिए रास्ता बनाने के लिए, अगर वो लोग पास में खुदाई करेंगे तो फिर सभी टर्माइट्स को पता चल जाएगा। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि नीचे से यहाँ पे एक और टर्माइट बाहर निकलता है तो साइफंग जल्दी से मिलन को यहाँ पे धक्का देती है और वो
खुद ही उस टर्माइट वाले जाल के अंदर फंस जाती है। तो नीचे से यहाँ पे वो टर्माइट अपने क्लॉ का इस्तेमाल करते हुए एक तगड़ा स्लैश मारता है। तो मिलन भी आगे से अपने ट्विन ब्लेड का यूज करते हुए उस स्लैश को यहाँ पे ब्लॉक करती है। मिलन यहाँ पे कमांड के लिए पूछती है तो साइफेंग उसे कहती है कि मेरे बारे में चिंता न करो, प्लान को फॉलो करो और यहाँ से चली जाओ। तो मिलन प्लान को फॉलो करते हुए यहाँ से चली जाती है, ये वादा करते हुए कि वो रिट्रीट वापस लेके आएगी। इसके बाद टर्माइट आगे से थोड़ा सा और जोर लगाता है तो मिलन पीछे खिसक जाती है। क्योंकि टर्माइट की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा थी और हमें पता चलता है कि ये कोई नॉर्मल टर्माइट नहीं है, ये सोल्जर टर्माइट कैप्टन है। तो ये टर्माइट बात भी कर सकता था, बाकी टर्माइट भी कर सकते हैं लेकिन अपनी कॉलोनी के अंदर, न कि एक दूसरे स्पीसीज से। वो टर्माइट साइफेंग से कहता है तुम्हें सच में लगता है कि वो छोटी सी मशरूम सेफली यहाँ से बाहर निकल जाएगी? उस रास्ते पे भी हम लोगों ने यहाँ पे एम्बुश का इंतजाम किया हुआ है। साइफेंग पहले तो हैरान होती है कि इतना साफ कैसे बोल सकता है, ये पक्का इवॉल्व वर्जन होगा। साइफेंग उसे कहती है मुझे पता है कि तुमने काफी ज्यादा हैवी इस्तेमाल किया होगा रास्ते को ब्लॉक करने के लिए, लेकिन वो सब भी यहाँ पे उसे रोक नहीं पाएंगे, मुझे उसके ऊपर पूरा यकीन है। उसके बाद साइफेंग आगे से यहाँ पे अपने एरो को बाहर निकालती है और वो यहाँ पे टर्माइट सोल्जर के ऊपर नहीं बल्कि मिलन की तरफ एरो को छोड़ती है, जिससे तो वो टर्माइट कैप्टन भी हैरान था कि ये क्या कर रही है। इसके बाद साइफेंग जब वो एरो छोड़ती है तो फिर हम लोग देखते हैं कि वो एरो मिलन के बगल से निकल जाते हैं और हमें पता चलता है कि इन लोगों ने पहले ही प्लान बना दिया था कि वहाँ पे एक दूसरा एम्बुश भी हो सकता है। तो साइफेंग ने बोला था कि इन्हें यहाँ पे हमारा माइसीलियम काफी ज्यादा पसंद है ना, तो हम लोग इसी का इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली जो एरो था वो उनकी कॉलोनी से होते हुए निकल रहा था, जहाँ पे एम्बुश था तो वो माइसीलियम को फैलाते हुए जा रहा था। जैसे जो टर्माइट थे वो सभी बाहर निकलते हैं ये कहते हुए कि कितना प्यारा है और उसे खाने को आगे बढ़ी रहते हैं, लेकिन तभी आपस में लड़ाई कर देते हैं ये कहते हुए कि उसे ना खाओ, वो एनिमीज रूम का यहाँ पे बिछाया हुआ जाल भी हो सकता है। जिसपे दूसरा वाला आगे से कहता है कि तुम्हारी बात सही है, हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए, लेकिन तब तक यहाँ पे जो बाकी टर्माइट थे वो सभी इसके खाने में लग चुके थे। यहाँ तक कि वर्कर भी आ गया था जो कि इन लोगों को अपने हाथों से ही खिला रहा था। और इसी दावत के बीच में हम लोग मिलन को देखते हैं जो कि चुपके से वहां से सरक लेती है, ये कहते हुए कि प्लान काफी ज्यादा बढ़िया था और वो साले आपस में ही लड़ते रहते हैं कहते हुए कि ये मेरा है छुराने ने काट खाऊंगा। इसे तो वो एंड कैप्टन भी हैरान होता है कि कैसे हराम खोल पाल रखे है, भी थोड़ा सा खाना कहे तो पूरे अपने मकसद से ही भटक जाते हैं। इसके बाद वो मिलन से कहता है बढ़िया प्लान था, बढ़िया था, लेकिन ये चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। जिसके बाद वो हमला करता है तो तभी साइफेंग आगे से दोबारा एरो शूट करती है, लेकिन ये एरो जैसे उसके यहाँ पे सेल से टकराता है तो वो ठन से बोल के दूसरी तरफ चला जाता है जैसे कि बर्तन टकराए हो। और वो साइफेंग को यहाँ पे खुद की इन्फॉर्मेशन देता है, ये कहते हुए तुम्हारे अटैक से तभी काम आएंगे जब तुम यहाँ पे अपने एरो को हमारे आर्मर के गैप के बीच में हमला करोगी, तब कहीं वो जाके हमें नुकसान पहुंचा पाएगा, ऐसे तुम्हारे एरो हमारा कुछ भी नहीं उखाड़ने वाले। लेकिन हम लोग साइफेंग को देखते हैं जो कि नीचे की तरफ थोड़ा सा जोर लेते हैं, जिसके बाद खुद को बाउंस ऑफ करके दीवार के ऊपर चिपक जाती है और दिमाग कैप्टन को उसके बारे में पता भी नहीं चला था। और ये वाला माइसीलियम फ्लैश स्टेप था जो कि कुछ ज्यादा ही फुर्ती दे देता है। जिसके बाद साइफेंग दोबारा पीछे से यहाँ पे टर्माइट कैप्टन के ऊपर अपने 3 एरो शूट करती है जो कि उसके सर के ऊपर टकराते हैं और दोबारा ठन से बोल के दूसरी तरफ चले जाते हैं। टर्माइट कैप्टन दोबारा कहता है कि मैंने बोला ना तुम्हारे आर्मर मेरे डिफेंस को तोड़ नहीं सकते, 3 एरो शूट करोगी तो फिर कुछ अंतर नहीं बदल जाएगा। लेकिन तभी जब यहाँ पे टर्माइट कैप्टन अपने सीने के ऊपर देखता है तो एरो उसके सीने के अंदर घुस चुका था, जिससे दिमाग कैप्टन को समझ में आ जाता है कि मामला अब सीरियस होते जा रहा है। बेसिकली उसका जो ये सर वाला कवच नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इतनी इजीली ये टूटेगा नहीं, यानी कि उसको यहाँ पे साइफेंग को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जिसके बाद साइफेंग अपने ट्विन ब्लेड को बाहर निकालती है तो टर्माइट कैप्टन हमला करते हुए कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है, बस तुम अंधाधुन अपनी स्विंग ब्लेड को ही घुमा रही हो। लेकिन साइफेंग दोबारा फ्लैश स्टेप का इस्तेमाल करते हैं और वहां से टेलीपोर्ट होके दोबारा टर्माइट कैप्टन के पास से टेलीपोर्ट होती है और सीधा जहाँ पे उसने तीर मारा था वहीं पे अपना ट्विन ब्लेड घुसा देती है। जिसके बाद आगे क्या हुआ ये तुमको भी पता है। जिसके बाद साइफेंग अपनी शॉट को घुमाती है और एक बार में ही टर्माइट कैप्टन की पूरी मुंडी है उसके धड़ से अलग कर देती है। लेकिन तभी मिलन का दोबारा यहाँ पे महसूस होता है कि किसी ने उसके ऊपर हमला किया है, तो वो तुरंत बैक फ्लिप मारते हुए यहाँ पे उसे डॉज करती है। तब धुएं के अंदर से यहाँ पे ऑरा फार्मिंग करते हुए कोई तो बाहर निकलता है, ये कहते हुए कि तुमने हमारे दिमाग कैप्टन की धज्जियां उड़ा दी, जिसका मतलब यही है कि तुम थोड़ी बहुत तो कैपेबल हो ही हो। यहाँ तक कि तुमने मेरे ट्रूप्स को पूरी तरीके से बौखला दिया है सिर्फ अपने माइसीलियम का यूज करते हुए। अब वो आपस में ही लड़े जा रहे हैं। जिसके बाद हमें इसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है जो कि होता है टर्माइट क्रॉप्स कमांडर, और ये स्प्रिंग जॉ टर्माइट था। खैर इसके बाद ये अपने ऑरा को रिलीज करते हुए जितने भी टर्माइट है उन सभी को ऑर्डर देता है और उन्हें अपने पास बुलाता है। तो फिर इसकी आवाज और ऑरा जैसे यहाँ पे भागते हुए टनल के अंदर जाती है तो फिर वहाँ पे जितने भी दिमाग थे वो सभी भागते हुए इसके पास आने लगते हैं और सीधा यहाँ पे साइफेंग के ऊपर हमला कर देते हैं। साइफेंग आगे से अपने माइसीलियम नेट सायरन एरो का इस्तेमाल करती है और जैसे ही उसको लॉन्च करती है तो वो एरो एक तरीके से नेट के अंदर बदल जाता है। जिसके बाद सामने से आ रहे जितने भी दिमाग थे वो सभी उसी के अंदर फंस जाते हैं और आगे की तरफ खिसकते हुए निकल जाते हैं। इसके बाद साइफेंग आगे से नहले पे दहला मार देती है और उस एरो को यहाँ पे इग्नाइट कर देती है। लेकिन साइफेंग के इग्नाइट करने से पहले ही यहाँ पे दिमाग कमांडर उसके ऊपर हमला कर देता है, ये कहते हुए कि सोचना भी नहीं कि मैं तुम्हें वो स्किल ट्रिगर करने दूंगा। तो फिर साइफेंग जल्दी से उसके स्लैश अटैक को डॉज करती है और मुझे पता नहीं यहाँ पे क्या हुआ कि ऑथर इसका चेहरा ड्रॉ करना भूल गए या फिर जो एडिटर होते हैं उन्होंने इसके चेहरे को ही गायब कर दिया। खैर कमांडर वहीं पे नहीं रुकता, वो दोबारा यहाँ पे एक और अटैक को लॉन्च करता है और साइफेंग के ऊपर हमला करता है। तो साइफेंग दोबारा अपनी ट्विन शॉट्स को बाहर निकालती है और उसे ब्लॉक करती है, लेकिन फोर्स की वजह से उसका पैर नीचे धंस जाता है। इसके बाद
बाद साइफेंग दोबारा फ्लैश स्टेप का यूज करते हुए टर्माइट कमांडर के पीछे आती है और उसके ऊपर से यहाँ पे गर्दन के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन टर्माइट कमांडर को पता चल जाता है तो वो अपने सर को पीछे घुमाता है और अपने जॉ का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को रोक लेता है। ये कहते हुए तुम्हें क्या लगा, मैं भी तुम्हारे जितना ही फ्लेक्सिबल हूँ। जिसके बाद वो यहाँ पे साइफेंग के अटैक को डिफ्लेक्ट करता है, वो भी इतनी जोर के साथ में, तो फिर साइफेंग के ट्विन शॉट के साथ साथ उसका जो पूरा हाथ है वो भी यहाँ पे वाइब्रेट करने लगता है। होता नहीं जब तुम लोहे के अंदर एकदम खटाक से कुछ एकदम जोरदार मार दो तो फिर पूरा का पूरा ही स्ट्रक्चर हिलने लगता है वाइब्रेशन की वजह से। वही हो रहा था। इससे तो साइफेंग भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन कमांडर यहीं पे ही नहीं रुकता है। जिसके बाद वो अपने हाथों को पीछे की तरफ करता है और फिजिक्स का यूज करते हुए काइनेटिक फोर्स को जनरेट करता है और सीधा साइफेंग के ऊपर दोबारा हमला करता है। साइफेंग दोबारा अपनी शॉट्स को आगे निकालती है, उसे ब्लॉक करती है, लेकिन इंपैक्ट फोर्स काफी ज्यादा था, इसीलिए वो पीछे की तरफ खिसकते जा रहे थे। टर्माइट कमांडर उसे कहता है क्या हुआ, क्या तुम मेरे छोटे मोटे अटैक्स को भी हैंडल नहीं कर पा रही, तो फिर आने वाले इस बड़े मूव को यहाँ पे कैसे हैंडल करोगी। इसके बाद कमांडर अपने दोनों मैंडिबल्स यानी कि इसके जो हाथ देख रहे हो जो स्लाइस मारने के लिए इस्तेमाल करता है, इसको मैंडिबल्स बोलते हैं, वो दोनों आपस में टकराता है। इसको देख के साइफेंग को यहाँ पे जियांगबाओ की एक बात याद आती है कि यहाँ पे कुछ ऐसे टाइप के भी यहाँ पे टर्माइट्स रहते हैं जिनके मैंडिबल्स हमेशा आगे की तरफ रहते हैं और साथ में रहते हैं। साइफेंग ने आगे से पूछता है तो फिर आगे क्या, तो जियांगबाओ ने आगे से बताया था कि इतना याद रखना, जब वो दोनों मैंडिबल्स आपस में टकराते हैं और टकराने के बाद में जब वो आपस से अलग होते हैं तो फिर एक बहुत ही ज्यादा मैसिव इलास्टिक फोर्स रिलीज होती है। और कमांडर ने बिल्कुल यही किया था। वो जैसे अपने दोनों मैंडिबल्स को आपस में टकराता है तो एक मैसिव फोर्स रिलीज होती है जो कि सीधा यहाँ पे साइफेंग को जा लगती है। साथ ही में उसकी ट्विन शॉट भी टूट जाती है और जिसके बाद मैंडिबल उसके अंदर लग जाता है, जिसके बाद वो धड़ाम से दूर जाके गिरती है और दीवार को तोड़ते हुए दूसरी दीवार में जा टकराती है। इसके बाद कमांडर भी उसी दीवार को फॉलो करते हुए सामने आता है तो फिर कोई उसके ऊपर यहाँ पे दोबारा एरो से शूट करता है, लेकिन एरो दोबारा उसके सर के आर्मर से टकरा के ठन से बोल के दूसरी तरफ चला जाता है। कमांडर उससे कहता है कि मुझे ये कितनी बार कहना पड़ेगा कि तुम्हारे एरो मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं, कितने भी बार शूट कर लो, जब तक वो मेरे आर्मर को पियर्स नहीं करते वो कभी भी यहाँ पे मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वहीं पे हम लोग साइफेंग को देखते हैं जो कि अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। इसके हालात काफी ज्यादा खराब हो चुके थे। कमांडर उससे कहता है कि आखिरी सांस ले रही हो तभी फाइट कर रही हो, आई रिस्पेक्ट दैट। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे और भी कई सारे टर्माइट सोल्जर्स आ जाते हैं और कमांडर साइफेंग से कहता है कि तुम्हें 20 से चीरने के बाद में मैं तुम्हारे सर को क्वीन को एक ट्रॉफी के तौर पे ऑफर करूंगा। जिसके बाद टर्माइट सोल्जर्स हमला करने को आगे बढ़ते हैं और उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे साइफेंग के पास में नोटिफिकेशन आ जाता है कि नेटवर्क का कनेक्शन दोबारा यहाँ पे जुड़ चुका है। जिससे के बाद में हम लोग देखते हैं कि उस टर्माइट सोल्जर की तरफ बहुत ही फोर्स से कुछ तो आ रहा था जो कि और कोई नहीं हमारा श्रूम सोल्जर था, जो कि डायरेक्ट उस टर्माइट के ऊपर ही जा गिरता है। जिससे टर्माइट कमांडर काफी ज्यादा हैरान होता है। जिसके बाद वो टर्माइट सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि हमला करो, तो फिर कई सारे टर्माइट सोल्जर्स एक साथ श्रूम सोल्जर के ऊपर हमला करने को आगे बढ़ते हैं। लेकिन उस टाइम पे दूसरा श्रूम सोल्जर भी नीचे लॉन्च होता है, जिसके बाद वो डायरेक्ट अपने गंडासे का इस्तेमाल करते हुए टर्माइट सोल्जर के मुंह के ऊपर कड़ाम से दे मारता है और भाई इसका सर पूरा का पूरा फ्रैक्चर हो जाता है, जैसे कि गेम के अंदर ज़ॉम्बीज़ का सर फचाक से बोलता है, बिल्कुल वैसे ही। जिसके बाद ये दोनों जो भाई नाच नचाते हैं टर्माइट सोल्जर्स को, पूछो नहीं, उठा उठा के पटकते हैं उन दोनों को। इससे कमांडर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसने पहले यहाँ पे माइसिलियम नेटवर्क को काट दिया था, तो फिर ये बाहर के सोल्जर अंदर कैसे आ गए। इसके बाद हम देखते हैं कि माइसिलियम नेटवर्क दोबारा रिस्टोर हो जाता है, तो फिर मिलैन यहाँ पे हील होने लगती है और वो जियांगबाओ से पूछती है कि तुम यहाँ पे आ गए क्या। इस पे जियांगबाओ आगे से बताता है कि नहीं, वो अभी भी यहाँ पे बाहर है, जो कि बाहर वाले सोल्जर्स की साफ सफाई कर रहा है। लेकिन साइफेंग की मेहरबानी से मिलैन यहाँ पे बाहर आ गए, जिसने यहाँ पे काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी कि यहाँ पे टर्माइट सोल्जर्स के जो आर्मर है वो काफी ज्यादा टफ है, जिसको काउंटर करने के लिए उन लोगों ने यहाँ पे फायर मशरूम से भारी भरकम यहाँ पे वेपन बनवा लिए, जो कि एक फटके के अंदर ही किसी भी आर्मर की ध्वजा उड़ा सकते हैं और टर्माइट्स की आंखें बाहर निकाल सकते हैं। जियांगबाओ साइफेंग से कहता है कि तुमने अभी तक जितनी भी चीजों को यहाँ पे खत्म किया है उन सभी का एक्सपीरियंस पॉइंट तुम्हारे पास पहुंच जाएगा और इतना काफी होगा तुम्हें नेक्स्ट लेवल में पुश करने के लिए। साथ ही में फायर मशरूम ने तुम्हारे लिए यहाँ पे कई सारे गुडीज बनाए हैं, बेसिकली सामान, वस्तु, कारफेक्ट, वेपन वगैरह वगैरह। उन्हें डाउनलोड कर लो और जरा इस्तेमाल करके देखो कैसे है वो। इसके बाद सिंक्रोनाइजिंग जैसे ही कंप्लीट होता है तो साइफेंग आगे से यहाँ पे जो भी था वो सब कुछ डाउनलोड कर लेती है, जिससे साइफेंग लेवल 9 पे आ जाती है और साथ ही में उसका यहाँ पे जो रेस था वो भी यहाँ पे अपग्रेड हो जाता है। जिसके बाद इसे नए कपड़े मिल जाते हैं और डिजाइनर उन्होंने भाई इसका बहुत अच्छे कपड़े हैं। बाद वही जो कपड़े थे वो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, ये एक लाइट आर्मर है जो कि डिफेंस काफी तगड़ा देता है और साथ में ये जो स्कर्ट है वो सिर्फ स्कर्ट नहीं है, ये बूस्ट स्पीड देती है, बेसिकली जेट की तरीके स्पोर्ट्स को कंज्यूम करती है। साथ ही में नई स्किल्स भी आती हैं जिनका इस्तेमाल अभी हम देख ही लेंगे। और जो एरो था वो भाई आर्मर पियर्सिंग था, यानी कि जो चिल्ला रहे थे ना कि कितना हमारे सर के ऊपर मार लो कुछ नहीं होला, ठंड ठंड के, अब नहीं आएगी वो आवाज, अब वो सीधा आर पार हो जाएगा। फिर हम लोग श्रम सोल्जर्स को देखते हैं और जब ये भाई फटका घुमाते हैं तो टर्माइट सोल्जर्स को उनकी नानी याद आती है। एक फटके के अंदर इनका आर्मर पूरा चीख जाता है कि बस लाला बस, और एक बार में ये ढेर हो जाते हैं और कुछ ही देर के अंदर कमांडर को छोड़ के यहाँ पे जितने भी टर्माइट सोल्जर थे वो सभी यहाँ पे बलि के बकरे बन चुके थे और सूली पे चढ़ चुके थे। कमांडर आगे से कहता है कि तुम मुझे हरा नहीं सके तो फिर तुमने अपना बैकअप बुला लिया ताकि तुम मुझे हरा सको, वो भी ग्रुप के खिलाफ में। साइफेंग आगे से कहती है साले जी के अंधे, इन तीनों ने तेरे 20 को निपटा दिया और तू कह रहा है कि हम लोग तेरे खिलाफ में ग्रुप का इस्तेमाल
इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर ये वाला स्पीड वाला था तो फिर तेजी के साथ में आगे बढ़ता है, ये कहते हुए ये ना सोचना कि मैं तुम्हें मार नहीं पाऊंगा क्योंकि तुम इन गार्ड्स के पीछे छुपी हुई हो। स्टॉर्म सोल्जर आगे से अपना फटका घुमाता है, लेकिन ये वाला फुर्तीला था तो इजीली उसे डॉज कर लेता है, जिसके बाद वो डायरेक्ट साइफेंग की तरफ आगे बढ़ता है हमला करने के लिए। तो साइफेंग आगे से पहले ही रेडी थी। इसके बाद वो आर्मर पियर्सिंग एरो का इस्तेमाल करती है और डायरेक्ट कमांडर के सर के ऊपर निशाना लगाती है और अपने एरो को छोड़ देती है। कमांडर उसे अभी भी बोल रहा था कि एरो मेरे किसी काम नहीं आने वाले। उतने में वह एरो टप्पा से उसके सर के अंदर घुस जाता है और फोर्स की वजह से ये सीधा उड़ते हुए दूर जाके गिरता है और 3 बार दीवालों में टकराता है। वही हम देखते हो कि एरो इसके सर के अंदर घुसा हुआ था और इसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से एरो उसके सर के आर्मर को तोड़ कैसे दिया। टर्माइट कमांडर खुद को यहाँ पे लकी समझ रहा था कि एरो ज्यादा गहराई में नहीं गया, लेकिन उतने में ही उसे दिखाई देता है कि उसके सर के ऊपर यहाँ पे कुछ तो लगा हुआ था। और उतने में ही हम लोग साइफेंग को देखते हैं जो कि अपने स्कर्ट की जेट्स का इस्तेमाल करते हुए कैनो की एक्सेलरेशन का इस्तेमाल करते हुए और अपनी स्पीड को बढ़ा के तेजी से यहाँ पे कमांडर के पास में पहुंच जाती है। कमांडर उससे कहता है तेज हो, लेकिन आर्चर क्लोज कॉम्बैट में हमेशा हारती है। लेकिन उतने में हम लोग साइफेंग को देखते हैं जो कि अपनी दूसरी स्किल का इस्तेमाल करती है, जो कि था यहाँ पे मीटियोराइट हैवी स्ट्राइक। इसके जवाबी हमले में यहाँ पे कमांडर आगे से दोबारा अपने मैंडिबल्स को आपस में टकरा के काइनेटिक फोर्स का यूज करने वाला था, लेकिन उतने में ही साइफेंग आगे से अपने वो का इस्तेमाल करते हुए जो स्पाइक इसके सर के ऊपर लगा हुआ था उसे के ऊपर गम से मारती है, वो भी मीटियोराइट हैवी स्ट्राइक वाली एबिलिटी के साथ में। तो फिर वो स्पाइक इसके सर को चीरते हुए पार निकल जाता है। पीछे हमें वो आफ्टर इफेक्ट दिखाया जाता है कि वो पार निकला तो वो दीवालों को चीरते हुए पार निकला। इसके बाद हमें कमांडर का सर दिखाया जाता है जो कि आगे से तो ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन तभी पीछे का सीन दिखाया जाता है तो पीछे का बिल्कुल वैसा ही था जैसे रिजल्ट आने के बाद में मेरा होता है। सर पूरा फटा पड़ा था। इसके बाद साइफेंग पीछे मुड़ के देखती है तो फिर यहाँ पे जियांगबाओ आ चुका था, जो कि उससे कहता है बढ़िया है स्ट्रॉन्ग होती जा रही हो। साइफेंग उससे पूछती है कि तुमने अपनी फॉर्म को चेंज क्यों कर लिया, तुम मशरूम फॉर्म के अंदर क्यों आ गए। जियांगबाओ आगे से कहता है बोर हो गया था भाई ह्यूमन फॉर्म के अंदर, इसलिए स्विच कर लिया। उतने में साइफेंग को ऊपर से आवाज आती है और जियांगबाओ आगे से बताता है कि यहाँ जो स्टॉर्म सोल्जर है वो ऊपर की तरीके सब कुछ साफ करते हुए आगे बढ़े हैं, बहुत ही जल्द वो क्वीन चेंबर के पास में पहुंच जाएंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे ब्लास्टर्स रूम को देखते हैं जो कि इजीली यहाँ पे टर्माइट सोल्जर्स के सरों को उड़ाते हुए जा रहा था। जिसके बाद हम लोग साथ में यहाँ पे वोल्ट मशरूम को देखते हैं और वो इजीली यहाँ पे स्पीड की मदद से उनके सर को काटते हुए आगे बढ़ा था और ये दोनों ही एक साथ टीम अप करते हुए जो तबाही मचा रहे थे। मिलन आगे से देख रही थी। साइफेंग आगे से कहते हैं इन दोनों की जोड़ी तो कुछ ज्यादा ही कमाल की है, ऐसा लगता ही नहीं कि इन्हें हमारी जरूरत है। जियांगबाओ आगे से कहता है कि जब तक उन लोगों के पास स्पोर्स है तब तक वो उन्हें कहीं भी यहाँ पे ला जा सकते हैं और उन्हें प्लांट कर सकते हैं, और जैसे जैसे उनका लेवल बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे यहाँ पे उनकी जो स्टॉर्म सोल्जर्स की कल्टीवेट कैपेसिटी है बेसिकली जो स्लॉट्स हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए वो उन्हें दोबारा पे प्लांट कर सकता है अगर जरूरत पड़ी तो। इसके बाद वो पांचों मिल के ये जो सामने वाला एरिया था उसे पूरा का पूरा यहाँ पे सफा चट कर देते हैं और तभी जियांगबाओ को आगे से यहाँ पे इंटेंस ब्लड लस्ट महसूस होता है और तभी उन लोगों को सामने से आवाज आती है जो कि उनसे कहते हैं कि बस तुम इतना ही आगे आ सकते हो। इसके बाद यहाँ पे जनरल्स आ जाते हैं जैसे कि ट्विस्टेड टर्माइट जनरल, एक्सप्लोसिव टर्माइट वॉइस जनरल, स्नाउ टर्माइट वॉइस जनरल। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। चिंता ना करो, इसके आगे कोई कुछ भी चैप्टर नहीं है, ये लास्ट एपिसोड है। आगे चैप्टर आएंगे तो मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा। मैंने सोचा ये मानवा अपने नाम पे कर लूं ना, अब तो नीचे कोई नहीं लिखेगा ना ऑलरेडी एक्सप्लेन, इसलिए मैंने ही सबसे पहले एक्सप्लेन कर दी। खैर बाय बाय, दिहाड़ी खत्म हुई। एडिटर का काम बढ़ गया, वैसे 10 मिनट ज्यादा रिकॉर्ड हो गए। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे।